हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दोस्त भरत और डब्ल्यू स्क्रिप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता है। आज जिस वीडियो के हम बारे में डिस्कस करने वाले हैं या फिर इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूआई एंड यूएक्स विद द हेल्प ऑफ एडोब एक्सडी। इस पूरी सीरीज के अंदर या फिर इस पूरे वीडियो के अंदर डिटेल में हम जानेंगे हर एक टूल को, हर एक पॉइंट को और हर एक टास्क को। यूआई यूएक्स के अंदर अगर करियर बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए एक बेंचमार्क साबित हो सकता है और इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से यूआई और यूएक्स के अंदर आप एडोब एक्सडी की हेल्प लेके हर एक टूल का प्रॉपर तरीके से यूज करके कैसे प्रॉपर डिजाइनिंग में अपना करियर बना सकते हैं। ओवरऑल हम एक एक टूल लेंगे, उसमें वन बाय वन उसको डिटेल में समझेंगे और बाद में कंबाइंड करके हर एक टूल को प्रॉपर टास्क के जरिए भी समझेंगे। इन शॉर्ट, ये वीडियो आपके लिए यूआई यूएक्स के अंदर करियर बनाने में बहुत ज्यादा मददगार हो सकता है। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। वेट, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर करियर बनाना है लेकिन आइडिया नहीं कैसे? डोंट वरी, डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक के एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर आज ही एनरोल करिए, जहां पे डेली लाइव सेशन के जरिए आप एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, यूआई यूएक्स विद द हेल्प ऑफ एडोब एक्सडी एंड फिग्मा में आप सब कुछ सीख सकते हैं, जहां पे फ्रॉम द बिगिनिंग यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके टिल दी एडवांस लेवल तक आपको हर एक चीज को प्रॉपर सिखाया जाएगा और डेली लाइव सेशन होने की वजह से आपके हर एक डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके कोर्स कंप्लीशन होने के बाद आपको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा। तो देरी किस बात की, आज ही एनरोल करिए। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट के अंदर एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करें, फॉर्म फिल करिए और एनरोल करिए, या फिर दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। यूआई और यूएक्स दो ऐसी टर्म जो आज की डेट में करियर अपॉर्चुनिटी को लेके काफी बढ़िया ऑप्शन हो चुका है। क्या है यूआई, क्या है यूएक्स, एडोब एक्सडी का इसमें क्या रोल आता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्यों एडोब एक्सडी इंपॉर्टेंट है यूआई और यूएक्स डिजाइन के। आज से एक नया टॉपिक या एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले वो है एडोब एक्सडी या फिर कह दो एडोबी एक्सडी। एडोबी एक्सडी एक काफी ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है जो कि यूआई और यूएक्स डिजाइन के तौर पे आपको यूज करना पड़ता है। यानी यूआई और यूएक्स की डिजाइन बनाने के लिए आप एडोब एक्सडी का यूज करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि क्या है यूआई और क्या है यूएक्स। देखो, वैसे तो मैं काफी लंबी चौड़ी टेक्निकल बातें करने वाला हूँ ऑब्वियसली इस पूरी सीरीज के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप में से कई ऐसे विजिटर्स होंगे या फिर व्यूअर्स होंगे जो शायद नहीं हो, या फिर ये भी ऑप्शन हो सकता है जो ऑलरेडी को किसी को पता हो लेकिन कुछ चीजें शायद ना जानते हो। तो मुझे तो सबको लेके अगर चलना है तो आज जो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ टेक्निकली या डिटेल में या बहुत लंबी चौड़ी रामायण नहीं गाऊंगा, सिंपल से एक पॉइंट पे आऊंगा कि यूआई और यूएक्स क्या है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है और एडोब एक्सडी का इसमें क्या रोल आ जाता है, वो जनरल एक अपन बात करने वाले। सिंपल सा फंडा है, एक लेमैन की तरह आज टॉपिक में बात करने वाला हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबी चौड़ी रामायण गाने की वजह से हो सकता है कि जो एकदम फ्रेश बच्चे हो या फ्रेश व्यूअर्स हो उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लग जाए। तो बिल्कुल बेसिक बात करेंगे कि यूआई और यूएक्स क्या चीज है। सो कम टू द पॉइंट, मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, यूआई यूएक्स समझने के लिए मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ डब्ल्यू स्क्रिप्ट की वेबसाइट, जिसका पूरा यूआरएल है wscripttech.com। फाइन, अब यहाँ पे आपके सामने दो टर्म है। पहली टर्म क्या है, यूआई, जिसका पूरा नाम है यूजर इंटरफेस, और दूसरी टर्म है आपके पास यूएक्स, जिसका पूरा नाम है यूजर एक्सपीरियंस। दोनों टर्म डिफरेंट नहीं, मिलती हुई है यानी एक दूसरे को रिलेट करती है, बट काइंड ऑफ डिफरेंट चीज आ जाती है। क्या? अभी अगर मैं डब्ल्यू स्क्रिप्ट की वेबसाइट देख रहा हूँ तो जैसे मुझे इसकी डिजाइन दिख रही है, यानी कि मुझे जो इसका लुक दिख रहा है, यानी कि ये पूरा किसी एक तरफ लोगो आया हुआ है, फाइन, एक तरफ मेरे पास यहाँ पे मेन्यूज आए हुए हैं, और बॉटम में जाता हूँ तो कई सारे टेक्स्ट आ रहे हैं, ठीक है, एंड और बॉटम में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ्स हैं, बटन्स हैं, और भी काफी सारी चीजें हैं। यानी कुल मिला के मैं इसकी पूरी वेबसाइट जब डब्ल्यू स्क्रिप्ट की देखता हूँ तो एक मुझे यूजर इंटरफेस दिखता है। तो हो सकता है कि जब आप इस फील्ड में एंटर कर रहे हो या फिर कल को आपके सीनियर्स या क्लाइंट आपको आपकी वेबसाइट, मतलब उनकी वेबसाइट, या यहाँ जो नहीं वेबसाइट की बात हो रही है, यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर की डिजाइन भी हो सकती है, यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशंस की भी डिजाइन की बात हो सकती है, यहाँ पे वेबसाइट्स की भी बात हो सकती है। तो पॉइंट ये आ जाता है कि जब आपका क्लाइंट आपको ये बोलता है कि उनको एक वेबसाइट की डिजाइन बनानी है, तो आप एक अच्छी सी गुड लुकिंग वेबसाइट जो डिजाइन बनाएंगे वो आ जाएगा यूआई, यानी यूजर इंटरफेस कैसा होगा, यानी यूजर को वो वेबसाइट कैसी दिखाई देगी। बट यूएक्स क्या है फिर? अगर यूआई है कि जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ वो यूआई है, तो यूएक्स क्या है?
यूएक्स को एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, ये मेरे पास WSQT की वेबसाइट है। अब यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हैं जनरली कि वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज अभी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। फिर ये टेक्स्ट बार बार हाइड होता है और फिर उसके बाद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लिखा हो रहा है, सर्विसेज आगे लिखा हो रहा है, फिर ये हाइड होता है। फिर उस हाइड होने के बाद अगेन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वेब एप्लीकेशन सर्विसेज लिखा आ रहा है। यानी अभी क्या हो रहा है, कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। पहले जस्ट देख रहा था कि मेरी वेबसाइट कैसी दिखाई देगी, बट अब मैं एज ए यूजर उसको फील कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इस जो WSQT का ये जो मेन पेज है उस पे टॉप पे यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं और जा रहे हैं जो मेरे एक्सपीरियंस को और अच्छा बना रहा है। उसके अलावा मैं अगर मैं माउस लेके जाता हूँ तो जरा ध्यान रखिएगा, कर्सर पॉइंटर के ऊपर यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में कुछ एनिमेशंस चल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो यूजर को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए काम आती है। देन एट द बॉटम में मैं जैसे जाता हूँ तो बॉटम में जाने के बाद आपने ये फील किया कि जो मेरा टॉप बार है, यानी कि ये जो मेन्यू बार है ये फिक्स हो गया। जैसे मैं वापस अगेन टॉप पे आ गया, अभी ये मेरा मेन्यू बार है। जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मेरे मेन्यू बार एकदम फिक्स हो गया और उसके बैकग्राउंड में ब्लैक कलर सा कुछ आ गया, ताकि मैं जितना भी बॉटम में जाऊं मेरे को हेडर के मेन्यू के लिए वापस टॉप पे आने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एकदम बॉटम में चला गया, अब मुझे हेडर मेन्यू के लिए वापस से टॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं जो भी वेबसाइट, जो भी एप्लीकेशन या जो भी सॉफ्टवेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब एक्सपीरियंस यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, एक बैड एक्सपीरियंस और एक गुड एक्सपीरियंस। प्रॉब्लम ये आती है कि एज ए डिजाइनर जब आप यूआई बना के कस्टमर को देते हैं, यानी जो भी आपके क्लाइंट हैं उनको जब आप देते हैं तो लुक वाइज जब वो उसको देखता है तो बहुत अच्छा फील करता है, फाइन, यानी उसको डिजाइन काफी अच्छी आ जाती है। लेकिन जब वो डिजाइन डेवलप होने के बाद लॉन्च होती है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, या फिर ऐसा सीन भी हो जाता है कि अच्छी रिसर्च नहीं करने के बावजूद या एक अच्छा डिटेल डिस्कशन करने के नहीं करने की वजह से आपके जो वेबसाइट जो डेवलप होके आ गई उसमें आपको काफी सारी कमियां फील हुई। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि डिजाइन अच्छी थी, प्रॉब्लम ये थी कि डिजाइन अच्छी होने के बावजूद भी जब उस वेबसाइट को पूरा डेवलप किया गया और डेवलप करने के बाद जब उसको फील किया गया तो वो एक अच्छी वेबसाइट शायद ना हो। तो पॉइंट ये आ जाता है कि इतना सारा काम करने के बाद अगर मुझे ये पता चलता है कि मेरे जो यूजर एक्सपीरियंस है वो गंदा होगा या अच्छा नहीं होगा या ओके ओके सा होगा, तो मैं इतना सारा टाइम वेस्ट क्यों करूं। सिंपली बात है ना, क्या क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं डिजाइन जो बना रहा हूं उसमें डिजाइन के टाइम पे ही मैं ये फील कर लूं कि मेरी वेबसाइट का जो एक्सपीरियंस है, जो फील है या कनेक्टिविटी है वो किस तरीके से होगी। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की बात करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉटम में आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक रीड मोर का बटन दिया हुआ है। अब जरा सा आप हल्का सा नोटिस करिएगा, यहाँ पे सिंपल सा एक बैक लेफ्ट हैंड साइड में एक इमेज है और राइट हैंड साइड में एक पैराग्राफ है। और अगर मैं यहाँ पे रीड मोर के बटन पे जाऊं तो ये मुझे क्या करेगा, अबाउट अस पे पेज पे ले जाएगा। यानी मैंने इस पे ऐसे क्लिक किया तो ये मुझे कहाँ ले जा रहा है, अबाउट अस के पेज पे। सिंपल सा बात है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि रीड मोर बटन पे मैंने क्लिक किया तो मैं एक अबाउट अस के पेज पे जाऊंगा। पहला यानी ये कनेक्टिविटी का काम किया, यानी एक एक्सपीरियंस मैंने क्या किया, होम पेज से अबाउट अस के पेज में मैं जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ रीड मोर बटन। तो ये एक एक्सपीरियंस हुआ मेरा। सेकंड, अगर मैं वापस अगेन बैक टू द होम पेज अगर आता हूं, देन इस रीड मोर बटन पे आप जरा सा थोड़ा सा स्लाइटली नोटिस करें तो जैसे ही मैं माउस लेके जाता हूं तो एक हल्की सी शेडो, ग्रीन कलर की एक हल्की सी शेडो यहाँ पे आपको इसके चारों तरफ दिखाई देगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये दूसरा एक्सपीरियंस किया। कुछ ऐसी चीजें जो आपके यूजर के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाती है, वो सारा कुछ हमें फील करना होता है। ये सब पार्ट होता है यूएक्स का। अब ऑब्वियसली इसको थोड़ा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा जानबूझ करके, क्योंकि इतना सा यूआई यूएक्स नहीं है, बट हाँ समझाने के लिए काफी है कि यूआई एक डिजाइन होती है जिसको आप कल को डेवलप करेंगे, यानी कल को आप मतलब आपके डेवलपर्स या आप खुद अगर आपको आता है तो आप उसको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। पहला पॉइंट तो ये। और यूएक्स उस डेवलपमेंट प्रोसेस से पहले का कंप्लीट एक रिसर्च वर्क या फिर कह दीजिए कंप्लीट एक ऐसा वर्क जिससे आपको ये फील हो सके कि आपकी वेबसाइट, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, यानी जिसकी आप डिजाइन बना रहे हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो कोई भी अगर चीजें कमी पेशी हो तो डेवलपमेंट से पहले ही उसको फील कर लीजिए। एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे अभी यहाँ पे बॉटम में एक फिक्स लाइन लिखी हुई है, फाइन। तो ये फिक्स लाइन है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मोबाइल नंबर पे माउस लेके गया तो क्या हुआ, कलर चेंज हुआ। जस्ट एक फील लाने के लिए यूजर के लिए मैं यहाँ पे मेल आईडी पे गया, क्या हुआ, व्हाइट से ब्लैक कलर हुआ। यानी जैसे ही मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है। आप नोटिस करिए, कलर चेंज हो रहा है, सिंपल सी बात है। उसके अलावा
मैं यहाँ पे कंपनी में जाता हूँ तो एक ड्रॉप डाउन और खुला, यानी कि एक मेन्यू और ओपन हुआ। एक क्लासरूम में जाता हूँ, एक और मेन्यू खुला। अब जरा सा फील करिए, डिजाइन बनती तो डिजाइन में एक फिक्स एक क्लासरूम पे एक कर्सर में दिखा देता और ये जो बॉटम का मेन्यू वो शो कर देता। लेकिन ये किस तरीके से एनिमेट होके आएगा, ये डिजाइन में नहीं आता। यानी यूआई जब आप बनाते हैं वो एक काइंड ऑफ समझ लीजिए एक इमेज होती है, जिसको देख के आप फील नहीं, जिसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि वो कल को कैसी दिखाई देगी, ओनली एंड ओनली दिखाई कैसी देगी। ये तो पार्ट हो गया यूआई का। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी जैसे कि माउस में इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये जो मेन्यू है ऐसे एनिमेटेड होके आ रहा है। उसके अलावा मैं कंपनी में जा रहा हूँ तो एनिमेटेड होके आ रहा है। मैं यहाँ पे मेल आईडी पे जैसे माउस लेके जा रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है। बटन पे जाता हूँ तो बटन पे फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या होगा, उसके पीछे एक शैडो आ रही है और जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट अस में जा रहा हूँ। यस, यूएक्स ऐसा ही पार्ट है। यूएक्स में आप ना केवल कुछ एनिमेशंस को यूज करके कस्टमर को ये बता सकते हैं कि आपके एंड यूजर जो वेबसाइट यूज करता है उसको कहते हैं एंड यूजर, उनका एक्सपीरियंस कैसा होगा। और प्लस जिस बटन पे आप क्लिक करेंगे उस एक बटन से लेके दूसरे बटन में अगर आप मतलब क्लिक करके उस पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म होगी, चाहे वो एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो, चाहे कोई पॉपअप खुलना हो, या फिर जैसे इस तरह से आपके कोई नेविगेशन बार खुलनी हो। ठीक है, तो एनिमेशंस, एक्टिविटी, या फिर कह दूं कलर चेंज, या फिर ये कह दूं एक पेज से दूसरे पेज के जाने का एक पूरा बकायदा लाइव प्रेजेंटेशन कह दो, ये सब कुछ पार्ट आ जाता है यूएक्स का। सो सिंपली बात ये है, एक नॉर्मल लेमैन की बात मैं करूं, यूआई एक ऐसी इमेज होती है या फिर कह दो ऐसी डिजाइन होती है जो ये दिखाती है कि कल को आपका प्रोजेक्ट कैसा दिखाई देगा। और यूएक्स वो एक्सपीरियंस होता है जो ये बताता है कि आपका एंड यूजर कैसे फील करेगा। तो सिंपल सी लेमैन में ये मैंने बात बोली। अब ऑफ कोर्स ये कोई छोटा सा टॉपिक तो है नहीं जो मैं इसको इतनी जल्दी खत्म करूंगा। डेफिनेटली ये सारा पार्ट ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, लेकिन एक बड़े पार्ट को टेक्निकली समझने से पहले ये जरूरी था कि आपको एक जनरल लैंग्वेज में ये समझा दिया जाए कि क्या होता है। अब पॉइंट ये आ जाता है कि ये जो डिजाइन है वो फोटोशॉप में भी बनती है, यानी अडोबी फोटोशॉप जिसकी पूरी एक सीरीज हमने ऑलरेडी शेयर की रखी है, उसमें भी अगर हम बात करें तो उसमें भी तो डिजाइन बनती है, यानी कि यूआई जो है वो एडोब फोटोशॉप में भी तो बनती है। तो फिर क्या जरूरत है एडोब एक्सडी की, यही पे एक पॉइंट आ जाता है। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गूगल पे गया, गूगल पे मैंने लिखा एडोब एक्सडी, सिंपल सी बात है, एडोबी एक्सडी मैंने लिखा। एडोबी एक्सडी का जो पहला लिंक होगा उस पर मैं क्लिक करके क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो जरा एक लाइन जो खुद एडोबी बोल रहा है वो जरा देखिए, लाइफ लाइक इन एवरी सेंस, क्रिएट स्टनली रियल यूआई यूएक्स, रियल यूआई यूएक्स डिजाइन। एडोब एक्सडी में आप क्या करते हैं, यूआई के साथ साथ यूएक्स का भी फील लाते हैं। यानी कि कल को अगर आप फोटोशॉप में डिजाइन बनाते हैं तो आप सिर्फ एक यूआई बनाएंगे, यानी कि काइंड ऑफ इमेज बनाएंगे जिसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि कल को वेबसाइट डेवलप होने के बाद कैसी लगेगी। बट एडोब एक्सडी के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया कि कलर चेंज होना, थोड़ा बहुत एनिमेशन होना, एक पेज पे क्लिक करके दूसरे पेज पे जाना, यानी एक एक्सपीरियंस बकायदा डेवलपमेंट से पहले ही आपको एक एक्सपीरियंस करा देगा कि आपकी वेबसाइट में किस तरह की काइंड ऑफ एक्टिविटी चलेगी। ऑब्वियसली डिजाइनिंग टूल है, इसको डेवलपमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, बट पूरा प्रोसेस होने से पहले ही अगर आपको ये फील आ जाए कि कल को आपकी वेबसाइट में किस तरीके से वर्किंग होगी या कैसा एक्सपीरियंस होगा, अगर आपको उसमें से कुछ फेरबदल करनी है तो डेवलपमेंट से पहले ही हो जाएगा। इसलिए एडोब एक्सडी की वैल्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाती है। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं करियर वाइज, तो आज की डेट में आईटी इंडस्ट्री में अगर डिजाइनिंग के तौर पे बात करूं तो सबसे ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी बनती है यूआई और यूएक्स के तौर पे, एंड डेफिनेटली इसकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है। बस फर्क इतना होता है कि ये जो चीज है या ये जो डिपार्टमेंट है इसमें आपको ना केवल डिजाइन बनानी पड़ेगी बल्कि हर वो चीज आपको डेवलपमेंट से पहले करनी होती है जो कि आपकी वेबसाइट, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा कर सके। इसलिए इस तरह की चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट होने के बाद चेंजेस करना या एक अच्छा खासा समय बर्बाद करने के बाद पता चलना कि चीजें अच्छी नहीं बनी है, बेटर है कि स्टार्ट करने से पहले ही आपको सारा एक्सपीरियंस हो जाए। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बन गई है आज की डेट में। अब ऑब्वियसली ये आप कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सब कुछ डिटेल में बात करेंगे हम इस पूरी सीरीज के अंदर। और नो डाउट एडोब एक्सडी को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा, क्योंकि आज एक शॉर्ट वीडियो बनाना था, यानी कि एक लेमैन की लैंग्वेज बताना, लेकिन इससे बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअल में यूआई और यूएक्स को
थोड़ा टेक्निकली भी थोड़ा समझेंगे। क्यों? क्योंकि यूआई तो चलो एक डिजाइन हो गई, सिंपल से एक लेआउट टाइप डिजाइन हो गई, बट यूएक्स में आप डिजाइन की बात नहीं करते, सिर्फ आप यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं। और ना केवल यूजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको रिसर्च भी आपको ही करनी है। आप सोचो क्लाइंट जो दे रहा है वही सफिशिएंट है, नहीं। अगर अच्छी आईटी कंपनी में काम होगा, एक एमएनसी में काम होगा, तो रिसर्च भी आपको करनी पड़ेगी। उससे रिलेटेड वाया फ्रेम जो टेक्निकल वर्ड है, मैं बाद में जरूर बात करूंगा इससे रिलेटेड, तो रिसर्च भी आपको करनी पड़ेगी, वाया फ्रेम्स भी आपको बनाने पड़ेंगे। एक एक पैनल का एक फील या फिर उसमें कोई कमी है या नहीं है, उसको और बेटर कैसे बनाना है, वो सारा कुछ पार्ट इसके अंदर आएगा। एंड देन फिर जाके कहीं ये डिजाइन बनेगी। और वो डिजाइन बनने के बाद कुछ ऐसे एनिमेशन जो एडोब एक्सडी के थ्रू हम लगाएंगे, जिससे अगले को ये फील आएगा कि वेबसाइट में वर्किंग किस तरीके से होगी या फिर एप्लीकेशन में वर्किंग किस तरीके से होगी। अगर कोई इमेज है और वो मूविंग इमेजेस है, तो ये सारी मूविंग इमेजेस भी हम एडोब एक्सडी के थ्रू बना सकते हैं बिफोर द डेवलपमेंट। यानी वेबसाइट बनने से पहले कंप्लीट आइडिया आपको लग जाएगा कि वेबसाइट कल को दिखेगी कैसी, रनिंग कैसी होगी और एक्सपीरियंस कैसा कराएगी। तो ये है एक्चुअल में एडवांटेज ऑफ द एडोब एक्सडी। तो वो सब करने से पहले, टेक्निकल या फिर टूल समझने से पहले ये समझ लेंगे कि यूआई और यूएक्स में क्या क्या टर्म्स आती है, ताकि हम इस फील्ड में रियल मायने में वर्किंग कर सकें, ना केवल सिर्फ टूल समझ के उसमें वर्किंग करें। बचपन में पेंट तो यूज किया होगा विंडो के अंदर। भाई फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में जब हम पेंट सॉफ्टवेयर की बात करते थे तो काफ़ी इजी सॉफ्टवेयर लगता था, और उस समय हम समझते थे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। और उसी की बात अगर मैं करूँ कि उतना इजी सॉफ्टवेयर ही है एडोब एक्सडी, जो कि यूआई और यूएक्स की फील्ड में आपके लिए बहुत अच्छा टूल हो सकता है, या फिर एक तरफा राज करता है यह टूल, तो गलत नहीं होगा। यानी इतना इजी सॉफ्टवेयर जिसको कंपेयर मैं माइक्रोसॉफ्ट के पेंट सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ, जो बचपन में हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में यूज कर लिया था, उसी के तरीके का एक इजी सॉफ्टवेयर आपकी यूआई और यूएक्स डिजाइन में काफी हेल्प कर देगा। तो उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एडोब एक्सडी एक्चुअल में क्या है, कितना इजी है और इसकी बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, वो सब कुछ इस वीडियो में। आज जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है एडोबी एक्सडी। बेसिकली इसको मैं जी हाँ बिल्कुल कंपेयर कर रहा हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट सॉफ्टवेयर से। जब आप पहली और दूसरी क्लास में होंगे, पहली बार हो सकता है कईयों के जो 90s के किड थे उनको तो फोर्थ और फिफ्थ क्लास में, मतलब फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाके पीसी और लैपटॉप को देखने को मिला था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट आज की डेट में फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड में ही पीसी और कंप्यूटर पे आ जाते हैं। तो जब आप पहले अपने बचपन की अगर बात करें, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को देखें, तो आप जब कंप्यूटर पे बैठे होंगे, विंडो चलाया होगा, विंडो चलाते समय आपको सबसे पहला टूल सिखाया गया होगा पेंट। पेंट ऐसा टूल था कि हम अपना क्रिएटिव माइंड वहाँ चलाते थे, बॉक्सेस बनाते थे, कलर भरते थे, और काफ़ी लोगों ने तो झोपड़ियाँ बनी होगी, जिसको मैं कहूँगा सिनेरी या हट भी बोल सकते हैं, बट झोपड़िया वर्ड थोड़ा दिल से कनेक्ट होता है। तो जब क्रिएटिव माइंड आ जाता है, हम क्या करते हैं, कलर्स के साथ खेलते हैं, और उन्हीं कलर्स को हम जब सॉफ्ट कॉपी या फिर ये कहूँ कि कंप्यूटर के साथ डिजिटली बात करें, तो हमारा पहला इंट्रैक्शन था पेंट। जो पेंट सॉफ्टवेयर था हमारा माइक्रोसॉफ्ट का, जिसको हमने यूज़ किया था, ठीक उसी के कंपैरिजन में ये सॉफ्टवेयर इतना इजी है कि इसको कोई भी सीख सकता है। बिल्कुल सही सुना। अगर आपका माइंड क्रिएटिव चलता है या फिर आप अपने माइंड को क्रिएटिवली डेवलप कर सकते हो, या इस सीरीज के दौरान हम पूरा इस तरीके से आपके माइंड को क्रिएटिव डेवलप करेंगे, तो हर कोई एडोबी एक्सडी सीख सकता है, इतना इजी है। यानी माइक्रोसॉफ्ट के पेंट सॉफ्टवेयर को कंपेयर करो एडोबी एक्सडी से, इतना इजी सॉफ्टवेयर है। अब बस आपको करना ही है कि इस इजी सॉफ्टवेयर को सीख के क्रिएटिव माइंड लाना है। एंड ऑब्वियसली इस एडोबी एक्सडी में इतने सारे और एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं यूआई और यूएक्स डिजाइन के अंदर आपकी काफी हेल्प कर देता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफी अच्छी हो गई। तो इजी भी है, क्रिएटिव बनाने के लिए भी है। यूआई यूएक्स में कहीं अगर कहूँ कि एक तरफा राज करता है इस तरह का सॉफ्टवेयर, तो भी गलत नहीं होगा। तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले इस पूरी सीरीज के अंदर। तो उसको समझने के लिए सीधा आते हैं स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ पहला लेआउट। यानी कि जब भी आप एडोब एक्सडी ओपन करते हैं, उसमें जो फर्स्ट लेआउट आपके सामने दिखाई देता है वो ये व्हाइट बैकग्राउंड है। सिंपल है, नीट है, क्लीन है। यानी इसमें दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह काफ़ी तामझाम नहीं है या फिर बहुत सारे टूल्स नहीं है। इसमें जितनी ज़रूरत है उतना ही काम हो रहा है। एक टाइम पे जब ये स्टार्ट हुआ था या लॉन्च हुआ था तब ये फ्री भी अवेलेबल था, बट आज की डेट में ये
फ्री नहीं है, ऑब्वियसली बात है, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। बट इस पूरी सीरीज में चलने से पहले एक छोटी सी चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। पहली चीज, अडोबी या फिर अडोब, जो भी इसको जैसे प्रोनाउंस करता है, अडोबी एक्सडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अडोबी के द्वारा प्रोवाइडेड है। इसको आप परचेज कर सकते हैं क्रिएटिव क्लाउड के थ्रू। 7 डेज का ट्रायल मिलता है। 7 दिन बहुत होते हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर को समझने के लिए, यानी कि अगर हम पूरा सीख चुके हैं या फिर हम सीख रहे हैं तो 7 डेज मोर देन इनफ है इस सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड देन उसके बाद आप इसमें अपना प्रोफेशनल वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। क्रैक को मैं यहाँ रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी लोग क्रैक यूज़ कर लेते हैं, बट मैं पर्सनली आपको क्रैक किसी भी कंडीशन में रिकमेंड नहीं करूँगा। आप सीख रहे हैं तो भी आप 7 डेज का ट्रायल ले लीजिए, उसके अंदर आप रह के सीख लीजिए। और बेमन से ही सही, अगर आप उन 7 जैसे ये पूरी सीरीज चला रहे हैं, देख रहे हैं, तब आप क्रैक यूज़ कर लीजिए। लेकिन उसके बाद में तब आपको रिकमेंड करूँगा कि आप परचेज सॉफ्टवेयर ही यूज़ करिए। लेकिन टेंशन लेने बात नहीं है कि इतना महंगा भी ये सॉफ्टवेयर नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत सस्ता सॉफ्टवेयर है। बस आपको करना ये है कि एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आप सीख रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट इसको परचेज करिए। काफ़ी कम अमाउंट में आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। एंड आप चाहे तो इंडिविजुअल भी परचेज कर सकते हैं और बिजनेस पार्टनर से भी इसको परचेज कर सकते हैं। पर्सनली ऐसे कई सारी फीचर्स इसके अंदर है जो आप जेन्युइन सॉफ्टवेयर परचेज करने के बाद ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज क्रैक के साथ वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो वेरी फर्स्ट डे में आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एक ईजी सॉफ्टवेयर है, जेन्युइन सॉफ्टवेयर है। यानी जेन्युइन सॉफ्टवेयर आपको परचेज करना है और जेन्युइन सॉफ्टवेयर के साथ आपको इसमें आगे बढ़ना है। सिंपल बात। देन उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट ये अर्ज करूंगा कि अगर जेन्युइन परचेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली हमेशा इसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, या फिर ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाता है। आपको जैसे ही नोटिफिकेशन है आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल, मतलब री इंस्टॉल दोबारा कर दीजिएगा क्रिएटिव क्लाउड के थ्रू। तो लेटेस्ट वर्जन हमेशा बेटर ऑप्शन रहता है हमारे लिए, तो हम उस तरीके से इस पर बात करने वाले। तो पॉइंट ये आ जाता है कि एडोबी एक्सडी इजी सॉफ्टवेयर होने के साथ साथ जेन्युइन भी होना चाहिए, जेन्युइन होने के साथ साथ अपडेटेड भी होना चाहिए, ताकि आप इस इंडस्ट्री में या यूआई यूएक्स के डिपार्टमेंट में या यूएक्स यूएस की फील्ड के अंदर काफ़ी कुछ आगे अचीव कर सकें। अदरवाइज कैक के साथ मैं पर्सनली इतना इसको नहीं कंपेयर कर पाऊंगा कि हाँ आप उसको इनिशियल डेज में या किसी काम की निकालने के चक्कर में आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जेन्युइन इज द जेन्युइन। तो पहले दिन से ही मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। फाइन। सेकंड, अब एडोबी एक्सडी का एक अल्टरनेट और ऑप्शन आ जाता है, फिग्मा। फिग्मा एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, या फिर कह दीजिए इसी में यूआई यूएक्स में एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। बट अगर कंपैरिजन करूँ तो मैं एक्सडी को ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। उसकी वजह मैं अभी नहीं बताऊंगा, उसकी वजह मैं जब एट दी एंड या ऑलमोस्ट एंड पोर्शन पे आऊँगा तब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। फाइन। थर्ड, ऐसे कई सारे फीचर है जो डायरेक्टली आप अपने क्लाइंट से शेयर कर सकते हैं और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी या फिर कह दीजिए प्रोफेशनलिज्म के तरीके से काम करने का तरीका भी बढ़ जाएगा। वो सारा कुछ हम बात करेंगे एट दी एंड या इन बिटवीन ऑफ दिस सीरीज। तो ये आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे क्लियर करने थे। अब हम आते हैं सीधा लेआउट्स के ऊपर या फिर एक्सडी के ऊपर। अब बेसिकली क्या होता है, एक्सडी के अंदर आप कुछ भी बना सकते हो। देखा जाए तो ऐसे तो आप फोटोशॉप में भी वेबसाइट की डिज़ाइन बना लो, आप मोबाइल एप्लीकेशन की डिज़ाइन बना लो, आप एडोबी के इलस्ट्रेटर में भी बना लो। लेकिन फिर एक्सडी की एक्स्ट्रा क्या जरूरत पड़ी, जो इसमें आपको मतलब अलग से एक पूरा सॉफ्टवेयर दे दिया गया। तो बिल्कुल ज़रूरत है, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको इसमें बनाने होते हैं। फाइन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, WScriptec की वेबसाइट खोल रहा हूँ। अब ये जो WScriptec की वेबसाइट अभी डेवलप हो चुकी है और लाइव हो चुके हैं wscriptec.com। तो इसके हर एक पेज को, यानी कि जैसे कि होम पेज है, मैं यहाँ पे कई सारे और अंदर के पेजेस पे अगर जाऊँगा तो इसके हर एक पेज को कहेंगे वेब पेजेस। वेबसाइट है तो वेबसाइट के हर एक पेज को कहते हैं वेब पेजेस आफ्टर द डेवलपमेंट। सिंपल बात है। अब जब उन वेब पेजेस को डेवलप करने से पहले जब उनकी डिज़ाइन बनाई जाती है फॉर द डेवलपर, यानी कि मान लो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ, डेवलपर को शेयर कर रहा हूँ, फिर उस वो जो डेवलपर है उस डिज़ाइन को देख के पूरी वेबसाइट कंप्लीटली डेवलप करता है एंड फिर उसके बाद लाइव करता है। सिंपल सी बात है, ये एक प्रोसेस रहता है। यानी बनाने से पहले एक डिज़ाइन चाहिए होती है। तो जब आप किसी भी वेब पेजेस की या फिर किसी भी वेबसाइट की जो डिज़ाइन बनाते हैं, वो जो सिंगल वेब पेज होता है उसको कहते हैं लेआउट्स। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैं बार बार कई बार लेआउट्स भी बोलूँगा, तो कंफ्यूज नहीं होना कि लेआउट्स क्या चीज़ है। जो भी आप डिज़ाइन बना रहे किसी वेबसाइट की या किसी वेबसाइट के पर्टिकुलर पेज की, उस डिज़ाइन को हम लेआउट्स के नाम से जानेंगे। ठीक वेबसाइट की तरह मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी डिज़ाइंस बनती है जिसको डेवलप किया जाता है एंड डेवलपर अपने तरफ से
एपी के बना के लॉन्च करते हैं। यानी कि एक तरह से ये होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन की भी डिज़ाइंस बनती है, उनके हर एक डिज़ाइन को हम लेआउट के नाम से जानेंगे। यानी ओवरऑल पॉइंट ये आ जाता है, जो Adobe XD है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जितनी भी डिज़ाइन बनेगी उसको लेआउट्स के नाम से जानेंगे। सिंपल बात है, तो उसको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि लेआउट्स क्या चीज़ है। फाइन, तो यहाँ पे आप लेआउट्स 3-4 तरह से इसने ऑप्शन दे रखे हैं। पहला इसने आपको ऑप्शन दिया मोबाइल एप्लीकेशन के लेआउट्स को, यानी कि यहाँ पे आप नोटिस करेंगे iPhone 12 Pro Max लिखा हुआ है, इसके कॉर्नर में एक एरो बना हुआ है, डाउन एरो बना है। इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो कई सारे ऑप्शंस और मुझे मिल जाते हैं, जहां पे आप क्या करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन की साइजेस इसने डिफाइन कर दिए। अलग अलग फोन की क्या होता है, अलग अलग साइज होती है। स्टैंडर्डली आज की डेट में हम क्या करते हैं, आईफोन जो होता है उसका लेटेस्ट जो वर्जन होता है उसको एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं, या फिर 12 के अराउंड जो होता है उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए स्टैंडर्ड साइज। फिर वो डेवलपर से शेयर कर दी जाती है और डेवलपर हर एक स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो डेवलप करता है, वो उसका पर्टिकुलर लुकआउट है। हम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर साइज में बना के दे देते हैं। 90% ऐसे केसेस होते हैं जब एक ही साइज में बना के दे देते हैं। कुछ केसेस होते हैं जहां पे आपको हर एक स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, डिजाइन बनाना पड़ता है। फाइन, तो जब भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन की डिजाइन बनानी होती है तो यहाँ पे अलग अलग साइजेस ऑलरेडी Adobe XD ने दे रखे हैं। आप इनमें से कोई भी चूज करके उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ठीक केस वैसा ही वेब के केस में भी इसने ऑप्शन दे रखा है। जब हम इस एरो डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो इसने 3 स्टैंडर्ड साइज दे रखी है। 1920 यानी कि फुल HD की बात हो रही है, 1366 यानी कि एक स्टैंडर्ड बेसिक पीसी या लैपटॉप की बात हो रही है, और वेब में 1280, ये एक छोटे तरह के जो छोटे साइज के लैपटॉप्स आते हैं उनकी साइज है। यानी कि कल को मुझे वेबसाइट की डिज़ाइन बनानी है तो मेरे पास 3 स्टैंडर्ड साइजेस हैं जो यहाँ पे दी गई है। मोबाइल की डिज़ाइन बनानी है या मोबाइल के लेआउट्स की डिज़ाइन बनानी है तो यहाँ पे मेरे पास कई सारे ऑप्शन है, उनको मैं ले सकता हूँ। अदरवाइज 2 और ऑप्शन इसने दे रखे हैं, मैंने क्लिक कर दिया, एक बार मैं वापस आ जाता हूँ उसी लेआउट्स पे। अदरवाइज 2 और ऑप्शन दे रखे हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी एंड कस्टम साइज, यानी कि कुछ ऐसी डिजाइन बनानी है जो कस्टम आपको डिजाइन बनानी हो तो कस्टम साइज भी इसने दे रखी है। पॉइंट ये आ जाता है कि ऐसे तो आप Adobe Photoshop के अंदर भी वेबसाइट की डिजाइन बना सकते हो, ठीक है, इलस्ट्रेटर के अंदर भी आप मोबाइल एप्लीकेशन की डिजाइन बना सकते हो, और Adobe XD के अंदर भी आप जाके बैनर्स और काफी कुछ बना सकते हो। फिर इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर की जरूरत कहाँ पड़ी? तो होता ये है कि फोटोशॉप बेसिकली फोटो एडिटिंग और कई सारी चीज़ों के लिए काम आता है। इलस्ट्रेटर जनरली न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स या इलस्ट्रेशन के ज़्यादातर काम आता है, और वहीं Adobe XD वेबसाइट और एप्लीकेशन के लेआउट्स के लिए ज़्यादातर काम आता है। एंड डेफिनेटली क्योंकि ये स्पेसिफिकली इस तरह की चीज़ों के लिए बना, यानी UI UX के सॉफ्टवेयर के लिए बना हुआ है, यानी UI UX की डिज़ाइन के लिए ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो इसमें कई ऐसे एक्स्ट्रा फीचर हैं जो कि आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे जो बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं है। तो अगर कल को आपको वेबसाइट की डिज़ाइन बनानी हो, आईफोन एप्लीकेशंस की डिज़ाइन बनानी हो, किसी सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन बनानी हो, तो Adobe XD बेटर ऑप्शन है कंपैरेटिवली फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। फाइन, देन उसके अलावा इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड अदर जो बैनर है उसको मैं यहाँ रिकमेंड नहीं करूँगा। फीचर दे रखे हैं बट आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज पर्सनली मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला। फाइन, तो ये आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के। तो ये होम पेज है, क्रिएट अ न्यू फाइल Ctrl+N करके इसका शॉर्टकट है। जैसे कि फोटोशॉप के अंदर भी हमने बात की थी, शॉर्टकट जितने ज़्यादा याद होंगे उतना ज़्यादा इजी और फास्ट काम होगा। तो ठीक यहाँ पे भी मैं रिकमेंड करूँगा, जितने ज़्यादा शॉर्टकट याद होंगे उतना ईजी आपको रहेगा। Ctrl+N इसका शॉर्टकट है क्रिएट अ न्यू फाइल का, बाकी आप डायरेक्टली न्यू फाइल पे क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। सिंपल, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया यानी कि क्रिएट अ न्यू फाइल ओपन करी, इसका जो पहला लेआउट आया वो कैसा आया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कुछ टूल्स अवेलेबल है जिनकी हेल्प से मैं डिज़ाइन यानी कि लेआउट्स बनाऊंगा। सिंपल बात है, तो यहाँ पे कई सारे टूल्स अवेलेबल है जिनकी हेल्प से लेआउट्स बनाने वाला हूँ। जिसमें पहला टूल, अगर देखो मैं कर्सर सीधा लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ पहले टूल पे, तो आप देखेंगे हल्का सा एक टाइटल कह दीजिए या पॉपअप टाइप कह दीजिए आया है, या टूल टिप कह दीजिए, उसमें इस टूल का नाम लिखा हुआ है, ये नाम है सेलेक्ट, और ब्रैकेट में जो यहाँ पे ये एक कैरेक्टर लिखा हुआ वी करके, ये इसका शॉर्टकट है। बिल्कुल जैसे कि मैं दो से कंपेयर करूँ, दूसरे वाले लेआउट पे गया, सॉरी दूसरे वाले टूल पे गया, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ रेक्टेंगल और उसका शॉर्टकट है आर। तो अगर मैं आर प्रेस करता हूँ कीबोर्ड के अंदर तो मेरा ये रेक्टेंगल वाला टूल जो है सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर मैं वी प्रेस करता हूँ तो मेरा
सेलेक्ट टूल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। फाइन, तो आप देखिए R प्रेस कर रहा हूँ तो ये वाला ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है, और V प्रेस कर रहा हूँ तो ये वाला मेरा सेलेक्ट टूल जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये थोड़ा इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि आप कैसे शॉर्टकट्स के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। तो कौन कौन से टूल है, थोड़ा सा उसके बारे में क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। सेलेक्ट टूल, इसके अंदर जितने भी आइटम्स होंगे, ध्यान रखिएगा अगर आपने फोटोशॉप की सीरीज देखी है तो वहां पे इंडिविजुअली एंटिटी को मैंने कहा था लेयर्स, ठीक है, और यहाँ पे इंडिविजुअल एंटिटी को कहूंगा मैं आइटम। ये कुछ ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पे वेबसाइट के केस में मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 2 बटन्स बनाने, ठीक है, तो 2 बटन्स मैंने डिजाइन में बनाने हैं। तो एक मैंने रेक्टेंगल टाइप लिया जिसका मैंने कलर मान लो ग्रीन कर दिया, और एक मैंने रेक्टेंगल और लिया जिसका मैंने कलर यानी बैकग्राउंड कलर जो है वो कुछ नहीं रखा, उसको ट्रांसपेरेंट रखा। यानी मैंने 2 रेक्टेंगल बनाए, ये मान के चलिए, और उसके ऊपर 2 मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ गेट इन टच और दूसरा लिख रहा हूँ आवर सर्विसेज। तो मेरे पास 4 आइटम्स हो गए, 2 रेक्टेंगल और उन 2 रेक्टेंगल के ऊपर टेक्स्ट। तो ठीक यहाँ पे ये चीज हो रही है कि जब भी आप लेआउट बनाते हैं एक सिंगल एंटिटी, यानी कि हर एक सिंगल एंटिटी को यहाँ पे आप जानेंगे आइटम के नाम से। यही फोटोशॉप अगर आपने देख रखा है तो वहां पे कहते हैं लेयर्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है कि कई बार क्योंकि एक ही स्ट्रीम में कई बार ये हम काम करते हैं तो लेयर्स और आइटम ऐसे बोलने में कंफ्यूजन हो जाए, बट जनरली हम इसको कहते हैं आइटम्स के नाम से। फाइन, तो जितने भी आइटम आप इसके अंदर बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, फिर मैं ये दूसरा रेक्टेंगल बनाऊंगा, फिर मैं ये तीसरा रेक्टेंगल बनाऊंगा, ऐसे मैंने रेक्टेंगल बनाया। तो जितनी बार मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो आप नोटिस करिए यहाँ पे आइटम ऑल आइटम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे रेक्टेंगल 1 2 3 ऐसे करके ऑप्शन है, एक एक करके पॉइंट्स पे आएंगे, सबकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डिटेल में हर एक टूल को भी समझेंगे। बट क्योंकि आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो है तो मैं इसको थोड़ा फैमिलियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एडोब एक्सडी को फैमिलियर कर रहा हूँ कि चीज़ें क्या हो रही है। क्योंकि कल को मैं ये नहीं चाहता कि कोई डिज़ाइन आपके सामने डायरेक्टली ओपन करूँ और टूल को समझा रहा हूँ तो आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं करनी, इसलिए हर एक टूल को थोड़ा फैमिलियर कर रहा हूँ मैं एक तरह से। फाइन, तो मैंने यहाँ पे 3 रेक्टेंगल बनाए। अब मुझे इसको मूवमेंट कराना है, यानी किसी रेक्टेंगल को मूवमेंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, मूव टूल सेलेक्ट करूँगा, रेक्टेंगल जो सेलेक्टेड है वो क्या होगा, उसको मैं मूव करा सकता हूँ। सो सिंपली सेलेक्ट टूल का सिंपल सा ऑप्शन है, किसी भी आप आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस तरीके से किया। क्या किया, सिंपल गया उसके ऊपर, लेफ्ट क्लिक किया माउस का, एंड देन इसको ड्रैग कर रहा हूँ, और ड्रैग करते देखो मेरा ये आइटम सेलेक्ट हो गया। सिंपल सी बात है। तो मैं उस किसी भी आइटम को अगर मुझे सेलेक्ट करना है उसकी मैं हेल्प लूंगा उसमें सेलेक्ट टूल की, जिसका शॉर्टकट है V, और उसको अगर मुझे मूवमेंट कराना है तो मैं मूवमेंट कराने के लिए भी मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट टूल की हेल्प लूंगा। और जब भी मैं मूवमेंट करा रहा हूँ तो साइड बाय साइड मेरे पास यहाँ पे कुछ देखिए ग्रिड टाइप भी बनता हुआ आ रहा है, जो इसके इंडिविजुअली आपस में जो लेआउट्स है उनके गैप और अलाइनमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। अब इस टॉपिक पे थोड़ा डिटेल में आएंगे। ठीक इस पॉइंट पे भी, यानी कि एडोब एक्सडी के अंदर भी हम क्रिएटिविटी की बात करेंगे, कलर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो वो जब लेटर ऑन आएगा तब इन ग्रिड को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। बट अभी के लिए मूव टूल नहीं, फोटोशॉप आ गया बीच में, देखा ये गड़बड़ होती है कई बार जब आप एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर करते हैं तो गड़बड़ होती है ऐसे। तो जो सेलेक्ट टूल है एडोब एक्सडी के अंदर, वो बेसिकली आपके जो आइटम्स है उसको मूवमेंट करने के लिए काम आता है, और जो रेक्टेंगल है यानी रेक्टेंगल टूल है वो सिंपली रेक्टेंगल बनाने के काम आता है। नहीं, अगर आप विड्थ और हाइट सेम करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें और इसका कोई अलग से कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं हो रही है जिसके बारे में हम अभी के लिए बात करेंगे। इंडिविजुअल जब काम करेंगे तब डिटेल में जाएंगे, राइट हैंड साइड के सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। बट क्योंकि आज ओवरव्यू टाइप वीडियो है तो मैं चाहता हूँ एक फैमिलियर हो जाओ एक्सडी से, फिर अपन डिटेल में बात करेंगे। फाइन, ठीक जैसे रेक्टेंगल बनता है वैसे इक्लिप्स भी आप बना सकते हैं। विड्थ और हाइट सेम रखेंगे तो डेफिनेटली एक सर्कल बनेगा, और इसका शॉर्टकट है ई। देन हम बात करेंगे पॉलीगन। पॉलीगन शॉर्टकट है Y, और इसके अंदर पॉलीगन यानी मल्टीपल एजेस, मिनिमम 3 एजेस के साथ आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक 3 एजेस के साथ मैंने एक डिज़ाइन बनाई, तो ये मेरा क्या बन गया, ट्रायंगल। सिंपल सी बात है, ये मैंने ट्रायंगल बन गया। अब हो सकता है मुझे 3 एजेस नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा एजेस चाहिए, तो मैंने एक सिंपल सा एक और बनाया, और थोड़ा सा राइट हैंड साइड में इसके स्क्रॉल किया, और यहाँ पे मैंने 5 करके एंटर मार दिया। तो आप देखेंगे इसकी 5 एजेस बन गई, 1 2 3 4 एंड 5। सिंपल बात है। हाँ, राइट हैंड मेन्यू को एक एक करके समझेंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि फोटोशॉप हमने किया था। फोटोशॉप में इंडिविजुअल टूल्स को हमने समझ के एक एक लेआउट्स को जाना था,
बट क्योंकि Adobe XD बहुत बड़ा वास्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर एक एक टूल्स को समझेंगे, फिर इसके साथ सीधा प्रैक्टिकल पे आएंगे। इसलिए कई ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं इसमें जो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तब फीचर्स को अच्छे से समझेंगे। इसलिए मैं आज एक क्विक वीडियो ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पॉलीगन यानी मल्टीपल एजेस वाले भी यहाँ पे आइटम्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। मिनिमम आपको यहाँ पे 3 एजेस होनी नेसेसरी है, तब जाके आप एक ट्रायंगल से स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन आगे जाके आप कंटिन्यूसली एजेस वाइज आप इसमें पॉलीगन्स और बना सकते हैं। पॉली का मतलब ही होता है मल्टीपल, और पॉलीगन मिला के आप क्या करते हैं, एक अलग तरह का शेप बनाते हैं जिसमें 3 से स्टार्ट होने वाली एजेस को आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको लाइन चाहिए तो लाइन के लिए उसके पॉलीगन के जस्ट नीचे एक और टूल आ जाता है, लाइन टूल, जिसका शॉर्टकट है एल। बहुत इजी कॉमन सा फैक्टर मैंने बोला था, पेंट की तरह ही है, बिल्कुल पेंट जैसा इजी सॉफ्टवेयर है, कुछ तामझाम नहीं है इसमें। सबसे तामझाम वाला सॉफ्टवेयर एक ही है, वो पेन टूल है। बाकी और वो भी इतना तामझाम वाला नहीं है, बस माउस का थोड़ा हाथ बैठ गया ना तो वो भी बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है, मतलब ईजी टूल है। देन आता है पेन टूल, जिसके हम बात करेंगे। जैसे कि मान लो आपके पास एक पेन हो और उस पेन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कुछ ड्रॉ करके ही कोई शेप बनाते हैं। क्या होता है भाई, मेरे को हो सकता है रेक्टेंगल चाहिए हो, नहीं भी चाहिए हो सकता है मुझे इक्लिप्स चाहिए हो, नहीं भी चाहिए हो, पॉलीगन या लाइन टूल चाहिए हो, नहीं भी चाहिए हो। बट कई बार ऐसा होता है कुछ अतरंगी शेप्स चाहिए हो सकते हैं, या कई बार अलग तरह के शेप्स चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये WSQT की वेबसाइट है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे आप शेप देखेंगे। चलो मल्टीपल तरह के आपने सर्कल्स देख लिए, लेकिन ये जो आप शेप देख रहे हैं, थोड़ा ये देख रहा हूँ, मान लेता हूँ कि ये ट्रायंगल तो बन जाता एक बार के लिए। मान लो ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, ये थोड़ा ये जो ब्लू कलर का आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं, तो ये ट्रायंगल तो बन जाता, लेकिन इसके एजेस में जो है मुझे ये कर्व वाला सेक्शन देना है। हालांकि ये ट्रायंगल पॉलीगन से भी पॉसिबल है, बट एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। या हो सकता है कि ये कर्वी शेप नहीं करके कुछ झिकझैक टाइप मुझे बनाना होता, नहीं अलग सा ही शेप बनाना होता, तब मैं हेल्प लूंगा पेन टूल की। पेन टूल की हेल्प से आप अपने पसंद का कोई भी तरीके का शेप बना सकते हैं। बस एक ही उसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ये शेप आप देखिए पेन टूल से बड़ी आसानी से बन जाएगी। बस एक ही प्रॉब्लम आती है कि आपको जो माउस पे अपना हाथ है वो काफ़ी अच्छा बैठाना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जब भी आप बात कर रहे हैं Adobe XD की, फोटोशॉप की, इलस्ट्रेटर की, अगर आपके पास पेन टैब नहीं है तो एटलीस्ट आप वायरलेस माउस के थ्रू इस पर अच्छे से काम कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। वायर्ड माउस थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी ठीक है वायर्ड माउस है तो भी प्रॉब्लम, ऐसी बात नहीं है, बट वायरलेस थोड़ा बेटर ऑप्शन रहता है। और सबसे बेटर रहता है पेन टैब। पेन टैब से काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस बन जाती है और इन सॉफ्टवेयर पे जो पकड़ है आपकी वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। बाकी चॉइस अपनी अपनी रहती है, रन टाइम पे रिक्वायरमेंट रहती है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करो, जैसे रिसोर्सेज से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस क्रिएटिव माइंड चलाओ, सिंपल सी बात है। देन टेक्स्ट टूल, ऑब्वियसली इसमें जो टेक्स्ट टूल है, जो कि आपके मतलब मान लो भाई वेबसाइट की डिज़ाइन बना रहे हो तो ऑब्वियसली पैराग्राफ्स तो होंगे, मेन्यूज तो होंगे, नेविगेशंस होंगे, हेडिंग्स होंगे, यानी कुछ तो टेक्स्ट तो होगा ही ना पूरी वेबसाइट में, कि खाली इमेजेस भर दोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो कई बार वेबसाइट की डिज़ाइन में, एप्लीकेशन की डिज़ाइन में आपको एक पैराग्राफ लिखना हो सकता है, आपको एक हेडिंग लिखनी हो सकती है, आपको जनरल एक टेक्स्ट लिखना हो सकता है। तो इस तरह के केसेस के लिए आप टेक्स्ट टूल यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट टूल में आप सिंपली टेक्स्ट अप्लाई करते हैं। उसमें ऑब्वियसली हम आगे जाके फॉन्ट फैमिलीज की बात करेंगे, ऑब्वियसली उनको बोल्ड कैसे किया जाए, कलर कैसे दिया जाए, लाइन हाइट कैसे बढ़ाई जाए, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बट ऑब्वियसली एक टेक्स्ट या एक पैरा लिखने के लिए मैं हेल्प लेता हूँ टेक्स्ट टूल। देन उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टूल यहाँ पे देखिए, वैसे तो सारे टूल इम्पॉर्टेंट है, बट कंपेरेटिव कहूँ एक स्टैंडर्ड प्रोफेशनल XD की डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल यहाँ पे मैं कहूँगा आर्टबोर्ड। अब आर्टबोर्ड क्या चीज़ है वो थोड़ा समझते हैं। इसके लिए मैं अगेन हेल्प लूंगा WSQT की वेबसाइट पर। ये WSQT की वेबसाइट है, होम पेज है, होम पेज का मैंने डिज़ाइन बना, बात खत्म। ठीक, मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, ठीक है, और मैं उसमें क्या करता हूँ, अबाउट अस का मान लो डिज़ाइन बना देता हूँ। अगेन मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैंने उसमें फिर मान लो ये YS का जो पेज है उसकी मैंने क्या की, डिज़ाइन बनाई। यानी किया क्या, मैंने 3 डिफरेंट फाइल ली Adobe XD के अंदर, और उसके अंदर तीनों के मैंने क्या किए, अलग अलग लेआउट्स बना दिए और क्लाइंट के साथ शेयर कर दिया या फिर डेवलपर के साथ शेयर कर दिया। पॉइंट ये आ जाता है कि अब कल को मेरी वेबसाइट के अंदर 20 से 25 पेजेस हो तो क्या 20 से 25 लेआउट्स बनाऊँ, मतलब 20 से 25 फाइलें बनाऊँ और वो सारी की सारी फाइलें क्लाइंट को शेयर करूँ? यह थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर उस केस में फिर इरिटेशन हो जाती है, परेशानी हो जाती है।
तो क्या करते हैं, तो करते ये है कि फाइल भैया एक ही बनाते हैं, यानी कि जो एडोब XD की फाइल है उसको एक ही बनाया और उसके अंदर मल्टीपल आर्टबोर्ड बना दिए। ऐसे ये लेआउट्स है। मैंने वेब वाला पोर्शन सेलेक्ट किया था, तो जो वेब वाला मैंने पोर्शन सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो क्या हो गया, वेब 1920 जो सेलेक्ट किया था वो लिखा हुआ आ गया। इसको रीनेम वगैरह भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ एक आर्टबोर्ड और बने। सपोज करो मैंने वेबसाइट की जो डिज़ाइन यानी होम पेज की डिज़ाइन इस आर्टबोर्ड के अंदर बना दी, एक और क्लिक किया, क्लिक करते जैसे ही मैंने क्लिक किया राइट हैंड साइड में अलग अलग साइजेस दोबारा आ गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार जो एक और वेबसाइट का लेआउट बनाऊँ, हो सकता है वेबसाइट के साथ एप्लीकेशन का भी लेआउट बनाना पड़ सके, या ये दिखाना होता है कि वेबसाइट की डिज़ाइन मोबाइल में कैसे लगेगी। तो ऐसे कई सारे केसेस हम इन द फ्यूचर बात करेंगे। अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ एक मैंने होम पेज की डिज़ाइन बनाई और एक मुझे अबाउट अस की बनानी है। तो होम पेज की डिज़ाइन तो मेरी बन गई सपोज करिए, और एक और आर्ट बोर्ड पे मैं लेकर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैंने आर्ट बोर्ड पे जाऊंगा जिसका शॉर्टकट है यहाँ पे ए। यहाँ पे राइट हैंड साइड में मेरे को अलग अलग फीचर दे दिए गए हैं, यानी कि डिज़ाइन के साइजेस दे दी गई है। उस पर मैं अगेन 1920 सेलेक्ट करूंगा तो हम नोटिस करेंगे झटके से एक और मेरे पास यहाँ पे आर्टबोर्ड आ गया। देखो ये मेरा फर्स्ट आर्टबोर्ड था और ये मेरा सेकंड आर्टबोर्ड है। मैं माउस की हेल्प से इसको बस मूवमेंट करा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज होना नहीं है। तो सिंपली मैंने क्या किया, दो आर्टबोर्ड बना दिए, यानी दो डिफरेंट लेआउट्स को यूज़ किया और उन दोनों डिफरेंट लेआउट्स को एक सिंगल फाइल में रखा, क्योंकि वो एक सिंगल प्रोजेक्ट से रिलेट करता है। कल को अगर मुझे कोई अलग प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिज़ाइन बनानी है तो ऑब्वियसली उसकी अलग फाइल बनाऊंगा, बट अगर वो आपस में रिलेट करते हैं या फिर मेरे को ऐसा होता है ना कई बार कि आप कोई एक डिज़ाइन बनाते हैं, वो डिज़ाइन ऑलमोस्ट कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ती है, उसके कई सारे लेआउट्स आपको दूसरी डिज़ाइन में लेने पड़ते हैं। कई बार ऐसा पॉसिबल होता है, थोड़ा बहुत कलर चेंज करके आप वो डिज़ाइन एज इट इज़ उसको आपको दूसरी डिज़ाइन में डालनी पड़ती है। करना कुछ नहीं होता, फिर उसका एक उसी फाइल के अंदर जाके एक और आर्टबोर्ड बना दो और वहाँ डिज़ाइन कॉपी पेस्ट कर लो। सिचुएशन मैटर करती है यहाँ पे ऑब्वियसली। हर बार कुछ यूनिक बनाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, बट कुछ कह नहीं सकते। जब आप इस इंडस्ट्री में एंटर होगे तब आपको प्रैक्टिकली कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। आइडियली काफ़ी कुछ बात कर ली जाती है, बट प्रैक्टिकल के फेस में आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ जाती है कि एक डिज़ाइन से दूसरी डिज़ाइन में आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। फिर उसमें थोड़ा बहुत ही चेंजेस भले करके यूनिक बना दो, बट करना पड़ता है। तो कई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप सिंगल फाइल के अंदर मल्टीपल लेआउट्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ जाती है, तब आप आर्ट बोर्ड की यहाँ पे हेल्प लेते हो। और सबसे बेटर या सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला सेलेक्ट टूल के बाद या सेलेक्ट टूल से पहले कहूँगा ऑब्वियसली आर्ट बोर्ड टूल यूज़ आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। बाकी ऑब्वियसली यहाँ पे जूम वाला सेक्शन है। देखो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक छोटा सा इक्लिप्स बना देता हूँ या फिर मैं इसको शिफ्ट की हेल्प से सर्कल बना देता हूँ। बात करेंगे इसके बारे में भी कि इक्लिप्स को सर्कल एग्जैक्टली कैसे बनाया जाए, शिफ्ट और शॉर्टकट का क्या फ़ायदा है, सब कुछ बात करेंगे। फाइन। और यहाँ पे आर्ट बोर्ड के जस्ट नीचे एक और टूल आता है जूम टूल। जूम टूल पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, शॉर्टकट इसका जेड है। यहाँ पे देखो मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो एक अब मैग्नीफायर का वो जो है आइकन बन के आ गया। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जितनी बार मैं क्लिक करता हूँ उतनी बार ये जूम हो गया। अब ये कलर तो फिल है नहीं, ऑब्वियसली बात है, इसलिए वो थोड़ा दिखाई नहीं रहा। बाकी आप समझ गए होंगे कि मैं इसको जूम कर सकता हूँ विद दी हेल्प ऑफ जूम टूल। अब जूम करने के लिए आपको जूम टूल की हेल्प की जरूरत नहीं है। रन टाइम पे आप सिंपली कंट्रोल माइनस माइनस से जूम आउट कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस प्लस से आप जूम इन कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है कि आप सेलेक्ट टूल या कोई और टूल अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है तो डायरेक्टली शॉर्टकट यूज़ कर लो। जूम टूल इंडिविजुअली बार बार एक्टिव करने की नीड नहीं है। कंट्रोल माइनस माइनस या कंट्रोल प्लस प्लस करो, उससे जूम इन और जूम आउट होता रहेगा, सिंपल बात है। और उसके अलावा भी फीचर है राइट हैंड साइड में, एनी टाइम आपको यहाँ पे देखो पोर्शन दिखाई देगा जूम का, कितने परसेंट जूम करना है आप यहाँ से भी अपने तरीके से या तो टाइप करो या फिर यहाँ से जो ऑलरेडी ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करो। जैसे मान लो मैंने इसको कर दिया 25%, सीधा 25% में ये शिफ्ट हो गया, सिंपल बात है। उसके अलावा शॉर्टकट देखो दे रखे अलग से, कंट्रोल 1 से 100% फिट टू स्क्रीन हो जाएगा और कंट्रोल 2 से फिट टू स्क्रीन नहीं होगा, सॉरी, कंट्रोल 1 से 100% हो जाएगी साइज और कंट्रोल 2 से 200% हो जाएगी। फिट टू स्क्रीन के लिए आपको करना पड़ता है कंट्रोल 0, ठीक है। तो जितने भी आपके आर्ट बोर्ड है वो सारे फिट टू स्क्रीन हो जाएंगे। ऑब्वियसली बहुत छोटे छोटे टाइनी से लगेंगे, बट ज़्यादा अगर आर्ट बोर्ड है तो, बट शॉर्टकट पता होने चाहिए यार, और कुछ पॉइंट नहीं है मेरा। तो पॉइंट ये आ जाता है कि कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन, कंट्रोल 1 100%, कंट्रोल 2 200%, कंट्रोल प्लस प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस माइनस जूम आउट। ऐसे कई सारे और शॉर्टकट्स की बात भी करेंगे इन द टर्म। आज सारे टूल का क्विक ओवरव्यू बोलेंगे ताकि हम अच्छे से बाकी चीज़ें समझ पाए।
नहीं तो क्या यार, सिंपली मैं क्या करता, एक बढ़िया सी शानदार सी डिज़ाइन दिखाता, उसमें मैं अलग अलग चीज़ें बताता, आप कहते वाह, बट वो मज़ा नहीं आता है। पहले चीज़ों को समझो, फिर डिज़ाइन दिखाऊंगा, फिर उसमें अच्छी सी चीज़ें डिस्क्राइब करूंगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। चीज़ों को समझाना है, प्रेजेंट करना अलग बात हो जाती है। तो समझाने के लिए थोड़ा सा आपको क्विक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इंडिविजुअली टॉपिक बाय टॉपिक पे आते हैं। तो ये हो गया अपने जो टूल्स, इसमें बस इतने से टूल्स है। इतने से टूल्स से यूआई यूएक्स पे काम कर लोगे, मतलब यूआई तो बना ही लोगे, यूएक्स पे ऑब्वियसली कई और फीचर आएंगे, जैसे कि प्रोटोटाइप और शेयर जो है वो काइंड ऑफ यूआई यूएक्स के तौर पे आपके हेल्प करेंगे। बाकी यूआई के तौर पे बस इतने से फीचर है। रेक्टेंगल बनाओ, सर्कल बनाओ, इक्लिप्स बनाओ, मजा ही आ जाएगा। कुल मिला के बेसिक चीज़ों के साथ आप अपनी डिज़ाइन बना रहे हो, बस फ़र्क इतना है कि आपको अपना क्रिएटिव माइंड डेवलप करना पड़ेगा, और वो कोई टफ काम नहीं है। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपना क्रिएटिव माइंड बढ़ा सकते हो, और इस पूरी सीरीज में हर वो पॉसिबल प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपका क्रिएटिव माइंड हो जाएगा। तो टूल भले लेंथ वाइज छोटा हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। एंड ऑब्वियसली इसके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, डेफिनेटली सारे वीडियोस बनाऊंगा, और एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मतलब 5 या 6 वीडियो बना दिए और हो गया एडोब एक्सडी, या 5 या 6 क्लासेस ले लिए हो गया एडोब एक्सडी। नहीं यार, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, मतलब बहुत बड़ा नहीं, लेंथ वाइज सॉफ्टवेयर छोटा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। काफ़ी सारे केसेस आते हैं, टेस्ट केसेस आते हैं या केस स्टडीज आती है, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। फाइन, तो ये अपने कुछ टूल्स हो गए। देन यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स को यहाँ पे स्किप करूंगा जानबूझ करके, क्योंकि अभी आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। लाइब्रेरीज और प्लगइन्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो अभी इसको स्किप करूंगा। बाकी जो आइटम्स आपने बनाए उसको हाइड और शो करने के लिए ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिया हुआ है, लेयर टाइप में, जैसा फोटोशॉप में लेयर टाइप का था, ठीक वैसे ही यहाँ पे एक आइकन दिया हुआ है। आइटम्स को अगर मुझे यहाँ पे शो करना है, जो भी मैं आइटम्स बना रहा हूँ, तो उसके लिए सिंपल सा यहाँ पे एक आइकन दे रखा, हाइड और अनहाइड करने का, ये एक तरीका हो गया। फाइन, तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में सिंपल से कुछ टूल्स एंड मेन्यूज हो गए जो आपके काम आएंगे। फाइन, बाकी जनरल है, नॉर्मल जो आप जो यूज़ करते हैं, सेव एज एंड ऑल, फाइल ओपन, फाइल क्लोज, और बाकी और भी जितने भी कई सारे प्लगइन्स और इसमें सॉफ्टवेयर या फिर सॉरी जो ऑप्शंस आते हैं, वो 1 बाय 1 जैसे से टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे उनको समझेंगे। बाकी ये टॉप का मेन्यू है, जो आप यूआई बना रहे हैं वो डिज़ाइन पोर्शन में आएगा, यूएक्स का मेजर रोल प्रोटोटाइप में आएगा, और क्लाइंट को शेयर करने के लिए शेयर का एक ऑप्शन आता है, जो हम बात करने वाले इन द फ्यूचर। यानी कि फोटोशॉप के अंदर पहले तो क्या था कि या तो पीएचडी भेजो, या एक अच्छे से एचटीएमएल के अंदर कन्वर्ट करके कुछ भेजो, वो जो हम ऑलरेडी फोटोशॉप की क्लासेस में देख चुके हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है क्लाइंट से आपकी डिज़ाइन शेयर करने की। भले ही क्लाइंट के पास एडोब एक्सडी इंस्टॉल ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन वो पूरा फील ले सकता है कि कल को एप्लीकेशन और वेबसाइट की डिज़ाइन कैसी दिखेगी। तो वो सारा कुछ इसके अंदर आएगा जब आप क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे, और ये शेयरिंग फीचर ओनली एंड ओनली जेन्युइन सॉफ्टवेयर के अंदर है। क्रैक में आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा। सेम प्रोटोटाइप के काफ़ी सारे फीचर जेन्युइन में मिलेंगे, क्रैक में आपको नहीं मिलेंगे। बाकी डिज़ाइन आप डिज़ाइन वाले पैनल बना सकते हो, इसलिए कई बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्रैक वर्जन मत यूज़ करना, जेन्युइन लेना बहुत सही रहेगा। फाइन, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, जो आपने अगर नाम दिया होता जब क्रिएट न्यू करते समय, तब आपका यहाँ पे नाम आ जाता, नहीं तो इस पर डबल क्लिक करके भी आप फाइल सेव कर सकते हो। और अदरवाइज यहाँ पे ऊपर से ऑप्शन भी है एंड सेव कंट्रोल एस करने के, मतलब वो बेसिक विंडो वाले फीचर्स है जो हम रह के एक एक चीज़ को समझेंगे तब क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल है कुछ नहीं, एडोब एक्सडी का जो सॉफ्टवेयर है, सेंटर में आपको आर्टबोर्ड दिखाई देंगे। अब आई थिंक आर्टबोर्ड समझ में आ जाएंगे, तो वर्डिंग अब थोड़ा टेक्निकल यूज़ करूँगा, नेक्स्ट टाइम क्या डिज़ाइन लाऊंगा तो आर्टबोर्ड बोलने में मेरे को आसानी होगी। तो सेंटर में आपको आर्टबोर्ड दिखाई देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको टूल्स और कुछ फीचर्स दिखाई देंगे, और उसके अलावा आपको आइटम्स भी दिखाई दे सकते हैं। राइट हैंड साइड में जो भी टूल आपने सेलेक्ट कर रखा है उन टूल की एडिशनल प्रॉपर्टी दिखाई देंगी। ये आपका कंप्लीट हो गया वर्क स्पेस, यानी कि जो एडोब एक्सडी में ये पूरा जो लेआउट आप देख रहे हैं, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, इसको कहते हैं वर्क स्पेस। बाकी एट द टॉप यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको यहाँ पे बकायदा जूम इन जूम आउट के फीचर दिखेंगे। यानी ओवरऑल ये है आपका एडोब एक्सडी, काइंड ऑफ ए क्विक ओवरव्यू या फिर इंट्रोडक्शन, जिसमें हम क्या करने वाले हैं उसका एक आइडिया मैंने आपको दे दिया, कैसे करने वाले उसका भी काइंड ऑफ आइडिया दे दिया, एंड ऑब्वियसली डिटेल में अलग अलग वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी इसके अंदर वेबसाइट की डिज़ाइन, एंड्रॉइड आईफोन एप्लीकेशन की डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन हम बनाते हैं,
उसमें एनिमेशंस लगाते हैं, उसको यूएक्स के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, यानी यूजर इंटरफेस के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। और कंप्लीट एडोब XD काफ़ी बेटर ऑप्शन है आज की डेट में यूआई और यूएक्स डिज़ाइन के तौर पे। फाइन, सो ये था आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट द एडोब XD, या फिर इसको कह दीजिए एडोबी XD। तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट द एडोबी XD। सो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट या बेसिक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको काइंड ऑफ कोई पॉइंट है या कुछ कोई इश्यूज है या कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिए। वेट, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर करियर बनाना है लेकिन आइडिया नहीं कैसे? डोंट वरी, WSCubeTech के एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर आज ही एनरोल करिए, जहां पे डेली लाइव सेशन के जरिए आप एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, UI UX विद द हेल्प ऑफ एडोब XD एंड फिग्मा में आप सब कुछ सीख सकते हैं, जहां पे फ्रॉम द बिगिनिंग यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके टिल दी एडवांस लेवल तक आपको हर एक चीज को प्रॉपर सिखाया जाएगा। और डेली लाइव सेशन होने की वजह से आपके हर एक डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके कोर्स कंप्लीशन होने के बाद आपको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा। तो देरी किस बात की, आज ही एनरोल करिए। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट के अंदर एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करें, फॉर्म फिल करिए और एनरोल करिए, या फिर दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या फिर XD, इन सभी में टूल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और टूल्स ही हैं जिसकी वजह से आप अपनी डिजाइन के अंदर अपनी जो क्रिएटिविटी है और अच्छे लेवल से लेके आ सकते हैं। तो आज की सीरीज के अंदर एडोब XD के अंदर आज से हम स्टार्ट करने वाले टूल्स के बारे में, जिसमें पहला टूल हम लेने वाले हैं रेक्टेंगल टूल। बेसिकली नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि आप इसके थ्रू रेक्टेंगल शेप बना सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये रेक्टेंगल शेप बनाने के काम आएगा, या इसके जो फीचर्स हैं या फिर इस टूल के अंदर जो और ऑप्शंस आपको एडोब XD प्रोवाइड कराता है वो आपकी UI और UX के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एडोब XD के अंदर रेक्टेंगल टूल एक्चुअल में किस तरीके से वर्क कर सकता है। मे भी आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर ली हो, लेकिन इतना डिटेल में शायद ही आपको इस बारे में डिटेल में कोई वीडियो मिला होगा। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एडोब XD के अंदर रेक्टेंगल टूल क्या काम आता है। तो चलिए, सो फाइन, वैसे कायदे से टूल्स हैं एडोब XD के अंदर, उनमें जो लिस्ट में पहला टूल आता है वो मूव टूल आता है। मूव टूल बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर कह दीजिए लेयर को या फिर कह दीजिए शेप को मूवमेंट कराने के काम आ जाता है। इससे आप आर्टबोर्ड और कई सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं, बट पॉइंट ये आ जाता है कि जब तक मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखता या जब तक मैं कोई डिज़ाइन नहीं बना लेता तो मैं मूवमेंट किसका करूँगा। तो इसलिए इस टूल को स्किप करते हुए पहले मैं सीधा आ जाता हूँ रेक्टेंगल टूल के अंदर। बेसिकली रेक्टेंगल टूल को जब मैं एक्टिव करता हूँ और एक्टिव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप थोड़ा सा करता हूँ और ये मैंने लेफ्ट क्लिक छोड़ा तो ये कायदे से एक छोटा सा मेरे पास रेक्टेंगल बन गया। सिंपल सी बात है, नो बकवास। फाइन, जैसे ही मैंने रेक्टेंगल बनाया तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एक आइटम बन गया है। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे एक आर्टबोर्ड लिया है वेब 1920 का आर्टबोर्ड, और जनरल चीज़ों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इससे पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो देख लेना ताकि चीज़ें और आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक आइटम मेरा ऑलरेडी बन गया रेक्टेंगल 1 नाम से। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपन अपने पॉइंट पे आते हैं। तो जैसे ही मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाते ही यहाँ पे एक लेयर बन गई और राइट हैंड साइड के फीचर जो है वो एक्टिव हो गए। अब ये राइट हैंड साइड के फीचर किस तरीके से वर्क करते हैं वो थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ। पॉइंट ये आ जाता है कि मैं अभी डायरेक्टली आपको रेक्टेंगल बना के फीचर्स के बारे में आइडिया दे रहा हूँ, बट कायदे से अगर मैं कल को वेबसाइट की डिज़ाइन बनाऊँ, एप्लीकेशंस की डिज़ाइन बनाऊँ या और अदर डिज़ाइंस बनाऊँ, तो उसमें शेप टूल और इन फीचर का और अच्छे से एनहांसमेंट करते हुए हम डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और एक इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली थोड़ा सा गैप आता है। बट जितना हो सके हम पहले फीचर्स को समझेंगे, तभी तो अच्छे से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब मैं डायरेक्ट अगर आपको डिज़ाइन बनाना शुरू कर दूं तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये फीचर किस काम का है, वो फीचर किस काम का है। इसलिए डिटेल में पहले फीचर्स को समझ लेते हैं, फिर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसको और अच्छे से उसका और एनहांसमेंट करेंगे, यानी अंडरस्टैंडिंग उनके बारे में और करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जूम के लिए शॉर्टकट है Ctrl++, फाइन, और जूम आउट के लिए शॉर्टकट है Ctrl-। तो ये थोड़ा हम रेगुलर बेसिस पे इसको यूज़ करेंगे, इसलिए मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो रेक्टेंगल मैंने आप बना दिया,
यहाँ पे आप देखेंगे कुछ मेरे फीचर्स जो है वो एक्टिव हो गए हैं। एक्टिव में फीचर में पहला फीचर्स जो यानी कि ये जो फीचर की बात करूँगा ये जनरली काम आता है अलाइनमेंट के। अलाइनमेंट अगर आप देखिए सिंपल सा फंडा है, जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं कितनी भी माइंड ब्लोइंग क्रिएटिविटी लगा दो, लेकिन अगर उसमें प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है यानी कि जो चीज़ जिस पोजीशन पे होनी चाहिए वैसी नहीं है तो वो बहुत गंदी दिखती है, उसका लुक्स बहुत गंदा दिखता है, या फिर ये कहूँ कि अनप्रोफेशनल डिज़ाइन लगती है। एंड डेफिनेटली आप ऐसा अपने क्लाइंट के लिए तो नहीं करना चाहिए, आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाना चाहेंगे। तो आपकी जो भी चीज़ बनाई आपने यानी जो भी डिज़ाइन बनाई है उसके अंदर के जितने भी आइटम्स हैं वो प्रॉपर अलाइन होने चाहिए, तो उनमें ये रोल प्ले कर जाते हैं। तो इसमें अगर मैं पहले फीचर की बात करूँ, एक आ जाता है टॉप अलाइन। ठीक है, सिंपल सा, ज़्यादा उसमें वो तामझाम नहीं है, लेकिन आपको अलग अलग केसेस में इनके थोड़े से रोल जो डिफ्रेंशिएट होंगे वो मैं समझाऊंगा अभी आपको। तो एक आता है टॉप अलाइन, एक आता है मिडल अलाइन और एक आता है बॉटम अलाइन। सिंपल। अब अभी क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रखा है, तो ये जो रेक्टेंगल है आप नोटिस करेंगे इस पूरे आर्ट बोर्ड के अलाइनमेंट में आ रहा है। यानी कि अगर मैं टॉप अलाइन करता हूँ तो ये बैकग्राउंड में मेरे पास जो ये आर्ट बोर्ड है इसके अलाइन हो रहा है टॉप अलाइन, इसके ही सेंटर अलाइन, इसके ही बॉटम अलाइन। ठीक जैसे आप वर्टिकली अलाइन कर रहे हैं ऐसे ही हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है, जहां पे लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन। ठीक है, नोटिस करिए, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अभी सिर्फ रेक्टेंगल यहां से सेलेक्टेड है और रेक्टेंगल सेलेक्टेड है तो उसको अगर मैं अलाइनमेंट कर रहा हूं तो वो मेरे पूरे पूरे आर्ट बोर्ड के अलाइन हो रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक इसके उलट अगर मैं एक और रेक्टेंगल बना देता हूँ, एक और रेक्टेंगल बनाने के लिए मैंने रेक्टेंगल टूल ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके थोड़ा सा इसको माउस की हेल्प से थोड़ा ड्रैग करूंगा, ये मेरे पास दूसरा शेप बन गया। अभी भी इसको अगर मैं यूज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ये भी आर्ट बोर्ड के अलाइन हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आर्ट बोर्ड के अलाइनमेंट नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दो शेप मैंने बनाए हैं ये दोनों शेप आपस में अलाइन हो। आपस में कैसे अलाइन हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको थोड़ा सा मूव यहाँ पे सेंटर अलाइन कर दिया और ये मेरा बॉटम अलाइन ऑलरेडी है। मैं क्या करूँगा, जरा सा नोटिस करिएगा, इन दोनों आइटम्स को रेक्टेंगल 1 एंड रेक्टेंगल 2 को शिफ्ट की हेल्प से आपस में एक बार दोनों को सेलेक्ट करूंगा। सिंपल बात, शिफ्ट में सेलेक्ट किया। अब अगर मैं टॉप अलाइन सेलेक्ट करता हूं तो मैंने टॉप अलाइन में जैसे ही किया तो ये दोनों शेप आपस में टॉप अलाइन हो गए। यानी कि अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आर्ट बोर्ड का रोल नहीं आ रहा है, ये दोनों आपस में अलाइन हो गए। लेकिन जैसा कि मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ, आप नोटिस करिए, हल्का सा मैं यहाँ पे इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ तो आप नोटिस करिए ये जो रेक्टेंगल 2 है और ये रेक्टेंगल 1 है, ये थोड़े से आपस में साइज में डिफरेंट है, यानी हाइट वाइज साइज में इनकी जो चेंजेस है। ठीक है, तो ये वाला हाइट में कम है और ये वाला हाइट में ज़्यादा है। मैं ये चाहता हूँ जो ये रेक्टेंगल 1 है ये रेक्टेंगल 2 के अलाइन हो, एकदम सेंटर अलाइन हो। अभी क्या हो रहा है, टॉप अलाइन चल रहा है। ठीक है, तो मैं जैसे ये टॉप अलाइन चल रहा है, ठीक है, टॉप अलाइन चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसका सेंटर अलाइन हो एकदम। ठीक है, तो मैंने अगेन इन दोनों टूल्स को आपस में सेलेक्ट किया, जैसे सेलेक्ट किया फिर से ये यहाँ पे फीचर जो वो एक्टिव हो गए और मैं सेंटर अलाइन कर रहा हूँ तो दोनों टूल आपस में दोनों शेप जो है वो आपस में सेंटर अलाइन हो गए। ऐसे ही बॉटम अलाइन की भी बात करें तो बॉटम अलाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नो रॉकेट साइंस। तो यहाँ पे आप अगर कोई आइटम्स को यानी मल्टीपल आइटम्स को आपस में सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आप आर्टबोर्ड के थ्रू आप आर्टबोर्ड के अलाइन उसको कर सकते हैं, और अगर आप मल्टीपल आइटम्स को आपस में सेलेक्ट करते हैं तो वो आपस में ही अलाइनमेंट होते रहेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक वैसा ही यहाँ पे सेंटर हॉरिजॉन्टल वाइज अगर बात करूँ तो अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के ओवरलैप हो गए। अगर इसको अच्छे से और समझना है तो मैं एक शेप को ऊपर रख देता हूँ और दूसरे शेप को थोड़ा सा इस साइड कर लेता हूँ। ठीक है, अगेन इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने लेफ्ट अलाइन किया, ये मैंने सेंटर अलाइन किया और ये मैंने राइट अलाइन किया। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों में आपस में अलाइनमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा एक रॉकेट साइंस नहीं है। तो ओवरऑल ये फीचर जो काम आता है वो अलाइनमेंट के काम आता है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा और इलेबोरेट करूँ, जैसे मैं छोटे छोटे क्या करता हूँ, छोटे छोटे और रेक्टेंगल्स बना देता हूँ। मैं हाइट वाइज उनको सेम रख रहा हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो, विड्थ वाइज मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने छोटे छोटे यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिए। ठीक है, अब ये जितने भी मैंने रेक्टेंगल बनाए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि कोई रेक्टेंगल आपका जो है वो थोड़ा कम गैप रख रहा है, थोड़ा ज़्यादा गैप रख रहा है। ये मान लो इस तरह से मैंने इसको अनसिमेट्रिक तरीके से मतलब एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे ये आपस में किसी भी तरीके से अलाइन नहीं है। ठीक है,
कोई कम गैप है, कोई ज़्यादा गैप है, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही मैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास अलाइनमेंट में दो और ऑप्शन सेलेक्ट हो जाते हैं। एक आ जाता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और एक आ जाता है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो अभी क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरीके से इनका आपस में ही गैप जो है वो बराबर करना है, तो मैं हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा। और जैसे ही मैंने क्लिक किया आप नोटिस करेंगे इनका आपस में ही जो गैप है वो इक्वल साइज में डिवाइड हो गया। हालांकि आप जब Adobe XD यूज करते हैं तो इसमें बीच बीच में आपने नोटिस किया होगा, मैंने जैसे जैसे ग्रिड को ऐसे आपस में मैं थोड़ा बहुत जैसे मूवमेंट करा रहा हूँ, ठीक है, मूव टूल जब समझेंगे तो और थोड़ा सा एलिब्रेट करूंगा, लेकिन मैं जैसे जैसे मूवमेंट करा रहा हूँ तो आप नोटिस करेंगे ये सारे के सारे जो है शो कर रहा है, मतलब बीच में देखिए गैप बता रहा है इनके बीच में कि अलाइनमेंट गैप कम है, ज़्यादा है, कितना गैप हो रहा है, ये सब बता रहा है। तो कायदे से इनकी टूल की इतनी नीड कई बार नहीं पड़ती है, बट जब ग्रुप बनते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तब ये प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है कि एक एक को मैं जाके सेट करूँ। तो बेटर रहता है सीधा मैंने सेलेक्ट किया, एक साथ सेलेक्ट किया, एक साथ सेलेक्ट करते ही ये आपस में मेरे क्या हो गए, अलाइन हो गए, बात खत्म, नो रॉकेट साइंस, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, ये अलाइनमेंट कर दिए। अब ठीक वैसा ही हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना पड़े, मुझे इनका एक और ग्रुप बनाना पड़े। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सब मैं आपको जो मूव टूल पढ़ाऊंगा तब थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी थोड़ा कायदे से मैं और रेक्टेंगल आपस में बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं कायदे से और यहाँ पे बना देता हूँ रेक्टेंगल, ताकि आप ग्रिड वाइज अच्छे से समझ सके कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये एक और मैं लेयर बना देता हूँ जनरल, ऊपर नीचे आपस में ऐसे ही मैंने बना दिया, सिंपल, फाइन। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरे ग्रुप हैं, मतलब ये वाला जो मेरा फर्स्ट है, सॉरी, इनको मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर दिया मूव टूल की हेल्प से, राइट क्लिक किया और इनको मैंने ग्रुप बना दिया। हालांकि शॉर्टकट है इसका कंट्रोल जी, ग्रुप काफ़ी बार काम आएगा आपके। सेम अगेन मैंने मूव टूल की हेल्प से, मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, बस मैं मूव टूल की हेल्प से क्या कर रहा हूँ, मूव टूल मैंने सेलेक्ट किया, मैं इनको शिफ्ट के साथ आपस में सेलेक्ट कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बना रहा हूँ, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, जो लास्ट वाला है उसको भी मैं राइट क्लिक करके ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ये आपस में ग्रुप हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों ग्रुप को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और तीनों ग्रुप को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया मैं इसको वर्टिकली अलाइन कर देता हूँ। तो हुआ क्या, यहाँ जो गैप है ठीक वैसा ही यहाँ पे मेरा गैप बराबर आएगा, ठीक है। अब ऐसा आप नोटिस करिए, हल्का सा गैप इधर है और हल्का सा गैप इधर है, दोनों इक्वल गैप आ रहे हैं। तो पॉइंट ये आ जाता है कि जब मुझे वर्टिकली अलाइन करने होते हैं तब मैं यहाँ पे वर्टिकल अलाइन की हेल्प ले सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल अलाइन करने के लिए हॉरिजॉन्टल अलाइन वाले फीचर की हेल्प ले सकता हूँ। थोड़ा बहुत मूवमेंट टूल का भी आपको आइडिया लग गया होगा, हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, हालांकि डिटेल में जरूर समझेंगे, बट फिर भी क्योंकि शेप टूल और भी आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है तो थोड़ा आइडिया देता हूँ। बेसिकली ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और यहाँ पे ये मैं मूव टूल जिसका शॉर्टकट है वी, उसकी हेल्प से मैं इसको मूवमेंट करा सकता हूँ, सिंपल सी बात है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे मल्टीपल शेप्स या रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो मैं मूव टूल में इनको आपस में सेलेक्ट अगर मुझे करना है तो तीनों को मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप शिफ्ट के साथ नोटिस करें तो मैंने क्या किया, तीनों को आपस में शिफ्ट के साथ यहाँ आइटम से सेलेक्ट करूँ चाहे इंडिविजुअली उनके ऊपर क्लिक करके करूँ, तो ये आपस में मेरे सेलेक्ट होकर मैं आपस में इनको क्या कर सकता हूँ, मूवमेंट करा सकता हूँ, सिंपल बात, ठीक है। तो अब ये मैंने पहला फीचर तो समझ लिया, अब आते हैं दूसरे फीचर पे। दूसरा फीचर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो भी बात करते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल बनाया, अब ये मेरा जो फीचर है रिपीट ग्रिड, मैं इस पर जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, शॉर्टकट है इसका कंट्रोल आर, आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब जब रिपीट ग्रिड में मैंने क्या किया, ये देखिए दो मेरे पास यहाँ पे पैनल एक्टिव हो गए, एक यहाँ पे इस तरीके से और एक दूसरा यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, आप नोटिस करिएगा बीच में 20 का आपको अलाइनमेंट दिख रहा है, ये अगेन ये 20 20 20 और ये लास्ट का मैं इतना कर देता हूँ, ये मेरा डन, ठीक है। क्या हुआ, ये बाहर क्लिक किया तो आप नोटिस करिए 1 2 3 4 5 सेम साइज के, सेम हाइट, सेम विड्थ के मेरे पास 5 रेक्टेंगल बन के आ गए और उनके बीच में
20 पिक्सल का गैप ऑटोमेटिकली इसने सेट कर दिया। हुआ क्या, हुआ सिंपल सा फंडा ये है कि कई बार आप कोई शेप बनाते हो, वो शेप आपने कंप्लीट कर दिया, फिर आपको सेम साइज का बराबर गैप के साथ वो शेप कंटिन्यूसली फॉर्मेट में आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप क्या कर सकते हो, उसको सेम कॉपी पेस्ट आपको करना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या करो, उसको कॉपी करो, दोबारा बनाओ, या फिर आप उसको रेक्टेंगल की हेल्प से दोबारा क्रिएट करो, यानी कॉपी पेस्ट करो या क्रिएट करो, बेमतलब का टाइम वेस्ट। सिंपल है, रिपीट ग्रिड में क्लिक किया, ऑटोमेटिकली मेरे जो ग्रिड है वो ऑटोमेटिकली मैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बना सकता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं इसको वर्टिकली डाउन करता हूँ, जरा सा नोटिस करिए, 20-20 पिक्सल के गैप से ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे ग्रिड बन के आ गई। हाँ, ये थोड़ा मुझे ध्यान देना है कि मुझे हाफ में नहीं छोड़ना है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा। तो ये मैंने बना दिया और इस सिंपल से ग्रिड, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 4/3 की मैट्रिक्स बन गई पूरी कंप्लीट। तो मेरा 1 2 3 4 5 ऐसे 15 मैट्रिक्स, 15 रेक्टेंगल अपने आप बन गए, जिनकी सेम साइज थी, सेम विड्थ थी, सेम हाइट थी, गैप भी इक्वल रहे, तो मुझे ज़्यादा उनको अलाइनमेंट करने की भी नीड नहीं पड़ी। जनरली ये आपने कई बार वेबसाइट के अंदर गैलरी से सेक्शन देखा होगा, या फिर आपने सर्विस पैनल देखा होगा, तो वहाँ पे कई सारे सर्विसेज एक बार में शो होती है, तो उस केस में आपने एक पैनल बना दिया और उसको रिपीट कर दिया, ऑटोमेटिकली आपका काम ईजी हो जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे फीचर्स है इसके अंदर जो आपके काफ़ी हेल्प करते हैं, और काफ़ी सारे फीचर्स आपको जो आपका टाइम है वो बचाते हैं। देखिए, कायदे से एक टाइम ऐसा था कि जब एडोब फोटोशॉप के अंदर वेबसाइट की डिज़ाइन, आपकी एप्लीकेशन की डिज़ाइन, मतलब यूआई उसमें भी बनती थी, बट जो XD इंट्रोड्यूस हुआ उसमें कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे फीचर आने लगे जो आपका एक तो टाइम कम करता है, दूसरा क्लाइंट को एक्चुअल रियल फील कराता है कि वेबसाइट का लुक कैसा आएगा इन द फ्यूचर। तो काफ़ी सारी कमियां जो फोटोशॉप में कमी नहीं थी, बट रिलेटेड टू UI UX फील्ड के अकॉर्डिंग जो कमियां थी वो सारी यहाँ पे कवर हो गई। प्रैक्टिकल में ऑब्वियसली और अच्छे से समझेंगे, बट ये फीचर आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने उसको पहले इंट्रोड्यूस किए। नाउ फाइन, अब मैं अगेन क्या करता हूँ, एक शेप लेता हूँ। ठीक है, शेप लिया तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है ऐड, दूसरा है सब्ट्रैक्ट, तीसरा इंटरसेक्ट, और चौथा है मेरे पास एक्सक्लूड ओवरलैप। ये क्या चीज़ है, मैंने एक शेप बनाया और ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये दूसरा शेप बना रहा हूँ। सिंपल सी बात है, दो मैंने शेप बनाए और इन दोनों को मैंने किया कि शेप बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं रेक्टेंगल को ही शेप रिपीट कर रहा हूँ। अब इन दोनों को मैंने आपस में क्या किया, सेलेक्ट किया। तो मैं जब ऐड पे क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे जो इंटरसेक्ट वाला पार्ट है उसकी बॉर्डर हट गई और ये आपस में मर्ज हो गए, यानी ऐड हो गए। कंट्रोल Z से आप अंडू कर सकते हैं। अगेन देखिए, ये मेरा एक रेक्टेंगल है, ये मेरा दूसरा रेक्टेंगल है, और इसके अंदर जैसे ही मैं ऐड वाले पे क्लिक करता हूँ दोनों लेयर आपस में, यानी दोनों आइटम आपस में सेलेक्ट होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए, यानी आपस में कनेक्टेड हो गए। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरे में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो कॉमन एरिया है वो तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन बाकी वाला हिस्सा जो है वो पूरा पूरा हट जाएगा। ठीक है, ये अभी भी इस आइटम का पार्ट है, जब मैं अनसेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली दोबारा आ जाएंगे, बट ओवरऑल ऐड में दोनों मर्ज हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, कॉमन एरिया को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन हाइड हो जाएगा। ठीक है, कई बार डिजाइन बनाने में काफी हेल्प मिलती है, तो ईजी हो जाता है कि पूरा कंप्लीट हिस्सा नहीं चाहिए, लिमिटेड हिस्सा चाहिए, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होके ईजी गोइंग हो जाता है। फाइन, इंटरसेक्ट वाला मेरे फेवरेट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दो आपस में शेप्स होते हैं या फिर कई सारे आइटम्स होते हैं, उनका सिर्फ इंटरसेक्ट एरिया ही मुझे चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो कॉमन एरिया था वो सिर्फ दिखाई दे रहा है, बाकी सब कंप्लीटली हाइड हो गया। सेम एक्सक्लूड के अंदर क्या होता है कि कंप्लीट जो होता है पूरा पूरा पोर्शन आपको दोबारा दिखाई दे देता है। जनरली ऐड और इंटरसेक्ट वाला ज्यादातर काम आता है, कभी कभी सब्ट्रैक्ट वाला भी काम आ जाता है, एक्सक्लूड थोड़ा सा लिमिटेड काम आता है, बट क्रिएटिव वाला का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल पोर्शन ये है आपका, ये 4 ऑप्शन है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, इन रेक्टेंगल को और इजी गोइंग बना रहे हो या और अलग तरीके का नया ही लुक का शेप क्रिएट कर रहे हो। फाइन, तो ये मेरे पास हो गया, इनको कहते हैं यूनियन। ओके, ये जो फीचर है इनको यूनियन कहा जाता है। फाइन, तो अब ये मेरा फीचर हो गया। अब मैं एक और शेप बनाता हूँ। अगेन जब मैं एक रेक्टेंगल और बना रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कंपोनेंट आ गया। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पे स्किप करूंगा,
क्यों करूँगा? देखो सिंपल सी बात है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको पूरे रेक्टेंगल जो टूल है उसके अंदर जितने भी राइट हैंड साइड में जो फीचर्स आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंपल, ताकि आप आगे जाके जब प्रैक्टिकल करो तो और इजी गोइंग चीज़ें हो जाए और आपको वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। डायरेक्टली मैं बोलूँगा कि देखो मैंने ये शेप बनाया, इसको ग्रिड किया, इसको ये किया, वो किया, शायद कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो बेटर है कि पहले फीचर समझ लें फिर प्रैक्टिकल मंगाएंगे। बट इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो प्रैक्टिकल के टाइम समझना ही बेटर रहता है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब तक विजुअलाइजेशन नहीं हो जाता तब तक फीचर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो पर्सनली मैं क्या करूँगा, कुछ एक आधे फीचर को यहाँ पे स्किप करूँगा जो मैं प्रैक्टिकल के टाइम समझाऊंगा जरूर, टेंशन नहीं है, बट एक एक करके आके समझाऊंगा, ठीक है। जैसे अभी मैं मूव टूल नहीं पढ़ा सकता था पहले, क्योंकि मूवमेंट कराने के लिए मेरे पास कुछ शेप होने चाहिए। अब मैं कायदे से कोई डिज़ाइन ले लेता, उसको मूवमेंट कराता, थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो पहले कुछ क्रिएट करते हैं फिर उसका मूवमेंट कराते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मूव टूल नेक्स्ट लो। ठीक वैसा ही इसमें कुछ फीचर मैं आपको प्रैक्टिकल के टाइम ज़्यादा ही समझाऊंगा तरीके से, ताकि आपके लिए ईजी गोइंग हो जाए। फाइन, तो ये मेरा पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना है, तो इसको स्किप करके मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाले एरिया में आ जाता हूँ। ट्रांसफॉर्म वाले एरिया के अंदर सिंपल सा है, वैसे तो आप ये जो इसके अंदर देखिए एंकर पॉइंट जो है, ये जो एंकर पॉइंट है, ये देखो आपको कॉर्नर पे जो राउंडेड सर्कल दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं एंकर पॉइंट, ठीक है। तो इन एंकर पॉइंट की हेल्प से आप इनको रीसाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी आपको राइट हैंड साइड में एक फीचर दिया गया है कि आप इसकी जो विड्थ है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे 500 का एग्जैक्ट विड्थ का मुझे रेक्टेंगल चाहिए, 500 पिक्सल की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो साइजेस जितनी भी आएंगी वो सब पिक्सल्स में बात होगी, ठीक है। पिक्सल्स के बारे में ऑलरेडी डिटेल में जान चुके हैं, नहीं पता तो हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ। ये मेरी जो पूरी स्क्रीन है, यानी मेरी जो ये लैपटॉप की पूरी स्क्रीन है, इसका जो रिजोल्यूशन है 1920 विथ में है, 1920 यानी 1920, ठीक है। तो इतने ये छोटे छोटे पिक्सल्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा वो जो आपकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में जितने पिक्सल होते हैं उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। वेबसाइट के केस में जब आप कोई भी इमेज अपलोड करते हैं या कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वो बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए, ताकि वेबसाइट का जो लोड टाइम है वो बहुत ज़्यादा ना होना चाहिए, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड साइज़ की जो इमेजेस हमें चढ़ानी होती है वो हम चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम जो वो साइजेस लेते हैं वो पिक्सल्स में लेते हैं। तो हमारी जो स्क्रीन है 1920 की जो स्क्रीन है उसके अंदर सिंगल जो पॉइंट्स है यानी सिंगल यूनिट है वो पिक्सल के नाम से, यानी मेजर, जैसे इंचेस होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, वैसे स्क्रीन की साइज को नापने के लिए पिक्सल्स यूज आते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझ लीजिए कि आपकी स्क्रीन की साइज की जो सिंगल यूनिट है वो 1 पिक्सल के बराबर होती है, और उन्हीं पिक्सल की को यूज़ करते हुए हम यहाँ डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 500 पिक्सल विथ का मैंने यहाँ पे क्या किया, विथ बनाई, और हाइट मैं चाहता हूँ कि एक काम करते इसको 400 पिक्सल्स की हाइट कर देते हैं। तो विथ और हाइट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा एक्स और ये जो वाई डायरेक्शन दिया हुआ है, एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर क्या होता है कि ये जो आपका आर्ट पोर्ट है, ये कॉर्नर में ये जो कंप्लीट बैकग्राउंड में आर्ट पोर्ट है, इसकी एक्स से डायरेक्शन कितनी, मतलब एक्स, आपने ग्राफ जनरली मैक्स में ग्राफ वगैरह देखा ही होगा, एक्स एंड वाई करके ग्राफ जो होता है, ठीक वैसा ही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लेफ्ट कॉर्नर से यानी आर्ट बोर्ड के लेफ्ट कॉर्नर से 200 पिक्सल का गैप हो। तो मैंने 200 में गैप कर दिया, तो यहाँ पे 200 पिक्सल का गैप हो गया। ठीक वैसे ही मैं वाई डायरेक्शन से यानी कि टॉप से चाहता हूँ कि टॉप कॉर्नर से इसका जो गैप हो मान लो 300 पिक्सल का हो, तो 300 पिक्सल का गैप आ गया। जनरली आपको जैसा फीचर चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हैं, पता सब होना चाहिए। देखो हर चीज हर समय यूज आए ऐसा जरूरी नहीं, बट पता सब होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको लिया। अब मैं इसकी जो हाइट है वो एक मिनट के लिए 300 कर देता हूँ, ताकि मैं रोटेशन थोड़ा समझा सकूँ। ये सिंपल सा रोटेशन है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं इसको 25 डिग्री कर देता हूँ तो ये रोटेट हो रहा है, ये सिंपल है। जो आप मैक्स में जो रोटेशन यूज़ करते हैं ठीक वैसे, इसमें कुछ तामझाम नहीं है। अगर मैं इसको 90 कर देता हूँ तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। अगर मैं इसको मान लीजिए 270 कर देता हूँ तो ये 270 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, कि 270 बराबर ही हो गया। मान लीजिए 65 पे कर देता हूँ तो ये 65 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये रोटेशन का इसमें कुछ तामझाम ऐसा है नहीं, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। पोर्शन है ये वाला पोर्शन, ये मैं आपको अगेन प्रैक्टिकल के टाइम समझाऊंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अलाइनमेंट और आपकी जो डिज़ाइन है उसको लेके आ जाता है। तो ये कुछ फीचर मैं यहाँ पे स्किप करूंगा। सेम
फिक्स पोजीशन वाला जो है वो भी मैं आपको स्किप करूंगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म में अभी अपन क्या करते हैं, साइजेस और डिग्री और इनको समझ रहे हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर आता है एक पोर्शन क्या आ रहा है, रेस्पॉन्सिव रीसाइज। हालांकि ये जो फीचर है मेरा, ये फीचर कहीं ना कहीं मेरा प्रैक्टिकल के साथ ज़्यादा मजा आएगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ मैं समझाता हूँ। कैसे समझाता हूँ, जरा नोटिस करिएगा, मैं अभी एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, सिंपल सा एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, और रेक्टेंगल बनाते समय मेरा जो रेस्पॉन्सिव रीसाइज है ये मेरा एक्टिव है। ठीक है, अब इसी रेक्टेंगल के अंदर मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया, वो भी मेरा रेस्पॉन्सिव रीसाइज के अंदर सेट है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक तीसरा रेक्टेंगल बना रहा हूँ, मतलब मैंने 3 रेक्टेंगल बनाए, जिसमें एक मेन है, एक लेफ्ट में है, और एक मेरा क्या है, राइट हैंड पोर्शन में। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों को आपस में सेलेक्ट कर रहा हूँ। फाइन, सिंपल सी बात है। अब जरा नोटिस करिएगा, यहाँ पे ये करीब मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, ये मान लीजिए 30 पिक्सल का गैप है। अंदर के जो लेफ्ट हैंड साइड में रेक्टेंगल है उसके बाहर के रेक्टेंगल साइड में एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 30 पिक्सल का गैप है, और ये जो राइट हैंड साइड का जो रेक्टेंगल है वो बाहर के रेक्टेंगल के मान लीजिए 10 पिक्सल का गैप है। समझाने के लिए एग्जैक्टली कितना मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ समझाने के लिए। ठीक है, तो जरा आप नोटिस करिए, मैं इसको बाहर वाले रेक्टेंगल को मैं कर रहा हूँ रीसाइज। तो आप नोटिस क्या करेंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा, एक हल्की सी वॉयलेट कलर की यहाँ पे लाइन बन के आ गई। आप नोटिस करिए, लेफ्ट वाला रेक्टेंगल हो चाहे राइट वाला रेक्टेंगल हो, इन दोनों में जो लेफ्ट एंड राइट में जो गैप है वो फिक्स हो गया, यानी कि उसको उसने छेड़छाड़ नहीं करी। लेकिन मैं क्योंकि बड़े वाले रेक्टेंगल को रिसाइज कर रहा हूं, तो वो इनके बीच का गैप बराबर कर रहा है, या फिर मतलब बड़ा कम रहा है। लेकिन इंटरनल जो है मेरे पास जो शेप्स हैं या फिर रेक्टेंगल हैं, उनकी भी रिसाइज वो नहीं कर रहा है। सिर्फ क्या, किसकी रिसाइज हो रही है, सिर्फ आउटर वाले की रिसाइज हो रही है, यानी आउटर वाला जो रेक्टेंगल है उसका रिसाइज हो रहा है, लेकिन इंटरनल वाले का नहीं हो रहा है। यहीं पे अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, और अब अगर मैं इनको आपस में सेलेक्ट करके रिसाइज करता हूँ, क्योंकि मैंने तीनों लेयर सेलेक्ट करी है, इसलिए तीनों को तीनों रिसाइज हो रहे हैं। जरा नोटिस करा आपने, यानी कि सिर्फ बाहर वाला अगर मैं रेस्पॉन्सिव ग्रिड पे यानी रेस्पॉन्सिव रिसाइज पे सेलेक्ट करके रखता, तो अंदर के एलिमेंट्स को रिसाइज नहीं करता, बस वो आपस में एडजस्टमेंट कर देता। लेकिन बाहर जैसे मैंने उसको अनसेलेक्ट किया, वो तीनों के तीनों आपस में क्या हो गई, रिसाइज हो गई। सेम फीचर आप वर्टिकली भी करते तब भी सेम फीचर काम आता, गैप वो उतना का उतना ये क्या करता, मेंटेन करता। ठीक है, सिंपल सी बात है इसमें। अब ये कब काम आता है, ऑब्वियसली जब आप वेबसाइट बनाते हैं, इसको प्रैक्टिकली, इसलिए मैंने कहा कि ये प्रैक्टिकली भी समझना सही रहेगा और ऐसे भी समझना सही रहेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं मान लो WS Cuptech की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ समझाने के लिए अभी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये किया, राइट हैंड क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, ठीक है, और ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव वाला पोर्शन मैंने ओपन कर दिया। तो एक तरफ मेरे पास मोबाइल रेस्पॉन्सिव की जो साइज है वो है। डेस्कटॉप के अंदर क्या होता है, अपने पास एरिया काफ़ी अच्छा होता है, तो आप उसके अंदर जो भी एलिमेंट या आइटम बनाते हैं वो आप 1 बाय 1 करके हॉरिजॉन्टली बनाते हैं। बट मोबाइल में होती है साइज कम, तो उसकी वजह से जो हिस्सा जो हिस्सा हॉरिजॉन्टली आप सेट करते हैं उसको वो वर्टिकली ले लेता है। मैं यहाँ पे दोनों तरफ WS Cuptech की वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप को मैं जरा सा एक पोर्शन दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे। हाँ, अब देखिए, सिंपल सा देखिए, यहाँ पे ये मेरा डेस्कटॉप की साइज में है और ये मेरा मोबाइल में कैसा दिखेगा वो है सिंपल। तो यहाँ आप नोटिस करिए, ये जो एक आइकन है, ये जो एक इमेज है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे टेक्स्ट है, एंड मेरे पास क्या है, 2 बटन्स है। ठीक है, तो मेरे पास एरिया इतना था कि मैं इन दोनों को आपस में ऐसे सेट कर सकता था। लेकिन जब मैं यहाँ पे मोबाइल में आता हूँ, तो मेरा जो राइट हैंड पोर्शन वाला जो इमेज है उसको कर दिया ऊपर, और मेरा जो लेफ्ट हैंड पोर्शन वाले जो टेक्स्ट है उसको कर दिया नीचे। ठीक है, तो हो क्या रहा था, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली एरिया नहीं आके अब ये वर्टिकली हो गया। अब मैं सिंगम वाली स्टाइल नहीं कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा मत समझिएगा, बट समझाने के लिए क्या हो रहा है, पॉइंट ये हो रहा है कि डेस्कटॉप में एरिया बड़ा होता है तो सब कुछ चीज़ें क्या होती है, हॉरिजॉन्टली सेट होती है। जैसा कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं, एक मेरी इमेज है और एक मेरा टेक्स्ट है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ मोबाइल में आके कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाती है।
सिंघम। चलो, तो ओवरऑल पॉइंट क्या आ जाता है कि ये रेस्पॉन्सिवनेस हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मोबाइल में आपकी डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से दिखाई दे, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये जो टूल है वो हेल्प कर देता है। तो वो प्रैक्टिकली हम ज़्यादा अच्छे समझेंगे, बट अभी के लिए आपको ये आइडिया तो लग गया कि इस फीचर का काम क्या है। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेरा यहाँ पे रेक्टेंगल वाला पोर्शन हो गया। तो अगेन मैं इसको एक और रेक्टेंगल बना देता हूँ और बाकी पोर्शन पे थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ। बाकी पोर्शन को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इनको एक बार के लिए स्किप करके सीधा यहाँ पे आता हूँ। पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसका कलर फिल कर देता हूँ, फिल यानी इंटरनल कलर। ठीक है, अभी इसका इंटरनल कलर मैं कर देता हूँ रेड। इसमें कुछ तामझाम है नहीं, यहाँ पे आप इसका शेड यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा समझने के लिए देखो, ये क्या है, कलर पिकर। कलर पिकर में ये जो बार आपको दिखाई दे रही है इसको कहते हैं ह्यू बार। सिंपल। तो ये जो ह्यू बार है इसमें मल्टीपल कलर्स है जिसको आप अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जो इनका कलर है, इनका सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस को देके आप कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे से राइट हैंड साइड में जाएंगे वाइटनेस यानी ये थोड़ा ब्राइट होता जाएगा, और बॉटम में जाएंगे तो ये थोड़ा डार्क होता जाएगा। तो ये इसमें ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, आपको दिखाई ये क्लियर दे रहा है। और मैं कलर कोड और उनमें टेक्निकली अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि इसके लिए मैं सेपरेट पॉइंट लूँगा। बट क्योंकि बचपन से आप कलर पिकर यूज़ करते आ रहे हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में यूज़ कर रहे हो या अदर सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, तो अभी आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि हो क्या रहा है। तो ये जो आपका कलर पिकर है, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो अपने अनुसार। इनको ट्रांसपेरेंट कितना भी चाहो कर सकते हो आपकी सुविधा अनुसार। क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है, इसलिए इसको जितना ट्रांसपेरेंट किया बैकग्राउंड का कलर व्हाइट जो है वो दिखाई दे दिया। बट अभी के लिए इसको मैं पूरा डार्क कर देता हूँ। हेक्स कलर कोड, ये कुछ कलर कोड है जो जनरली आपके डेवलपर्स, जो वेबसाइट डेवलपर या एप्लीकेशन डेवलपर है, उनके काम के हैं। बट अभी इन पॉइंट पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसको मैं सेपरेट कलर पिकर पे एक वीडियो बनाऊंगा ताकि कलर कोड कौन से लेने चाहिए, कॉन्ट्रास्ट, काफ़ी मतलब एक जो कलर साइंस होता है ना, उसको मैं सेपरेट समझाऊंगा ताकि वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कलर जो है अपने सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक वैसा ही अगर मुझे बॉर्डर देनी है तो मैं बॉर्डर का कलर भी दे सकता हूँ। मैं रेड के ऊपर मान लीजिए ग्रीन कलर का एक बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं डार्क ग्रीन जरूर यूज करूंगा। ठीक है, एंड इस बॉर्डर की साइज मुझे देनी है, मान लो मैंने दे दी 10 पिक्सल। सिंपल सी बात है, कलर मैंने फिल किया, अंदर का कलर फिल, बॉर्डर का कलर जिसको स्ट्रोक भी कुछ लोग बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी साइज मैंने 10 पिक्सल कर दी है। अगर मुझे ये डैश की फॉर्मेट में चाहिए तो मैंने कहा यार एक काम करो, इसमें 10 डैशेस की फॉर्मेट में आप इसमें क्या कर दीजिए, जो डैश है उसकी जो साइज है 10 पिक्सल का जो डैश है उसकी बॉर्डर में कर दीजिए। मैं सॉलिड भी कर सकता हूँ बॉर्डर को और डैश की फॉर्मेट में कर सकता हूँ। बट अगर मुझे डैश की जो डैश बॉर्डर है उसकी साइज बढ़ानी है तो मैं उसको 20 कर देता हूँ। तो आप नोटिस करेंगे जो ये डैशेस बने हुए हैं बॉर्डर में, इनकी साइज बढ़ रही है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो डैश है इसकी साइज आपकी बढ़ रही है। अगर इसको मैं कर देता हूँ 30, जैसे ही मैंने इसको 30 किया तो ये जो डैश है इसकी साइज बढ़ रही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 60। तो आप नोटिस करें ये डैश की साइज अगेन बढ़ गई। अब ये जो डैश है इनका आपस में गैप कितना होना चाहिए, तो अभी देखिए 60 का गैप ऑटोमेटिकली ये ले रहा है। बट मैं चाहता हूँ नहीं, 60 का गैप नहीं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपस में ये डैश फॉर्मेट में अच्छा दिखे, तो मैंने इसको 30 कर दिया। तो ये आपस में जो डैश का गैप है उसको भी मैं मेंटेन कर सकता हूँ। तो बॉर्डर की साइज, बॉर्डर में अगर मुझे डैशेस बनाने तो वो, और अगर मुझे उनके बीच का गैप भी मेंटेन करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अब आप कहोगे कि कुछ लोग जिनको फोटोशॉप अगर आइडिया हो तो वो कहेंगे कि डॉटेड अगर मुझे बॉर्डर बनानी हो तो कैसे बनाऊं। तो डॉटेड बॉर्डर सिंपल से डैश की साइज जो है वो काफ़ी कम कर दो, अप्रोक्स 5 पिक्सल कर दो। ठीक है, और गैप जो है वो आप अप्रोक्स अगेन इसको भी 5 पिक्सल कर दो। तो एग्जैक्टली डॉटेड तो नहीं बन के काफ़ी पास में वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपनी आ गई। हालांकि इसको थोड़ा और एलोबरेट करेंगे बट अभी के लिए आपको समझाने के लिए काफ़ी हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर की भी मैंने यहाँ पे बात कर ली। अब कम टू द पॉइंट, अगेन इस वाले पोर्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे ब्लेंड मोड, देखो ब्लेंड मोड अगर जो लोग फोटोशॉप के वीडियो देख के आ चुके हैं, ब्लेंड मोड को आपको पता है एक छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको सेपरेट लेना ही बेटर रहेगा क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं इनका इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया जा सकता है, यानी इतना बड़ा रोल प्ले करता है। हर किसी को आता भी नहीं है,
उसकी वजह दो हो सकती है। पहली वजह ये हो सकती है कि ये ज़्यादा यूज़ नहीं आते हैं, यानी कि अगर आप इसको फोटोशॉप में देखो तो बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एडोब एक्सडी के अंदर इतने यूज़ नहीं आ पाते, ठीक है। तो बट क्योंकि क्रिएटिव सॉफ्टवेयर है, आप अपने डिज़ाइन को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। मैं देखो, इस पूरी सीरीज़ का फंडा एक सिंपल होगा कि आप अपने किसी भी फीचर को यूज़ करो अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन आपको पता सबके बारे में होना चाहिए। भले यूज़ बाद में करो या नहीं करो, पता सबके बारे में होना चाहिए। तो ठीक वैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है ब्लेंड मोड। इंडिविजुअल ग्रुप जो इनके बने हुए हैं, यानी कि ये अगर मैं 3 पोर्शन की बात करूँ, इसको कहते हैं डार्कन ग्रुप, ये लाइटन ग्रुप, ये कॉन्ट्रास्ट ग्रुप, ऐसे ये ग्रुप बने हुए हैं। इनके इंडिविजुअल वीडियो भी बनाए जा सकते हैं, बट क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं आते इसलिए इनके बारे में हर किसी को नॉलेज नहीं होती है। दूसरा, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं आते, हर किसी को नॉलेज नहीं होती, तो वो अपने जूनियर्स को इनको बताते नहीं है, तो वो वाला पोर्शन हो जाता है। बट हम सब पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा लेटर ऑन करेंगे, फाइन। अब ओपेसिटी सिंपल सी, आपके जो रेक्टेंगल है या जो शेप है उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा करने वाला ही पोर्शन है। आप उसको फिल में कम ज़्यादा करना चाहते हैं, देखो एक क्वेश्चन क्या आ जाता है कि फिल में आपने ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी, फाइन, लेकिन बॉर्डर में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़े, यानी आपका बॉर्डर उसी सॉलिडनेस के साथ, मतलब जो कलर है कॉन्ट्रास्ट के साथ यूज आ रहा है। अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, तो आप नोटिस करिए बॉर्डर में कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं आई, अंदर के फिल में ट्रांसपेरेंसी आई। ठीक इसके उलट, अगर आप यहाँ पे फिल को एकदम डार्क कर देते हैं और बॉर्डर में आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं, तो सिर्फ बॉर्डर में ट्रांसपेरेंसी आई, सिंपल। लेकिन जब आप ओपेसिटी को यूज करेंगे तो ये कंप्लीट आइटम या फिर कह दो लेयर को ट्रांसपेरेंट करेगा आपके अकॉर्डिंग, यानी जितना आप उसको परसेंटेज सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट करेगा पूरे आइटम को। 0% यानी पूरा गायब कर देगा, 100% यानी पूरा सॉलिड कर देगा। तो आपके इनके बीच का या जो भी आपको परसेंटेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इस आइटम की ट्रांसपेरेंसी बढ़ा या कम कर सकती है। जनरली उस तरीके से काम आता है कि एक आपको कुछ लिखना है या कोई लेयर आपको दिखानी है, लेकिन उसके पीछे का भी पोर्शन आपको थोड़ा थोड़ा विजिबल कराना है, तो ओपेसिटी जनरली वहाँ यूज आ जाती है। तो फीचर वाइज तो हम अच्छे से इसको समझ रहे हैं, बट प्रैक्टिकली के साथ इसको और एनहांस करेंगे, यानी और बेटर बनाएंगे इसको, ठीक है। तो ये जनरली बॉर्डर के रिलेटेड है। यहाँ पे अलग अलग बॉर्डर के स्ट्रोक दिए हुए हैं। इन बॉर्डर को देखो किस तरीके से आ रहा है। एक आ रहा है आपके, देखो ये मेरा शेप था यानी रेक्टेंगल था, इसके अंदर की तरफ बॉर्डर बननी चाहिए। दूसरे वाले पोर्शन में देखो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ बॉर्डर बन रही है। तीसरे वाले पोर्शन में आधी अंदर और आधी बाहर। तो ये मतलब आपकी जो बॉर्डर है या फिर कह दो स्ट्रोक है, उसकी पोजीशनिंग के बारे में आ रहा है। तो ये 3 जनरल है, बाकी अलग अलग तरीके के बॉर्डर्स हैं जो आपको अलग अलग जगह काम आते रहेंगे। तो देखिए जरा सा, अब मैं इसको थोड़ा क्या इस वाले पोर्शन को थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा। जो कॉर्नर है मेरा, हालांकि ये आप चीजें चेक खुद भी देख देख के उसको यूज कर सकते हैं, बट मेरा काम है बताना, तो मैं सब बताऊंगा आपको। तो आप नोटिस करिए ये जो कॉर्नर, आप इसको नोटिस करना। मैंने फर्स्ट वाले पे क्लिक किया तो देखिए एग्जैक्टली इसमें एकदम 90 डिग्री के एंगल से बन के आ गया। लेकिन सेकंड वाले पोर्शन को क्लिक किया तो थोड़ा सा राउंडेड शेप आया। थर्ड वाले पे गया तो एक स्ट्रेट डायगोनल शेप आया। तो ये कॉर्नर को थोड़ा शेप देने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग तरह के यहाँ पे आते हैं जो बॉर्डर की डिज़ाइन या शेप आप जैसी आपको पसंद है वैसे आप ले सकते हैं। जैसे ये 3 भी अलग अलग तरह के, डॉटेड में आ गया, इसको मैंने थोड़ा अलग तरीके से प्रोजेक्टिव गैप आ गया, ऐसे करके आप देखिए अपने हिसाब से इसको सुविधा अनुसार यूज़ करिए, सिंपल। तो अभी मैं पोर्शन पे आ जाता हूँ अगेन सॉलिड पे, और इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा कुछ बॉर्डर के साथ खेलने के कुछ फीचर्स हैं जो आप अपने सुविधा अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे देखिए एंकर पॉइंट की अभी हमने बात की थी, सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे ये वाला ऑप्शन भी आपको समझाना है, तो ये मैंने एंकर पॉइंट की बात की थी। लेकिन इन एंकर पॉइंट के साथ आप देखिए अंदर और एक रोटेशनल पॉइंट है। अब इसको नाम मैं रोटेशनल पॉइंट नहीं, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर जब मैं पॉइंट इसको लेके जाता हूँ, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया और मैं इसको अंदर की तरफ यानी एकदम इस शेप के सेंटर पॉइंट की तरफ खींच रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मेरा लेफ्ट क्लिक माउस का मेरा एक्टिव है अभी, तो मैं इसको जैसे जैसे देखो कर रहा हूँ, ये कुछ डिज़ाइन टाइप बन रही है। यानी हो क्या रहा है, बेसिकली मैंने रेक्टेंगल के कॉर्नर से मैंने इसको राउंडेड किया, या फिर ये कह दो रेडियस प्रोवाइड की, ठीक है। जो राउंड होता है ना, इसको हम टेक्निकली रेडियस बोलते हैं।
तो ये मैंने क्या किया, इनको रेडियस थोड़ा प्रोवाइड किया, तो जितना मैं इसको अंदर की तरफ ले रहा हूँ इसके जो कॉर्नर एजेस है वो कर्वी होते जा रहे हैं, यानी रेडियस इनको एक्स्ट्रा मिलती जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्जैक्टली शार्प 90 डिग्री के कॉर्नर नहीं चाहिए होते हैं, आपको थोड़ा उनमें रेडियस यानी राउंडेड चाहिए होते हैं, तो वो आप इसके कर सकते हैं। अगर बाई चांस ऐसा हो कि आप यहाँ से नहीं करना चाहते, लेफ्ट हैंड साइड फीचर से करना चाहते हैं, तो सिंपली देखिए यहाँ पे इसका एक पॉइंट है, यानी ये सेकंड नंबर पॉइंट है, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे टॉप, ध्यान रखिएगा घड़ी की सुई की तरह बात करेंगे, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि टॉप का कॉर्नर, सॉरी टॉप इस तरफ, लेफ्ट के साइड अगर मैं बात करूँ, ये वाला कॉर्नर टॉप राइट, सॉरी टॉप लेफ्ट, इसकी बात करूँ तो इसकी रेडियस मैं पर्सनली चाहूँगा मान लो 90 पिक्सल के रेडियस हो। तो देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ गया, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, फाइन। यहीं पे अगर मैं राइट टॉप कॉर्नर की बात करूँ तो इसकी मैं बात करूँगा, मेरे को चाहिए ये 0, अपनी सुविधा अनुसार समझाने के लिए ताकि आप समझ सकें। ठीक ऐसे ही बॉटम लेफ्ट राइट कॉर्नर की बात करूं तो ये थर्ड पोर्शन मेरा आ जाता है 0, और इसी कोई मैं यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर की बात करूं तो इसको मैं कर देता हूँ 90। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा इस तरीके का भी शेप बना सकते हैं कि इंडिविजुअल अगर मेरे को राउंड अपने सुविधा अनुसार देना है तो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे सारे के सारे नहीं चाहिए थे तो मैंने सबको 0 सेट कर दिया, ओनली टॉप लेफ्ट कॉर्नर को मैंने 90 पिक्सल का रेडियस दे दिया, सिंपल। तो इस तरीके से भी आप शेप बना सकते हो। हालांकि ये आप फीचर जो है राइट हैंड पोर्शन में इस रेडियस वाले फीचर को मूव टूल की हेल्प से बड़ी आसानी से कर सकते हो, बट क्योंकि अभी हम फीचर्स को अच्छे से समझना चाह रहे हैं इसलिए मैंने उस पॉइंट को आपको बताया ताकि कल को कोई दिक्कत ना आए, फाइन। तो ये सिंपल से आपके रेडियस करने के फीचर्स हैं और कुछ नहीं। और जब मैं इंडिविजुअली नहीं देख के एक ओवरऑल वापस से सेट करना चाहता हूं तो मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन को किया तो सेम रेडियस सब पे चारों तरफ अप्लाई हो गई, ठीक है। हालांकि मूव टूल्स और माउस से ये थोड़ा इजी हो जाएगा, बट यहाँ पे ये फीचर क्या काम आते हैं आपको पता होना चाहिए। कई बार मैंने अपने करियर में नोटिस किया है लोग XD में डिज़ाइन बनाते हैं और काफ़ी तरीके की और बहुत बढ़िया क्लासी डिज़ाइन बनाते हैं, मतलब उनकी क्रिएटिविटी आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा बहुत प्रोफेशनल डिज़ाइनर है, लेकिन बाई चांस अगर उनसे किसी फीचर के बारे में पूछ लिया जाए तो उनको पता नहीं। अब एक तरफ जरा, हालांकि इसको मैं गलत वे में मत लीजिए, बट एक पॉइंट मैं समझा रहा हूँ कि एक तरफ आपका एक्सपीरियंस है 3 से 4 साल, ठीक है, आप बहुत शानदार डिज़ाइन बना रहे हैं, लेकिन जूनियर आया और जूनियर ने बोला सर इस फीचर का क्या रोल है, फिर आपको मुझे पता ही नहीं, तो कितना वो थोड़ा ऑड सा फील हो जाता है, कितना वो ऐसा माहौल क्रिएट हो एनवायरनमेंट हो जाता है कि भाई क्या मतलब बताऊं इसको। क्योंकि देखिए आप एक्सपीरियंस तो लेते जाते हैं, चीज़ें समझते जाते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ाते जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपके जूनियर्स कल को आएंगे, कोई और बंदा आपका आएगा या कल को आपसे इंटरव्यू भी ले ले, सीख आपको आ गया, क्रिएटिविटी सब कुछ अच्छे से आ गई, लेकिन कल को कोई इंटरव्यूअर आ गया और उसने आपसे पूछ लिया ये फीचर किस काम का है और आपको पता नहीं, तब भी आप फंस गए। तो पॉइंट ये आ जाता है क्रिएटिविटी नॉलेज सब बढ़ाओ, लेकिन साथ में बेसिक फंडे भी ध्यान रखो ताकि कहीं फंसो नहीं, चाहे वो इंटरव्यू में ना फंसो, चाहे कोई जूनियर आपसे ना पूछ ले, कल को कोई सीनियर आपसे ना पूछ ले, कोई भी पोजीशन हो सकती है, इसलिए आपको उस तरीके से फीचर सारे पता होने चाहिए, फाइन। तो ये सारी चीज़ आ गई। अब यहाँ पे इनर शेडो, ड्रॉप शेडो और ये बैकग्राउंड ब्लर, नाम से हालांकि क्लियर हो गया, लेकिन इसको मैं प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। एक बार बताने के लिए कि इनर शेडो बेसिकली इसके अंदर की तरफ अगर मुझे शेडो देनी है तो वो इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर की साइड शेडो दे देगा, ड्रॉप शेडो इसके आउटर की तरफ शेडो दे देगा। तो ये इफेक्ट्स है कुछ जो आपके काम आ सकते हैं अपने डिज़ाइन को और क्रिएटिव करने में, बट इसको मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं कुछ भी बना के दिखाऊंगा, दिखने में वो थोड़ा ऑड सा लगेगा, लेकिन ओवरऑल वो काफ़ी, जब प्रैक्टिकल के साथ करूंगा तो काफ़ी क्लासी दिखेगा। थोड़ा क्या मेंटेलिटी भी होती है कि भाई फीचर तो समझ ले लेकिन इनका कोई इतना मतलब है कि नहीं है, बट प्रैक्टिकल के साथ वो जब क्रिएटिव दिखते हैं तो और अच्छे से इंटरेस्ट आता है। तो बेटर है कि इनको बेमतलब का मैं और कॉम्प्लेक्स बनाऊं। जितने फीचर आपको समझने चाहिए थे प्रैक्टिकल से पहले वो मैंने आपको सारे समझा दिए, अब जब प्रैक्टिकल करेंगे तब डिटेल में उसको अच्छे से समझेंगे। तो ओवरऑल ये आपका था रेक्टेंगल टूल जिसको अभी हमने समझा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिकल से पहले आपको जो फीचर समझने चाहिए वो समझाए, इंटरव्यू के हिसाब से या हर वो पॉइंट के हिसाब से आपको बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए,
उसके अकॉर्डिंग ये फीचर समझा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे यानी पूरा एक कॉन्सेप्ट या प्रोजेक्ट उठाएंगे, उसमें इन चीज़ों को एक एक करके अच्छे से डिटेल में यूज़ करेंगे, तब आप समझेंगे कि वाकई में ये फीचर कितने इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये था आपका एडोब XD का पहला टूल, रेक्टेंगल टूल। नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में हम मूव टूल्स और बाकी टूल की बात करेंगे, और इस वीडियो में ओवरऑल हमने कंप्लीट बात की रेक्टेंगल टूल के बारे में। शक्तिमान देखा है? 90s के किड हो या 2000 नियर बाय के किड हो तो पक्का शक्तिमान देखा होगा। टेंशन मत लो, शक्तिमान की बात नहीं करने वाला, लेकिन उसमें एक पॉइंट आता था, या फिर मुकेश खन्ना जी पूरे एपिसोड के बाद में लास्ट में क्या बोलते थे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो होता क्या था, वो छोटी छोटी बातें होती थी लेकिन उनका जो इम्पैक्ट होता था हमारी लाइफ में बहुत बड़ा होता था। ठीक है, तो ठीक वैसा ही यहाँ पे अगर आज की बात करूँ एडोब XD के अंदर, तो हम बात करने वाले एक छोटे टूल की यानी कि मूव टूल के बारे में, लेकिन इसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट हर फीचर के अंदर है। या फिर ये कहो कि जब भी आप एडोब XD में डिजाइन बनाते हैं तो बिना मूव टूल के आपका कोई डिजाइन नहीं बन सकती। इस मूव टूल में ज्यादा कुछ चीजें है नहीं, बट इस मूव टूल में कुछ एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो आपको शुरू से लेके एंड तक एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, इसलिए इस टॉपिक को अभी हमने रेज किया है। मूव टूल बेसिकली ऑलमोस्ट हर टूल के साथ यूज आता है। ऑब्वियसली इसके नाम से क्लियर हो गया होगा कि आप क्या करते हैं, किसी भी आइटम को एक से जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कराने के लिए काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट नहीं होता है, उसके अलावा भी छोटी मोटी चीजें होती है, साइड्स में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, एंकर पॉइंट के साथ खेलना होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी है बट कहीं जगह यूज आती है। तो इसलिए इस टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो में लिया गया। हालांकि मैं चाहता तो इस टॉपिक को मैं किसी और टूल के साथ मर्ज करके भी ले सकता था, बट पॉइंट ये है कि फिर जो पॉइंट वाली चीज है कि ये चीज शुरू से लेके एंड तक याद रखना है, वो शायद ना हो पाती, इसलिए छोटा सा वीडियो लिया है ताकि चीजें क्या है क्रिस्टल क्लियर हो वेरी बिगिनिंग से लेके। तो अभी मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली मूवमेंट कराना है, तो मुझे कोई एक शेप चाहिए होगा या कोई आइटम चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेक्टेंगल शेप यहाँ पे बना देता हूँ, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो रेक्टेंगल शेप के बारे में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देखिएगा, जिसमें हमने शेप भी बनाया है और राइट हैंड साइड में सारे के सारे फीचर्स के बारे में डिस्कस किया है। कुछ एक दो फीचर हमने उस समय स्किप किए क्योंकि वो सारे के सारे प्रैक्टिकल में ज्यादातर यूज जाएंगे, यानी उस समय वो ज्यादा क्लियर होंगे। अदरवाइज ऑलमोस्ट हमने सब कुछ वहां पे डिस्कस कर रखा है, तो इस वीडियो से पहले वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। फाइन, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा रेक्टेंगल शेप बनाया। अब इस रेक्टेंगल शेप को जैसे कि हमें पता है कि इसकी साइज वगैरह हम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, यही चीज मैं मूव टूल की हेल्प से कर सकता हूँ, जो कि फर्स्ट मेरा टूल आ जाता है जिसका शॉर्टकट है V। इसको सेलेक्ट टूल भी बोलते हैं, मूव टूल भी बोलते हैं। तो जनरली क्या है कि जो ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में होता है वो फोटोशॉप में भी काम करते हैं, वो इलस्ट्रेटर में भी काम करते हैं, वो XD में भी काम करते हैं। तो कई बार वर्डिंग क्या है मिसमैच हो जाती है। ठीक है, जैसे फोटोशॉप में जाओगे तो मूव टूल सेलेक्ट टूल बोलते हैं, तो मूव टूल भी इसको बोला जाता है। अब जैसे मैं बात करूँ आगे जाके टेक्स्ट टूल की, तो फोटोशॉप के अंदर टेक्स्ट टूल को टाइप टूल बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको डायरेक्टली टेक्स्ट टूल बोला गया, तो वो वोकेबुलरी वैसी हो जाती है। बट कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंपली एक मूव टूल है या फिर कह दो सिंपली एक सेलेक्ट टूल है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आइटम्स है उसको इधर उधर रोटेट भी इधर उधर मूवमेंट भी कराते हैं और भी कई सारी चीजें छोटी मोटी करते हैं, वो बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट टूल एक्टिव किया। सेलेक्ट टूल एक्टिव करने से मेरे को अगर इस रेक्टेंगल को इस आर्ट बोर्ड में या आर्ट बोर्ड के बाहर कहीं पे भी रखना हो, मैं बड़ी आसानी से इसको रख सकता हूँ। इवन मैं यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे अगर मैं जैसे भी इसको मूवमेंट करा रहा हूँ, जरा नोटिस करिए साइड बाय साइड मेरे पास कुछ गाइडलाइन भी साथ में चल रही है। देखो नोटिस करो, मैं जस्ट इसको क्या करता हूँ, जो ये मेरा रेक्टेंगल है इसको लेफ्ट एज से यानी आर्ट बोर्ड की लेफ्ट एज से मैं इसको एकदम टच करता हूँ, तो ये मुझे साइड बाय साइड क्या दिखा रहा है, टॉप से इसका कितना गैप है और बॉटम से इसका कितना गैप है। अगर ये सेंटर में आ जाता है, एग्जैक्टली सेंटर में आ जाता है इस पूरे आर्ट बोर्ड के, तो ये देखो इस तरह से अलग से ग्रिड लाइन बताता है। और साथ में मुझे क्या बता रहा है, राइट कॉर्नर में अगर आप नोटिस करो तो राइट कॉर्नर से ये कितना गैप रख रहा है वो तक इसने बताया। ठीक यही पोर्शन में अगर थोड़ा यहाँ पे बढ़ूँ तो मुझे यहाँ पे, अब जैसे मैंने टॉप और बॉटम से मैंने इसको सेंटर कर दिया, अब मैं सोच रहा हूँ इसी डायरेक्शन में मैं इसको यहाँ से भी सेंटर कर लूँ। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्टली पूरे आर्ट बोर्ड के अंदर इसको सेंटर में कर रहा हूँ। तो XD के अंदर एडवांटेज ये हो जाती है कि आप बड़ी आसानी से, हालांकि
फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में भी अब आपको इस तरह की गाइडलाइन मिल जाती है, पुराने वर्जन में नहीं मिलती थी, बट XD में शुरू से ही आपको इस तरह की गाइडलाइन मिल जाती है जिससे आप बड़ी आसानी से अलाइंड चीजें कर सकते हैं, यानी जो आइटम्स उसको बड़ी आसानी से अलाइन कर सकते हैं। आपको बार बार उसको प्रॉपर तरीके से सेट करने की नीड नहीं पड़ती है, तो इससे आपका काम बहुत ही आसान और स्मूथ हो जाता है। सिंपल। तो मूव टूल मूवमेंट करा, सेलेक्ट टूल मूवमेंट कराने के काम भी आ रहा है, साथ में हमें गाइडलाइन भी दे रहा है ताकि हमें क्रिस्टल क्लियर हो कि हमारा जो ये शेप है या रेक्टेंगल है या आइटम है वो किस पोजीशन पे अभी स्टे है। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। उसके अलावा जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में पेंट यूज करते थे, तो उसमें भी आप कभी कभी शेप बनाते होंगे और कई सारी चीजें आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बनाई होगी, तो वहां पे भी आप क्या करते थे, उन शेप्स को रिसाइज करते होंगे। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, जैसे मैं अगर इसको मुझे रिसाइज करना है तो मैं यहाँ पे डायगोनली रिसाइज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे वर्टिकली रिसाइज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रिसाइज कर सकता हूँ। ये जो जिस छोटे छोटे आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं कॉर्नर में और एकदम सेंटर पे, इनको कहते हैं एंकर पॉइंट। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर में एंकर पॉइंट है, इनकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने आइटम्स को रिसाइज कर सकता हूँ। ये ना केवल रेक्टेंगल में, बल्कि कल को मैं एक्लिप्स की बात करूंगा, ट्रायंगल की बात करूंगा, मैं लाइन टूल की बात करूंगा, इवन मैं पेन टूल से भी अगर कोई शेप बनाता हूँ उसकी बात करूंगा, तब भी ये सारे फीचर जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारे के सारे उनमें भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि इसका सेपरेट वीडियो बनाना थोड़ा सही रहता है। जिनको इजी लगता है वो बढ़िया बात है, जो एकदम नए हैं उनके लिए थोड़ा क्या स्मूथ रह जाता है पॉइंट कि अलग से एक वीडियो बना हुआ है सेलेक्ट टूल के ऊपर। फाइन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ी आसानी से वो रिसाइज कर रहा हूँ। लेकिन इसमें एक छोटा सा अगर मैं पॉइंट और ऐड कर दूं, छोटा सा क्या पॉइंट ऐड करूं, मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मेरा एंकर पॉइंट है उसको रिसाइज कर रहा हूँ। तो अभी शिफ्ट के साथ क्या फर्क है और ये मैंने शिफ्ट हटाया तो क्या फर्क आ रहा है वो आप नोटिस करिए। जब भी मैं बिना शिफ्ट प्रेस किए अगर इसको रिसाइज करता हूं, तो जिस तरह का मेरा माउस का मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसकी साइज चारों तरफ से कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली चारों तरफ से इक्वल साइज में इंक्रीज हो रहा है। आप नोटिस करिए, देखिए मैं चाहे किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे, मैं दाएं बाएं कैसे भी करूं, अगर ये चारों तरफ से इक्वल साइज में इंक्रीज हो रहा है। तो शिफ्ट के साथ आपको काफी सारी एडवांटेज मिल जाती है प्रॉपर तरीके से अपना एक जो शेप है वो बनाने के लिए। ठीक है, शेप बनाने के लिए या फिर उस शेप का प्रॉपरली रिसाइज करने के लिए वो भी आसान हो जाता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो मूवमेंट करा दिया, रिसाइज कर दी, फिर ये अंदर जो एजेस के अंदर जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं ये क्या काम आते हैं। देखो सिंपली जब आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो आप यहाँ से उसको एक रेडियस सेट कर सकते हैं, यानी उसके जो कॉर्नर है या जो एजेस है या जो पॉइंट है उसको क्या राउंड कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, या फिर आप कह दो रेडियस डाल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। तो वो चीज आप यहाँ राइट हैंड साइड फीचर से तो कर सकते हो, लेकिन अगर उसको मुझे माउस की हेल्प से करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉर्नर में मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा मैं इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचूंगा। जैसे मैं अंदर की तरफ खींच रहा हूँ, तो मतलब अंदर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, तो जैसे से मैं अंदर की तरफ कर रहा हूँ तो इसका के जो कॉर्नर्स है वो जो राउंड हो, जितना स्मूथ आपको चाहिए उतना आप इस जो पॉइंट है ये इसको आप अंदर की तरफ ड्रैग करते रहिए। अगर आपको इसकी रेडियस या राउंड जो है वो कम करनी है तो आप धीरे धीरे इसको वापस बाहर की तरफ कर दीजिए। सिंपली पॉइंट है, एकदम कॉर्नर में आ जाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एकदम 90 डिग्री के एंगल पे आपका ये पॉइंट सेट हो जाएगा। तो अभी आप नोटिस करिए, सिंपली अगर आपको राउंडेड कॉर्नर चाहिए तो आप इनकी हेल्प से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा चौड़ा काम नहीं है। फाइन, तो अपन ने तीसरा पॉइंट भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब पॉइंट ये आ जाता है कि ये राउंड वाली चीज तो चलो ठीक है, मैं एक बार इसको अगेन 90 डिग्री पे सेट कर देता हूँ, ये वाली चीज तो ठीक है। और क्या मूव टूल का काम आ सकता है, चलो सेलेक्ट टूल के थ्रू आपने मूवमेंट करवा दिया, आपने रिसाइज करवा दिया, आपने शिफ्ट के साथ भी रिसाइज करवा दिया, आपने इसकी जो कॉर्नर्स है उसको भी आपने कर्व बना दिया, यानी कि राउंडेड थोड़ा कर दिया। अब और क्या, अब और ऐसा है कि भैया आप जरा नोटिस करिए इस रेक्टेंगल के अंदर कितने एंकर पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने, 8 एंकर पॉइंट है। तो ये जो 8 एंकर पॉइंट है, जरा सा मैं क्या कर रहा हूं, इस फर्स्ट जो टॉप की लाइन है इस पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूं।
तो आपने डबल क्लिक पे नोटिस किया कि क्या हो रहा है, अब इसके ऊपर 4 एंकर पॉइंट है, 1 2 3 4। लेकिन साइड बाय साइड जैसे जैसे मैं एजेस पे जा रहा हूं तो ये एक एंकर पॉइंट इसके माउस के कर्सर के साथ ही मेरा चल रहा है। अब ये क्या चीज है, थोड़ा सा उसको ध्यान देते हैं। देखो, अगर मैंने किसी भी एज पे डबल क्लिक किया, एज कह दो, बॉर्डर कह दो, कॉर्नर कह दो, मैंने यहाँ पे क्या किया, जितने भी एंकर पॉइंट है उनके एक किसी भी बॉर्डर या एज पे मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया। यहाँ पे सेलेक्ट टूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कहीं पे भी डबल क्लिक करा तो 4 एंकर आए। अब मैं जैसे एक एंकर मेरा ऑलरेडी जो एक्टिव है उसको अगर मैं मूवमेंट करा रहा हूँ तो जरा नोटिस करिए क्या हो रहा है, मेरा पूरा का पूरा जो शेप है वो अपने आप में इसका जो इसका बिहेवियर है कह दो, या फिर इसका पूरा जो रेक्टेंगल है मेरा, वो किसी और शेप में एक तरह से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सेम चीज मैं अगर यहाँ से कर रहा हूँ तो आप नोटिस करिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि बकायदा इन शेप को कुछ इस तरीके से सेट किया है कि थोड़ा मतलब एक मेरा 2D टाइप बन रहा है, उसको मान लो एक ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल को मैंने थोड़ा इस तरह से टिल्ट कर दिया, तो जिस तरह से कॉर्नर दिखाई देते हैं ये ठीक वैसा ही लुक आने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इन एंकर पॉइंट की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, अलग तरीके से अपना शेप जो है उसको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार मॉडिफाइड भी कर सकता हूँ। यानी जरूरी नहीं कि आपने कोई शेप बनाया और आपको एक्जी ने क्या किया, शेप बना के दे दिया, तो आप अपने अनुसार उसको चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एंकर पॉइंट में चेंजेस कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, नो रॉकेट साइंस। अब मैं चाहता हूं कि जो सेंटर है यहां से भी इसका जो एंकर पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से हो जाए, सेंटर से ही इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो हल्का सा इसमें मेरे जो पहले रेक्टेंगल बनाया था वो कुछ और ही शेप बन के आ गया, ठीक है। तो आप अपने क्रिएटिव माइंड से अगर कल को कुछ डिफरेंट तरह का शेप बनाना चाहे with the help of select tool and rectangle tool and eclipse tool and line tool and triangle, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी रामायण नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखो बेसिकली जो मैं XD की बात करूंगा ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट से जरूर कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप उससे फेमिलियर है। बाकी इसमें पेंटिंग वेंटिंग नहीं करनी है। जब आप UI एंड UX की बात करते हैं तब कई बार ऐसे शेप्स बनाने पड़ जाते हैं जो डायरेक्टली इसके अंदर ना हो, तब आप अपना दिमाग यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग शेप्स बनाते हैं, ठीक है। चीज सिंपल सी है, फीचर बहुत आसान है, टूल बहुत इजी है, पूरा सॉफ्टवेयर बड़ा आसान है, लेकिन जो क्रिएटिव माइंड है वो आपका होता है। तो जितनी लगातार प्रैक्टिस करेंगे और हर फीचर के बारे में डिटेल में समझेंगे तो जाके कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी उस तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पे हम वही चीज कर रहे हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार जैसा भी इस शेप को मॉडिफाइड करना चाहे, जितने भी एंकर में मॉडिफाइड करना चाहे आप कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। आप देखिए मैं हर एक के बीच में अगर कुछ भी अगर सेट कर रहा हूँ, मतलब कोई बस एक मेरे को बस क्लिक करना है, जैसे इन दोनों एजेस के बीच में, इन दोनों एंकर पॉइंट के अंदर मेरे को एक और थोड़ा सा चेंजेस करना है, मैंने क्लिक किया और अपनी सुविधा अनुसार मूवमेंट किया, तो कहाँ पे मेरा ये रेक्टेंगल था और कहाँ पे मैंने ये इसको एक अतरंगी शेप बना के रख दिया। तो ये बेसिकली आपका बहुत ही कई बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, कई बार नए फीचर या नए शेप बनाने में काफी आसानी कर देता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और चीज, अब आप कहेंगे मैंने गलती से ये शेप बना दिया है, गलती से मेरे को ये एंकर पॉइंट हो गए, मुझे कम ज्यादा अभी भी अपने सुविधा न, चलो ऐड करना तो मैंने बता दिया, रिमूव कैसे करें, तो सिंपल से रिमूव है। जैसे ये मेरा एंकर पॉइंट सेलेक्ट है, मैंने डिलीट प्रेस कर देना है, पूरा पूरा एंकर पॉइंट हट जाएगा। जैसे ये वाला एंकर पॉइंट है, मेरे को डिलीट प्रेस करना है, ये एंकर पॉइंट हट गया। मेरे को जितना बार मैं डिलीट प्रेस करूंगा उतनी बार वो एंकर पॉइंट वहां से हट जाएंगे। अगर आप नोटिस करिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एंकर पॉइंट्स को अब हटा रहा हूँ, तो जो एंकर पॉइंट अभी एक्टिव है उसको मैंने बस हटाया, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट से वो जुड़ जाएगा। यहाँ पे एंकर पॉइंट डिलीट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जो उसके नियर बाय जो एंकर पॉइंट है वो आपस में क्या हो रहा है, स्ट्रेट यानी डायगोनल लाइन में, डायगोनल कह दीजिए, स्ट्रेट कह दीजिए, उसके अकॉर्डिंग सीधा एक बार कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी सुविधा अनुसार इनको सेट कर रहा हूँ। तो अगर आप नोटिस करें मैंने यहाँ पे बड़ी आसानी से एक रेक्टेंगल को एक अतरंगी शेप में कन्वर्ट किया और वापस उस अतरंगी शेप को मैं दोबारा रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और वो किससे है कर रहा हूँ वो भी जरा नोट के, एक हल्की सी ब्लू लाइन आपको दिख रही है जो इसको शो कर रही है कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो टॉप की लाइन मेरी ब्लू दिखाई दे रही है, यानी वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन
इसकी जो वर्टिकली लाइन जो आ रही है, अगर इस माउस कर्सर पॉइंटर के जो पॉइंटर है ब्लू कलर का, उसके नीचे की तरफ देखो तो वो लाइन डायगोनल आ रही है, उसको ये ब्लू नहीं कर रहा है। लेकिन थोड़ा अंदर की तरफ लूंगा तो आप नोटिस करेंगे ये इसको भी ब्लू कर देगा। तो अब ये दिखा रहा है कि पॉइंटर के जस्ट नीचे वाली जो लाइन वर्टिकली जा रही है और जो जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल जा रही है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने दोबारा एक अतरंगी शेप से दोबारा इसको रेक्टेंगल भी मैंने बड़ी आसानी से बना दिया। तो पॉइंट ये आ जाता है कि बस फीचर इजी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस आपको उसको समझने की देरी होती है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ये चीज कर दी। अब मैं कर रहा हूँ इसको एंटर, ठीक है, या मैं इसको कर देता हूँ बाहर, क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा शेप टूल बन गया। सिंपल सी बात है। जब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये दोबारा मेरा जो शेप था वो वापस एक्टिव हो गया और उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो भी इसके अंदर सेट करना है मैं आराम से सेट कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर आप नोटिस करें, क्योंकि मैंने क्या किया, पहले एक शेप बनाया था, उस शेप के अंदर मेरे को ऑप्शन था कि मैं उसके जो कॉर्नर है उसको अपने अनुसार जो उसके कॉर्नर है उसको मैं राउंडेड कर सकूं। लेकिन जैसे मैंने उस शेप में छेड़छाड़ करनी शुरू की या मैंने उसमें चेंजेस करने शुरू किए, अब मेरे पास राउंड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है विद द हेल्प ऑफ मूव टूल। और अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आऊँ और देखूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे भी वो फीचर गायब हो गया। अब मैं ये मेरा एक शेप नहीं रहा, अब ये मेरा बन गया पाथ। अब इसमें मुझे अगर रेडियस देनी है, कुछ और चीज करनी है, तो मैं पेन टूल की हेल्प से ये कर सकता हूँ। हालांकि पेन टूल जब आएगा तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल अब ये एक रेक्टेंगल शेप नहीं रहा, अब ये पूरा पाथ बन गया। पाथ मतलब ये 1 2 3 4 ये पूरा एक पाथ बन गया है। और इस पाथ में अगर और मॉडिफिकेशन मुझे करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपार्ट फ्रॉम एंकर पॉइंट ऐड और रिमूव करने के, कुछ कर्व देना है, कुछ और चीज सेट करनी है, तो मैं हेल्प लूंगा पेन टूल की। सिंपल बात है, ठीक है। तो अभी मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ और एक जो और एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं सीख लेता हूँ। मैंने अगेन एक क्या किया, रेक्टेंगल बनाया। इस रेक्टेंगल में मैं क्या कर रहा हूँ, मूव टूल की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कर्वरी बना रहा हूँ, यानी कॉर्नर से मैं इसको कर्विटा बना रहा हूँ। तो ये मैंने इसको हल्का सा कर्वी बनाया, ठीक है। अब इस कर्वी बनाने के बाद मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट टूल जो मेरा है उसमें मैं एजेस को क्लिक कर रहा हूँ। तो अब आप नोटिस करिए, देखिए जैसे जिस एज को मैंने क्लिक किया, अगर मैं देखो सेंटर एज को क्लिक कर रहा हूँ तो सिंपली जैसे पहले अभी अपन ने देखा था उसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन जब मैं एक कर्वी पॉइंट गया, यानी कि ये दो पॉइंट मेरे, ये दोनों के बीच में क्या है, जो एज है या पाथ है वो थोड़ा कर्वी है। तो कर्वी है तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो एक स्ट्रेट लाइन और मेरी सेलेक्ट होकर आ गई। चाहे मैं इस पे भी क्लिक करूंगा तब भी मेरे को एक लाइन दिखेगी। ये रिप्रेजेंट करता है इसके कर्वीनेस को, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करता हूं अपनी सुविधा अनुसार, आप नोटिस करिए मैं इस कर्व को भी छेड़छाड़ कर रहा हूं अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। तो अगर कल को आपको इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, ध्यान रखिएगा पहले मैंने कर्व दिया था, फिर सेलेक्ट टूल के थ्रू मैं ये सब कर रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर रहा हूँ। और अगर मान लो मुझे, जैसे मैंने ये एकदम सेंटर में किया, तो सेंटर में ये जो कर्व है, सॉरी ये मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखो इन दोनों के बीच में मैं एकदम सेंटर में इसको क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप नोटिस करिए एक स्ट्रेट लाइन इधर आ गई और एक स्ट्रेट लाइन इधर आ गई, यानी दो एंकर पॉइंट इसके साथ और जुड़ गए। ये वाला जो पॉइंट है वो इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों के बीच को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ से सिर्फ मूवमेंट कराता हूँ तो सिर्फ मेरा टॉप वाला जो कर्व था उसमें छेड़छाड़ हो रही है, और अगर मैं यहाँ से मूवमेंट कराता हूँ तो यहाँ पे मेरा बॉटम वाला देखो कर्व मूवमेंट करा रहा है। और आप नोटिस करिए हल्का सा एक अलग ही तरह का शेप बन के आ रहा है। हाँ, इस एंकर पॉइंट को मुझे कम ज्यादा करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ एज पर मेरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो फीचर है, अभी इसका कुछ मतलब कुछ अतरंगी शेप बन रहे हैं तो आप कहेंगे ये चीज क्या हो रही है, बट ये सारी चीजें आपको वेबसाइट के डिजाइन में, ये सारी चीजें आपको मोबाइल एप्लीकेशन के डिजाइन में, ये सारी चीजें आपको कई जगह रोल प्ले करती दिखाई देंगी जब हम प्रॉपर तरीके का एक प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसलिए इस फीचर को अलग से लेना जरूरी था। हालांकि इसको मैं किसी और टूल के साथ मिक्स करके बता देता, बट कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना एक अलग से हाईलाइट पॉइंट करना होता है, वो शायद ना हो पाता। देखो सब स्टूडेंट अपनी तरीके के होते हैं, कोई जल्दी समझता है, कोई देर से समझता है, किसी के समझने का तरीका अलग होता है। तो मुझे तो सबको कंबाइन लेके चलना है,
इसलिए मैंने अलग से इस वीडियो को ले लिया। तो सिंपल सी फाइन बात थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये देखो सारे एंकर पॉइंट अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, नो रॉकेट साइंस। ठीक है, तो ये अलग से एक कोई शेप बन के मेरे पास आ गया। तो सिंपल सी बात थी। अब ये मेरा शेप नहीं, सॉरी, मेरा ये पाथ बन के आ गया। तो ये था आपका सिंपली मूव टूल, जिसमें हमने एक मूवमेंट के अलावा बाकी कई सारी चीजें यानी कुछ चीजें और समझी, ताकि सेलेक्ट टूल का आप एक्चुअल में मतलब समझ पाओ कि सेलेक्ट टूल बेसिकली क्या काम आता है। इसको सिर्फ मूव टूल भी कह सकते हैं अगर सिर्फ मूवमेंट हो रहा होता, लेकिन मूवमेंट के अलावा 2-3 चीजें छोटी छोटी और है जो इसके साथ भी चल रही है। एंड ऑफ कोर्स ये टूल कई जगह अलग अलग तरीके से रोल प्ले करेगा। अभी आपको कुछ शेप दिखाए, अभी आपको कुछ स्टाइल दिखाई, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, और भी कई तरीके से इसको प्रैक्टिकली अपन जरूर यूज करेंगे। वेट, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर करियर बनाना है लेकिन आइडिया नहीं कैसे? डोंट वरी, WSCubeTech के एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर आज ही एनरोल करिए, जहां पे डेली लाइव सेशन के जरिए आप Adobe Photoshop, Illustrator, UI UX विद द हेल्प ऑफ Adobe XD एंड Figma में आप सब कुछ सीख सकते हैं, जहां पे फ्रॉम द बिगिनिंग यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके टिल दी एडवांस लेवल तक आपको हर एक चीज को प्रॉपर सिखाया जाएगा। और डेली लाइव सेशन होने की वजह से आपके हर एक डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके कोर्स कंप्लीशन होने के बाद आपको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा। तो देरी किस बात की, आज ही एनरोल करिए। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट के अंदर एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करें, फॉर्म फिल करिए और एनरोल करिए, या फिर दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। मूव और रेक्टेंगल टूल, इन दोनों टूल को समझने के बाद 3 ऐसे टूल आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा यूज आते हैं लेकिन सिमिलर है रेक्टेंगल टूल के, जिसमें आ जाता है इक्लिप्स टूल, ट्राइंगल और लाइन टूल। ये तीनों टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी एनहांस करते हैं और काफी कुछ इसमें आ जाता है। बस जो माइनर सा इसमें चेंजेस आ जाता है वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या एक्स्ट्रा फीचर है इसके अंदर और किस तरीके से हम इनको भी यूज कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास इक्लिप्स टूल है जिसका शॉर्टकट ई। आप शॉर्टकट के थ्रू करिए, माउस के थ्रू करिए, फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको पर्सनली जैसे हर बार रिकमेंड करता हूँ, जितना ज्यादा शॉर्टकट यूज करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी कि स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। फाइन, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्लिप्स टूल को एक्टिव कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, इक्लिप्स मतलब यानी कि ओवल या आप इक्लिप्स जो बनाना चाहते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं एज पर योर चॉइस। ठीक है, पॉइंट ये आ जाता है, अगर आपको इक्लिप्स से सर्कल बनाना है तो आपको करना कुछ नहीं है, लेफ्ट क्लिक जो माउस की है वो दबाए रखिए, प्रेस करके रखिए और शिफ्ट के साथ इसको स्क्रॉल या फिर कह दीजिए थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करके आप देखेंगे एग्जैक्टली आपके पास सर्कल बना रहा है। ठीक है, देखो जैसे रेक्टेंगल जैसे अगर मैं बात करता तो रेक्टेंगल में भी हमने रेक्टेंगल बनाए थे, लेकिन अगर मुझे कल को स्क्वायर बनाना होता तो मैं शिफ्ट साथ में प्रेस कर देता तो मेरा स्क्वायर बन जाता। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी आ जाती है कि अगर मेरे को इक्लिप्स को यहाँ पे सर्कल बनाना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक प्रेस करके मैं माउस की मैं यहाँ पे सर्कल बना सकता हूँ, फिर एज पर मेरी चॉइस में उसकी साइज कम ज्यादा कर सकता हूँ। बट जैसे ही मैंने शिफ्ट छोड़ा, ये जिस तरीके से आपका माउस का मूवमेंट होगा उस तरीके से ये इक्लिप्स बन जाएगा। ठीक है, आप इसको ओवल बनाइए अपने हिसाब से, इसको जैसे भी विड्थ और हाइट में सेट करना चाहते कर सकते हैं, बट सर्कल बनाने के लिए आपको स्क्वायर की नीड पड़ेगी। सिंपल सा फंडा है। अब जैसे ही मैंने स्क्वायर बनाया, अब इसमें आप राइट हैंड साइड में फीचर देखेंगे सेम टू सेम है रेक्टेंगल में, जैसे रेक्टेंगल में हुआ था वैसे के वैसे यहाँ पे भी हमारे वही सेम फीचर आ रहे हैं। तो मैं दोबारा से इन पे डिस्कशन नहीं करूंगा, अनवांटेडली वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर इससे पहले रेक्टेंगल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा, ताकि राइट हैंड साइड के ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए उनकी और काफी कुछ उसके बारे में समझ में आ जाए। फाइन, तो सेम क्या क्या है वो बात करते हैं पहले। सेम है यहाँ पे, अगर अलाइनमेंट की बात करें, अलाइनमेंट फीचर्स की बात करें, चाहे वो लेफ्ट अलाइन हो, राइट अलाइन हो, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, सारे सिमिलर है। ग्रिड की बात करें, रिपीट ग्रिड भी सेम टू सेम है। यहाँ पे उल्टा ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंटरेक्शन एंड एक्सक्लूड, चारों के चारों फीचर सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी यहाँ पे अगर आप बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी विथ हाइट एक्स और वाई डायरेक्शन से गैप भी सेम है। रोटेशन, अब क्योंकि मैंने इसको एक सर्कल बना दिया है शिफ्ट की हेल्प से, तो ऑब्वियसली रोटेशन का कोई सेंस बनता नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं
कि जितने भी डिग्री पे आप एक सर्कल को मूवमेंट करें उसका जो शेप है वो सेम टू सेम रहता है। फाइन, तो रोटेशन का यहाँ रोल नहीं आ जाता। हाँ, यही अगर आप इक्लिप्स या ओवल टाइप बनाते तो फिर कहीं ना कहीं रोटेशन की नीड पड़ सकती थी, बट फॉर नाउ इसकी नीड है नहीं। बाकी रेस्पॉन्सिव वाला फीचर भी सेम है, ओपेसिटी सेम है, ब्लेंड मोड जो हमने कहा था एक सेपरेट वीडियो पे इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो बात की बात है। फिल, बॉर्डर के प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम है यहाँ पे, यानी कुछ डिफरेंस नहीं। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल समझ लिया तो सिवाय शेप के यहाँ पे राइट हैंड साइड पोर्शन में कंप्लीटली सेम टू सेम चीजें कैरी फॉरवर्ड हुई है, अलग से कुछ समझाने की नीड नहीं है। इसलिए इस वीडियो में 3 टूल हमने कंबाइन किए क्योंकि इनका इंडिविजुअल बनाने का कोई सेंस बनता नहीं था, इसलिए 3 टूल हमने कंबाइन कर लिए, इक्लिप्स, ट्राइंगल और लाइन। हाँ, ट्राइंगल में कुछ चेंजेस है वो बात करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इक्लिप्स। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे ट्राइंगल की, या फिर इसको कह दीजिए पॉलीगन। देखिए, हालांकि जनरली साइंस स्टूडेंट को आइडिया होता है या मैथ्स जो ज्यादातर इंटरेस्ट है तो उनको आइडिया होता है पॉली यानी मल्टीपल। ठीक है, आप क्या करते हो जब ज्यादा दो या दो से ज्यादा अगर आप एजेस लेते हो, जैसे मैं ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ ट्राइंगल में क्या होता है बेसिकली 3 एजेस हैं। ठीक है, यानी 2 से ज्यादा एजेस हैं। ऐसे ही अगर आप हेक्सागन में जाएंगे तो 6 एजेस होंगी। अभी यहाँ पे जैसे 1 2 3 एजेस कह दीजिए, बॉर्डर कह दीजिए, जनरली एजेस सही वर्ड है। तो यहाँ पे 3 एजेस है तो ये मेरा क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। ऐसे हेक्सागन में जाएंगे तो ऐसे 3 की जगह 6 एजेस होंगी। ऑक्टागन में जाएंगे तो 8 एजेस होंगी। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के आप क्या कर सकते हैं एजेस वाइज पॉलीगन बना सकते हैं। जो मल्टीपल एजेस के शेप्स होते हैं उनको हम पॉलीगन नाम से बनाते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे ट्राइंगल का शेप दिया हुआ है लेकिन टूल का नाम जो है वो पॉलीगन है। मैं बार बार ट्राइंगल बोल रहा था, बट पॉइंट यह है क्योंकि लगातार हम यहाँ पे डायरेक्टली ट्राइंगल दिखता है, ट्राइंगल ही जनरली बनाते रहते हैं, अदर इतना नहीं बनाते, तो वो जुबान पे बैठा है तो बेटर रहेगा आप इसको पॉलीगन बोलिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। फाइन, तो ये मैंने यहाँ पे क्या बनी है, 3 एजेस के साथ एक ट्राइंगल मेरा यहाँ पे बन गया। अब डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है वो देखते हैं। देखो, सिमिलर तो सारे फीचर सिमिलर है ऑलमोस्ट, अलाइनमेंट, ग्रेड, कंपोनेंट सब कुछ सिमिलर है, A to Z सिमिलर है सिवाय 2 चीजों की। ठीक है, पहली चीज क्या आ जाती है यहाँ पे मेरे पास एजेस की, यानी पॉलीगन की कितनी एजेस है। अभी यहाँ पे मेरा ये आइटम एक्टिव है तो मैं अगर इसको 4 कर देता हूँ तो मेरे पास 4 एजेस बन जाएगी। ये एक डायमंड शेप बन गया, मतलब इस तरह के शेप को डायमंड कहते हैं, कुछ लोग इसको रोम्बस कहते हैं। तो ये मेरे 4 तरह के शेप बन गया। फिर मेरे पास पेंटागन आ जाता है, यानी 5 एजेस के साथ, तो मेरे पास ये पेंटागन आ गया। फिर अगर मैं 6 की बात करूँ तो हेक्सागन आ गया। फिर मैं 7 कर सकता हूँ एजेस को, यानी कुल मिला के मैं यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जितनी मेरे को एजेस की रिक्वायरमेंट है उतनी एजेस में यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट अनुसार बढ़ा सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर मैं इसको कल मान लीजिए 16 भी कर देता हूँ तो ये आराम से देखिए छोटी छोटी एजेस यहाँ पे बन के आ गई है। तो आप आराम से देखिए 1 2 3 बस थोड़े थोड़े एंगल में वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और कुछ इसमें है नहीं रॉकेट साइंस। तो इतना बड़ा नहीं करके मैं यहाँ पे सिंपली पेंटागन बना देता हूँ 5 एजेस के साथ। फाइन, तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5 एजेस आ गए। सिंपल सी बात है। अब ये जो पोर्शन है ये रोटेशन रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। रेडियस आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रेडियस आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने बड़ा किया पूरा कंप्लीट तो ये सर्कल भी बन गया, बट सर्कल के लिए अलग से टूल है वही यूज करेंगे। बट ओवरऑल अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो आप अगर कॉर्नर से एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल नहीं चाहते हैं और थोड़ा सा उसमें क्या कर सकते हैं, कर्व देना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ माउस से भी अगर चेंजेस कर रहा हूँ तो आप नोटिस करिए यहाँ पे भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है, इसमें और कुछ अलग से नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी है, अगर आप नोटिस करें ये क्या चीज है। देखिए, यहाँ पे हल्का सा स्टार मार्क बना हुआ है। ठीक है, स्टार मार्क बना हुआ है तो मैं यहाँ पे जैसे जैसे इसमें कम करता रहता हूँ तो नोट करिए, इसको मैंने पहले क्या किया 100% किया तो आप देखिए एग्जैक्टली डायगोनल एक लाइन बन रही है। देखो, ये एक मेरा फर्स्ट एज है, इसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार रेडियस को समझाने के लिए रेडियस को मैं पूरा सेट कर देता हूँ, मतलब मैं एग्जैक्टली इनको 90 डिग्री पे सेट कर देता हूँ। अब समझाने के लिए देखिए, ये मेरी एक एज का कॉर्नर है और ये मेरा एक और कॉर्नर है, यानी ये एक डायगोनल लाइन बन रही है और ये डायगोनल लाइन एकदम स्ट्रेट बन रही है। ठीक है, बट मैं नहीं चाहता एकदम स्ट्रेट बने, इसमें थोड़ा सा कर्वनेस आ जाए। तो अब कर्वनेस आ जाए तो यहाँ पे जो ये स्टार है इसको मैं धीरे धीरे अगर मैं अपनी रिक्वायरमेंट अनुसार कम करता जाऊंगा तो आप नोटिस करिए
कि मेरे पास स्टार का सिंबल बनता जा रहा है, जो जनरली स्टार का बनता है। हालांकि स्टार एग्जैक्टली ऐसे होते नहीं है, बट हमने बचपन से जैसे पेंटिंग में बनाया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए एकदम स्टार का सिंबल बन जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल से पॉलीगन शेप की हेल्प से पहले मैंने क्या किया, पेंटागन बनाया। और पेंटागन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल से आके जो परसेंटेज है इसका, उसका कम ज्यादा करके मैंने फीचर को यूज करते एक सिंपल सा स्टार बना दिया, मतलब एक हेक्सागोन से स्टार बना दिया। हुआ कुछ नहीं, हुआ सिंपल सी ये जो मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन थी उनके एकदम सेंटर से क्या हुआ, इनका एक एंगल जो है, परसेंटेज एंगल है, वो थोड़ा सा सेट हो गया और उसके अकॉर्डिंग ये बन गया। अब क्या ये चीज बाकियों में भी काम करेगी? लेट्स ट्राई। मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, एंटर, और मैं यहाँ पे ऑब्वियसली 100% कर देता हूँ। नोटिस तो लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी तो मैंने क्या किया, रोम्बस बनाया। रोम्बस में मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज कम ज्यादा कर रहा हूँ। तो आप नोटिस करिए एक अलग ही शेप बन के मेरे पास आ रहा है। ये कुछ वो निंजा टाइप होता है, जो से मान लीजिए आपने अगर बचपन में कार्टून्स वगैरह देखे होंगे या फिर निंजा मूवी देखी होंगी, मार्शल आर्ट की मूवी देखी होंगी, तो आपने एक हथियार देखा होगा, एक आर्म देखा होगा। वो एक बकायदा इस तरीके से एक शेप होता है, जैसा कि अभी ये बन के आ रहा है, और उसको थ्रो करके बनाते हैं। तो कल को ऐसे कोई डिजाइन बनानी पड़ जाए या ऐसा कुछ क्रिएटिविटी बनानी पड़ जाए, तो आप इस तरीके का भी शेप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक, अगर आप ये सिर्फ 5 एज के साथ नहीं 6 एजेस के साथ करना चाहते हैं तब भी पॉसिबल है। अगर आप ये चीज आप 7 एजेस के साथ करना चाहते तब भी पॉसिबल है। ये जनरली आप ये ऑफर में इस तरह के शेप्स बनाते ही होंगे, और अगर आप 8 के साथ बनाना चाहें तब भी पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल एजेस के साथ आप बड़ी आसानी से इन 3 फीचर को यूज करके और भी अच्छे तरीके के शेप बना सकते हैं। बस आपको उस तरीके से अपना माइंड चलाना पड़ेगा कि जैसे आपको शेप चाहिए वो पॉलीगन के साथ आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा था, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। ओवरऑल सारे फीचर सेम है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस था, तो वो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। फाइन। अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लाइन बना देता हूँ। अब देखिए, हाँ, इसमें आगे बढ़ने से पहले, लाइन बढ़ने से पहले मैं आपको मैं एक ट्राइंगल बना के बात कर देता हूँ। मैं इसमें अगेन इसको 3 एजेस कर देता हूँ। सॉरी, मैं एक और बना देता हूँ। ये मैंने 3 एजेस के साथ एक ट्राइंगल बनाया। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा। अब देखिए, एक मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ सिंपल, दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ शिफ्ट के साथ। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ और उसमें बनाने में सेम चीज आ जाती है। यहाँ पे फर्क ये होगा कि आपकी विड्थ और हाइट वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू योर माउस मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली जितनी भी एजेस है वो सेम साइज की होगी और ये प्रॉपर तरीके से एक ट्राइंगल बन के आ जाएगा। तो ये बारीक सा डिफरेंस है, बारीक सा डिफरेंस नहीं कहूंगा, ये एक फीचर है जो आप लगभग इक्लिप्स और रेक्टेंगल को देखा तो आप उसमें समझ गए होंगे, सेम चीज है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ एग्जैक्टली फॉर्म में आप अपना ट्राइंगल बना सकते हैं, और ये बाकी शेप के साथ भी पॉसिबल है। फाइन, अब आ जाते हैं लाइन पे। तो फिलहाल मैं इन सबको एक बार के लिए ग्रुप बना के और हाइड कर देता हूँ ताकि मेरे पास एरिया अच्छा रह जाए। अब मैं बात कर देता हूँ लाइन की। तो मुझे क्या बनानी है, एक लाइन बनानी है, सिंपल सी एक लाइन बनानी है। इसमें कुछ भाई बहुत लंबी चौड़ी रामायण नहीं है, सिंपल सी मुझे अगर कोई लाइन बनानी है तो मैं लाइन बना सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, या फिर ये कह दो फीचर तो सेम है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक सिंपल सी एक लाइन बना देता हूँ। ये मैंने एक लाइन बना दी और मैंने रिपीट ग्रिड कर दिया। ठीक है, तो रिपीट ग्रिड करने में सेम चीज है, कुछ अलग से है नहीं। आप नोटिस करेंगे जितना जितना गैप आ रहा है वो सारा सारा गैप कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। या फिर अगर आपको ऐसी लाइनें बनानी जिसमें गैप कम हो, तो सिंपल से उनमें जो एंगल है वो आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। ये मैं लाइन लूंगा यहाँ पे, और ये मैं सिंपल सी एक लाइन बना रहा हूँ, रिपीट ग्रिड करूंगा, और देखिए यहाँ पे मेरे पास लाइन बन गई। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट हाँ, थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि चीजें बहुत इजी होती है और हम सोचते बहुत कॉम्प्लेक्स लगेंगी, ये लगेंगी, बट बड़ी आसानी से वो चीजें बन जाती है। जैसे ये जो बैकग्राउंड में कई बार क्या होता है, हम कोई डिजाइन बनाते हैं, ये मैं जनरल एक आइडिया देता हूँ। कई बार क्या होता है, हम बैकग्राउंड में डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन बनाते समय हमें बैकग्राउंड में कुछ लाइंस चाहिए होती है जो हम कई बार नेट से ढूंढते हैं या फिर अपने हिसाब से बहुत मेहनत करके बनाते हैं, जबकि उनके जो फीचर है या फिर ये अगर बात करूं वो जो डिजाइन है बड़ी आसानी से बन जाती है। अब मुझे पैरेलल लाइन बनानी थी तो कितना आसान हो गया ग्रिड के साथ, कई बार ये दिमाग नहीं चल पाता है।
तो इसलिए मैंने ये जर्नल एक कुछ पॉइंट्स मैंने करके वापस से दिखाए ताकि आपको उस तरीके से आइडिया दे। देखो सिंपल सी बात है, टूल बहुत ईजी है, इसमें कोई इतना बड़ा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन जो क्रिएटिविटी है वो आपको अपना दिमाग चलानी पड़ेगी। यानी हर टूल को किस तरीके से यूज करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं गाइड पूरी तरीके से करूंगा, बट अपना जो क्रिएटिव माइंड है उसको फैला दो, मतलब उसको जितना हो सके क्रिएटिव चलाने की कोशिश करो, तब जाके कई सारी चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। जो कॉम्प्लेक्स लगती है वो है नहीं, बस लगती कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे ये लाइन वाइज हमने बात कर ली। अब उसके अलावा मैं इस रिपीट ग्रिड को एक बार के लिए इसको भी हाइड करूंगा, एंड इस लाइन के अंदर क्या कोई और फीचर है जो मेरे काम का हो सकता है या कुछ अलग है, चलिए चेक करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सब चीज सिमिलर है सिवाय एक चीज के। क्या चीज? यहाँ पे फिल कलर नहीं है। ऑब्वियसली लाइन एक बॉर्डर होती है या एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो यहाँ पे फिल वाला फीचर हाइड है। अदरवाइज सारी की सारी चीजें यहाँ पे एकदम कंप्लीट सिमिलर है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि अंदर का फिल नहीं है तो इनर शेडो भी इसके अंदर नहीं होगी। तो आप देखेंगे इनर शेडो भी यहाँ पे फीचर आउट है। बाकी सब कुछ सेम है, आप देख सकते हैं A to Z रेक्टेंगल वाले फीचर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रखे। तो अभी हमने यहाँ पे, हाँ एक चीज और लास्ट बताना चाहूंगा, सेम है हालांकि बात कर लिए फिर भी ड्यूटी बनती है। शिफ्ट के साथ अगर मैं ये बनाता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगी, जैसे मैंने ये एक बनाई, फिर इसके साथ मैं ये दूसरी बनाऊंगा। फिर अगर मैं यहाँ पे डायगोनल लाइन बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली 45 डिग्री के एंगल पे लाइन बनाना चाहता हूँ, तो भी मैं शिफ्ट के साथ बना सकता हूँ। अगर मैं शिफ्ट हटाता हूँ तो माउस के अकॉर्डिंग डायगोनल लाइन बन जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट 45 डिग्री पे नहीं बनेगी। तो आप शिफ्ट के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, इन द लाइन, इन द रेक्टेंगल, इन द ट्राइंगल, इन द इक्लिप्स। तो ये सारे टूल्स सिमिलर है, कुछ एक आधा चेंजेस है जो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। तो क्योंकि मूव टूल मैं पहले नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने पहले रेक्टेंगल टूल लिया, उसमें हल्का सा मूव टूल का आइडिया देके फिर कंप्लीटली वीडियो मूव टूल का बना दिया। उसमें कुछ इतना लंबा चौड़ा था नहीं। सेम रेक्टेंगल क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इन टूल के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया और जान लिया कि थोड़ा बहुत माइनर सा चेंजेस क्या है। अब करना कुछ नहीं है, इनको कंबाइंड करके प्रैक्टिकल पे आएंगे, सिंपल सी बात है। यूआई और यूएक्स में जब भी आप काम करने जाते हैं तो आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा, कंटेंट। कंटेंट यानी कि टेक्स्ट, वीडियो, इमेज और आपकी वेबसाइट का कंप्लीट सोर्स कोड या फिर एप्लीकेशन का सोर्स कोड, ये चारों कंटेंट कहलाते हैं। अब इनमें भी अगर मैं मेजर रोल की बात करूं तो टेक्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, या फिर कह दूं कि ज़्यादातर एरिया टेक्स्ट कंज्यूम करता है, क्योंकि ऑडियंस इमेज वीडियो भी देखती है जो अट्रैक्टिव बनाती है नो डाउट यूआई को, बट टेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके साथ शेयर करने में हेल्प करता है। तो जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, चाहे वो एक वेबसाइट की हो, चाहे वो एक एप्लीकेशन की हो, उन सब में आपको टेक्स्ट जरूर लिखना पड़ता है। बिना टेक्स्ट के आपके यूआई या यूएक्स काम के नहीं है। तो जब भी आप टेक्स्ट की बात करते हैं तो हम इसमें यूज़ करते हैं टेक्स्ट टूल, और उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि टेक्स्ट टूल आपको किस तरीके से हेल्प करता है आपकी यूआई और यूएक्स बनाने में। ओवरऑल टेक्स्ट टूल के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट टूल के लिए बेसिकली यहाँ पे मैं अगर टूल मेन्यू की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो टी सेक्शन या टी का आइकन दिखाई दे रहा है, ये आपका बेसिकली टेक्स्ट टूल को रिप्रेजेंट करता है। इसका शॉर्टकट है टी फॉर टाइगर या टी फॉर टेक्स्ट, जो भी आप कहना चाहें, इसका सिंपली एक शॉर्टकट है। जैसे मैंने टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया, आप जनरली जैसे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं हेलो। मैं इसको एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, और इसकी जो साइज है मैं मूव टूल की हेल्प से थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखने में विजिबल हो। अगेन मैंने टेक्स्ट टूल को एक्टिव किया, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इन बिटवीन, और ये मैंने हेलो लिख दिया। क्या हो रहा है? बेसिकली मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल की हेल्प से टेक्स्ट लिख रहा हूँ। अब आप कहोगे इसमें क्या लंबी चौड़ी बात है, तो इसमें लंबी चौड़ी बातें कुछ नहीं है, बस कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी है और कुछ चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करनी है विद कंपैरेटिव विद फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा है, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें अलग तरीके से, ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ा बहुत फर्क है जो कि आपको क्लियर करना जरूरी है। फाइन, ताकि अगर आपको वो सॉफ्टवेयर आते हैं या कल को आप वो सॉफ्टवेयर सीखे तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैंने क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है, तो मैंने सीधा टेक्स्ट टूल को एक्टिव किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर मैं इसको जैसे मुझे रिसाइज करना है तो वो मैंने मूव टूल की हेल्प से तो आपको बता दिया, लेकिन मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ और राइट हैंड साइड में मैं यहाँ पे इसकी जो साइज है
वो बड़ी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी साइज इतनी बड़ी करनी है या मुझे 100 करनी है, एज पर मेरी रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं यहाँ पे साइज इसकी बड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे मैंने यहाँ पे सिंपली हेलो टेक्स्ट लिखा है। अब मैं अगर इसको दोबारा से एडिट करना चाहता हूँ तो अगेन मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करूँगा, अगर मेरा टेक्स्ट टूल एक्टिव नहीं है तो, एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से इसको सेट करूँगा अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, एंड मूव टूल की हेल्प से मैं इससे या सेलेक्ट टूल की हेल्प से मैं इससे बाहर आ जाऊँगा, एंड देन मैं इसको मूवमेंट करा सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट अनुसार। हाँ, मूव टूल की हेल्प से अगर आपको रिसाइज करना है तो आप बड़ी आसानी से मूव टूल की हेल्प से भी इसको रिसाइज कर सकते हो। आप नोटिस करिए यहाँ पे, अगर आप नोटिस करेंगे तो इसकी साइज जो है वो कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो ये मूवमेंट करी है अभी अपन इस पर भी आएंगे, तो मेरी जो साइज है वो कम ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा अभी आपने हल्का सा देख ही लिया होगा कि अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो मैं मूव टूल की हेल्प से इसको रोटेट भी कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट अनुसार। सिंपल सी बात है, नो रॉकेट साइंस इसमें हो रही। ठीक है, अब मैं इसको एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे टॉप पे या फिर साइड में बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ WS क्यूब टैग। ठीक है, अब ये किस तरीके से कैसे वर्क करता है वो बात कर लेते हैं। एक तरफ मैंने WS क्यूब टैग लिखा और एक तरफ मैंने टेक्स्ट और लिखा, मान लो WS क्यूब टैग ग्राफिक डिजाइनिंग ट्रेनिंग। ठीक है, ये मैंने दूसरी तरफ इसको एक और वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसा कि हमने रेक्टेंगल में बड़ी आसानी से डिस्कस किया था कि अगर मुझे अलाइनमेंट करना है तो मैं अलाइनमेंट भी आपस में चीज़ों को कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरा सिर्फ यही आइटम एक सेलेक्टेड है तो अगर मैं इसको अलाइन करता हूँ टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर, राइट, तो ये मेरे आर्टबोर्ड के अलाइन होगा। लेकिन अगर मैं इसको, इस आइटम को दूसरे आइटम के साथ सेलेक्ट करता हूं तो ये आपस में अलाइन होंगे। सिंपली बात है, इसमें तो कुछ था ही नहीं बड़ा चौड़ा काम। ठीक है, तो ये चीज हमने जैसे कि रेक्टेंगल और इन सब में सीखी थी, सेम चीज है, कुछ अलग से नहीं है। हाँ, अब इसको थोड़ा क्रिएटिव करने की बात करें या थोड़ा एक्स्ट्रा करने की बात करें तो जो रिपीट ग्रिड है ये भी सेम तरह का काम आती है जैसा कि हमने बात की थी रेक्टेंगल टूल में। तो देखिए बड़ी आसानी से अपना एक वाटरमार्क टाइप कह दो, अपना एक लेबल टाइप कह दो या कुछ भी कह दो, जब आपको रिपीटेडली टेक्स्ट चाहिए होता है या रिपीट ग्रिड चाहिए होती है, फीचर सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे उन सारे फीचर पे बार बार डिस्कशन नहीं करूंगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस ये आपको रिलेट करने के लिए एक बार इसलिए बताया क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये तो टेक्स्ट है, तो यहाँ पे ये अलाइनमेंट, रिपीट ग्रिड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिलीट, एक्सक्लूड, ये जो फीचर हैं ये सारे क्या है कि शायद चेंज ऑफ टेक्स्ट की वजह से, तो ऐसा नहीं है। टेक्स्ट टूल एंड आपके जो अदर जो शेप्स हैं, रेक्टेंगल, एक्लिप्स, जो भी हमने डिस्कस किए थे, ये जो राइट हैंड साइड में फीचर है सेम टू सेम वर्क करेंगे, अलग कुछ नहीं है। जो अलग होगा वो मैं अब बात करूंगा। ठीक है, तो अलग यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ऑब्वियसली इसकी फॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो टेक्स्ट के अंदर इसकी जो फॉन्ट फैमिली है, बाकी ऊपर की चीजें भी सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो फॉन्ट फैमिली की बात करते हैं तो फॉन्ट फैमिली ऑब्वियसली आपके लैपटॉप या आपके पीसी के अंदर जो फॉन्ट फैमिली इंस्टॉल्ड है वो आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, आपको अलग से कुछ लेने की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब आप एक वेबसाइट की डिजाइन बनाते हैं, आप एक एप्लीकेशन की डिजाइन बनाते हैं, तो कुछ फॉन्ट फैमिली स्टैंडर्डली यूज आती है, जो हम डिजाइन बनाएंगे तब बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है फॉन्ट फैमिली वो सारी की सारी यहाँ पे क्या आ जाएंगी, दिख जाएंगी, ताकि आप इनमें से कोई भी फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करके आप अपने अनुसार उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो आप नोटिस करिए मैं यहाँ पे आराम से किसी भी तरह की फॉन्ट फैमिली में अपना जो टेक्स्ट है वो लिख सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी चौड़ी बात नहीं है। उसके अलावा फॉन्ट साइज की हमने बात कर ली है वैसे भी, बट फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। तो कल को मुझे यहाँ पे फॉन्ट साइज अपने रिक्वायरमेंट अनुसार चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे एरो की हेल्प से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे मूव टूल की हेल्प से भी इनको सेट कर सकते हैं और इनको आपस में रोटेट भी कर सकते हैं। हालांकि रोटेशन का यहाँ पे भी दिया हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया। फाइन। उसके अलावा आप इसकी जो थिकनेस है या कोई एडिशनल प्रॉपर्टी वो डिपेंड करता है फॉन्ट फैमिली के ऊपर भी, ध्यान रखिएगा। जरा नोटिस करिए, अभी ये कोई माटूरा एम्प्टी करके कोई फॉन्ट फैमिली है, यहाँ पे मैं रेगुलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, वहीं मैं एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैं उसमें सेम टेक्स्ट लिख देता हूँ WS
क्यूबटेक, ठीक है। और इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक बार के लिए एरियल कर देता हूँ, क्योंकि आप उससे फैमिलियर होते हैं, ठीक है, एरियल कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे ही एरियल सेलेक्ट किया तो आप नोटिस करिए मेरे पास कुछ फीचर और एक्स्ट्रा आ गए। वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के अंदर जो फॉन्ट फैमिली इंस्टॉल्ड है उसमें किस तरह के फीचर एक्स्ट्रा वो अलाउ करता है। जैसे कि आप एरियल में रेगुलर भी मिलेगा, नैरो भी मिलेगा, ये थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बोल्ड भी कर सकते हो आप, और बोल्ड के साथ आप चाहो तो इटैलिक भी कर सकते हो। यानी ओवरऑल आप बोल्ड और इटैलिक के जो फॉन्ट फैमिली आपके इंस्टॉल्ड है उसके अनुसार आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी के तौर पे। सिंपली है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जैसे कोई टेक्स्ट को अपने किस तरीके से आप उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करते हो, बोल्ड करते हो, सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ अलग से नहीं है। हाँ, ये भी कर सकते हो कि भैया आधे टेक्स्ट की जो फॉन्ट फैमिली है वो कुछ और कर दो, और आधे फॉन्ट की जो फॉन्ट फैमिली है वो कुछ और कर दो। तो ये सब भी सेम है, कुछ अलग नहीं है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट आता है, तो एक्सडी के कई सारे जो फीचर है वो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। हाँ, ऑब्वियसली जब मेन पॉइंट पे आते हैं, जब डिजाइन्स पे आते हैं, तब ये फीचर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, यही मेन पर्पस होता है इस पूरे सीरीज का। बट हर एक पॉइंट को डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए हमको हर एक पॉइंट को छोटे तरीके से भी, बड़े तरीके से भी, हर तरीके से डिस्कस जरूर करेंगे, ताकि कल को कोई कंफ्यूजन ना हो, या फिर आप लोग शिकायत नहीं कर दो सर ये नहीं पढ़ा है, सर वो नहीं पढ़ा है, वो चीज़ नहीं चाहिए। तो अपने को हर एक चीज़ प्रॉपरली क्लियर करनी है। फाइन, तो यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट लिखा है उसको मैं एक बार के लिए अब डिलीट कर देता हूँ, और अगेन अपने इस पहले टेक्स्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट टूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज एंड एडिशनल प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। अब उसके अलावा कुछ चीजें और है जो हम समझेंगे पैराग्राफ की थ्रू, ठीक है। तो एक तरफ तो मैंने फॉन्ट लिख दिया, अब अगर मुझे एक्सडी के अंदर अगर बाई चांस मुझे पैराग्राफ लिखना है, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट टूल एक्टिव करूंगा और एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक बॉक्स बनाऊंगा। ध्यान रखिएगा टेक्स्ट टूल मेरा एक्टिव होना चाहिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया, ठीक है। एडोब फोटोशॉप सीसी के अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर बाय डिफॉल्ट लॉरेन इप्सम लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। और एक्सडी के अंदर आपको यहाँ पे देखिए किसी तरीके का फिलहाल लॉरेन इप्सम नहीं दिखा। ये फीचर जो है वर्जन टू वर्जन वेरी करता है, इसलिए कंफ्यूज होना नहीं है। तो आपको यहाँ पे मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि यहाँ पे वर्जन टू वर्जन फीचर वेरी कर सकता है। बट अब ये लॉरेन इप्सम वर्ड सुनाई दिया, बाकी फीचर नहीं, बस ये बाय डिफॉल्ट लॉरेन इप्सम लिखा हुआ आएगा या नहीं आएगा, ये फीचर वर्जन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब ये लॉरेन इप्सम वर्ड हुआ, ये क्या चीज है, देखो सिंपली क्या है, अगर आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे लिखेंगे लॉरेन इप्सम, ठीक है, और लॉरेन इप्सम लिखते ही आप वैसे तो कई सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी, बट मैं यहाँ पे टॉप की वेबसाइट जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज होती है उस पर जाता हूँ। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे कि एक वेबसाइट है जिसपे आपको कुछ हेडिंग्स और पैराग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट की डिजाइन बनाते हैं, जब भी आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन की डिजाइन बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो आपको टेक्स्ट नहीं देता है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट कहता है कि अभी मैंने टेक्स्ट के बारे में सोचा नहीं, तो मैं अभी आपको कैसे बताऊं। तो पॉइंट ये आ जाता है कि जब आप डिजाइन बनाते हैं और डिजाइन में जब टेक्स्ट का रोल आ जाता है, तो क्लाइंट ने जब डेटा दिया नहीं तो हम कुछ भी मन गलत लिखते हैं, या तो एक तो ये तरीका होता है, लेकिन वो थोड़ा अनप्रोफेशनल हो जाता है कि आप मन से कोई स्टोरी लिख के डाल रहे हैं, वो रिलेट नहीं कर रही है, कंफ्यूजन होता है। प्रोफेशनल क्या होता है, या कई सारे प्रोफेशनल क्या यूज करते हैं, लॉरेन इप्सम टेक्स्ट करते हैं। लॉरेन इप्सम एक ऐसा टेक्स्ट है जो बिल्कुल डमी है, इसके एक भी वर्ड का प्रॉपर तरीके से, एक भी लाइन का प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलेगी। ये जस्ट एक सिंपली पैराग्राफ है, सिंपली टेक्स्ट है, जो आप बस आपको एज इट इज इसको कॉपी करना है और अपनी डिजाइन के अंदर पेस्ट करना है, और क्लाइंट को भी बोलना है ये एक डमी टेक्स्ट है जस्ट फॉर टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक सिंपली इस पूरे पैराग्राफ को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, और अपनी सुविधा अनुसार मैं यहाँ पे XD में जाके इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने एक बॉक्स बनाया और इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सिंपल सी बात है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक पैराग्राफ आ गया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसकी साइज जो है वो मैं थोड़ी सी सेट कर देता हूँ, मान लो 16 पिक्सल एक बार के लिए मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे 16 पिक्सल तो काफी छोटा हो गया। ध्यान रखिए ये जो आर्टबोर्ड मैंने यूज किया 1920 यानी 1920 पिक्सल विथ वाइज लिया है मैंने, तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आपको छोटा जरूर दिखाई दे रहा होगा,
लेकिन अभी जो इसकी साइज कर रखी है वो 30% कर रखी है, ठीक है। तो इसको एग्जैक्टली 100% करूंगा तो Ctrl+1 प्रेस करूंगा 100% करने के लिए, या फिर आप यहाँ राइट कॉर्नर से इसको जूम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी जूम के बारे में भी अभी हम डिटेल में डिस्कस थोड़ा बहुत करेंगे, जो हम एक दो बार कर भी चुके हैं। Ctrl- से ये जूम आउट होता है, Ctrl++ से ये जूम इन होता है, Ctrl-0 से ये फिट टू स्क्रीन होता है, Ctrl+1 से ये 100% पे आएगा। एक्चुअल जो वेबसाइट की साइज होगी वो ये वाली होगी, यानी वेबसाइट के जो डिजाइन देखेंगे उस समय ये फॉन्ट का टेक्स्ट कितना बड़ा दिखाई देगा, वो ये 100% वाला लुक दिखाई देगा। आपको इसको 200% करना है, Ctrl+2 दबाओ। आपको 300% करना है, Ctrl+3 दबाओ। सॉरी 200% करना है, Ctrl+2 दबाओ। Ctrl+3 से ये 42.6% हो जाता है, जो आपको यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो साइजेस है ये आप अपने आसानी से, ये देखो शॉर्टकट भी लिखा हुआ 100% के लिए Ctrl+1, 200 के लिए Ctrl+2। तो यहाँ पे आप अपने सुविधा अनुसार साइजेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए इसको थोड़ा सा जूम करूंगा। अभी फिलहाल के लिए समझाने के हिसाब से मैंने जो इसकी साइज 16 पिक्सल रखी है ये काफ़ी है, सफिशिएंट है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, एंड जो मेरा ये पैराग्राफ है इसकी साइज जो है मैं यहाँ पे थोड़ी कम कर देता हूँ, ताकि क्या स्क्रीन प्रॉपरली मेरे को विजिबल होती रहे, ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स ना लगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब ये मेरा क्या हो गया, एक पैराग्राफ हो गया। अब इस पैराग्राफ तो जो हमने बनाया था ये तो मेरा फिट हो गया, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं मेरे पास, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार एक नहीं दो पैराग्राफ बना देते हैं, तो मैंने क्या किया, एंटर किया और ये 2 पैराग्राफ लिख दिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, ठीक है। अब जब मैं इस पैराग्राफ को लिख रहा हूँ और यहाँ पे अब मैं फीचर्स की बात कर रहा हूँ, तो जो मेरा पहला फीचर है, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा कर्सर लेके जाता हूँ। जब भी आपको नाम में प्रॉब्लम हो या फिर आप कोई कंफ्यूजन हो टेक्स्ट रिलेटेड के ये टूल कौन सा है, ये फीचर कौन सा है, बस माउस का कर्सर ले जाना और उसके ऊपर बस कर्सर पॉइंट कर देना, वो उसका नाम बता देगा। अब ये जैसे कैरेक्टर स्पेसिंग है, फोटोशॉप में इसका नाम अलग है, ठीक है। सेम ऐसे अगर मैं नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करूँ, लाइन स्पेसिंग, फोटोशॉप में इसका नाम अलग है, ठीक है। ऐसे में अदर पैराग्राफ स्पेसिंग, तो ये जो फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं इनके नाम यहाँ पे इजी दिए हुए हैं। मतलब अगर मैं फोटोशॉप की बात करूँ, इलस्ट्रेटर की बात करूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्राइक और ऐसे कुछ नाम दिए हुए जिससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है नॉर्मल यूजर के लिए या जो फ्रेशर होते हैं जस्ट स्टार्ट किया उनके लिए। लेकिन आइकन और उनसे आप समझ जाते हो कि क्या काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉपर नाम दिया है जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करते हो या जनरल जो जिस पर्पज से यूज आता है उसके लिए, तो वहाँ पे प्रॉपर नाम है। तो कैरेक्टर स्पेसिंग नाम से आप समझ गए होंगे कि हर एक कैरेक्टर के बीच में ये स्पेस बढ़ा देगा। तो अभी जैसे मैंने ये पैराग्राफ है मेरा, पहले तो इसको मैं रेगुलर कर देता हूँ, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, मैं इसको फिलहाल के लिए रेगुलर कर देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा मुझे अच्छा लगे, ठीक है। अब मुझे इनके हर एक लेटर के बीच में या जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसका मुझे क्या करना है, स्पेस प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग के थ्रू ये चीज कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्या कर देता हूँ, जो ये WScript लिखा हुआ है इसके थ्रू मैं इसके अंदर कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा विजिबल प्रॉपर होगा। मैं इसको 20 कर देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 60 कर देता हूँ। तो आप नोटिस करेंगे हर एक कैरेक्टर के बीच में जितना मैंने यहाँ पे सेट कर रखा उतना स्पेस बढ़ रहा है। मान लो इसको मैं थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का बढ़ा देता हूँ एक साथ, अब आपको थोड़ा थोड़ा फर्क दिखेगा। देखिए हर एक लेटर के बीच में या हर एक कैरेक्टर के बीच में मुझे स्पेस यहाँ पे मिल गया। जनरली ऑब्वियसली जब भी हम प्रोफेशनल वर्डिंग की बात करते हैं या प्रोफेशनल राइटिंग की बात करते हैं तब कैरेक्टर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा नहीं देते, या तो नहीं देते या बहुत ज़्यादा नहीं देते। जब फॉन्ट फैमिली की डिफ़ॉल्ट गैप आता है वही रखते हैं, बट क्योंकि फीचर है आपको पता होना चाहिए इसलिए इसके ऊपर भी अपन ने बात कर ली। फाइन, तो ये मेरा कैरेक्टर स्पेसिंग हो गया। अब उसके बीच में मुझे लाइन स्पेसिंग यानी 2 लाइन के बीच में मुझे अगर गैप देना है तो वो मैं इसकी हेल्प से दे सकता हूँ। फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गैप दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 400 पिक्सल कर देता हूँ। ओ सॉरी, ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 लाइन के बीच में स्पेस आ रहा है। अब सिंपली बात है कि मुझे यहाँ पे 2 लाइन के बीच में स्पेस नहीं करके मुझे क्या करना है, लिमिटेड स्टैंडर्ड स्पेस करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 20 पिक्सल का एक स्पेस यहाँ पे दे दिया। अब उसके बाद आ जाता है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ और ये मेरा क्या है, सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के बीच में भी अगर मुझे गैप बढ़ाना है, डिफॉल्ट गैप से ज़्यादा करना है, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। तो ये सिंपली यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ गई जो आपको यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फाइन। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट फैमिली दे दी, फॉन्ट साइज दे दी, फॉन्ट की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे दी, कैरेक्टर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, ये भी बात कर ली, ठीक है। अब उसके अलावा ये सिंपल सी चीजें, पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, वही चीजें, अलग से कुछ स्पेशल नहीं है। बाकी उसके अलावा मैं यहाँ पे अगर मूव टूल को एक्टिव करूँ, ठीक है, ये जो फीचर है इसको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं मूव टूल को एक्टिव करूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा बॉक्स था, क्या टेक्स्ट बॉक्स था, उसको मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको कम किया तो जो मेरा जो एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि जो पैराग्राफ था या सेकंड पैराग्राफ था वो हाइड हो गया सिंपली। लेकिन फॉन्ट या उसके टेक्स्ट की साइज में कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं आया, बस क्या हो गया कि जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है वो हट गए सिंपली। और आपने नोटिस किया होगा जैसे ही मैंने इसको थोड़ा रिसाइज किया, क्योंकि सेकंड पैराग्राफ हाइड हो गया या फिर कह दीजिए ओवरलैप हो गया, तो यहाँ पे ये जो पॉइंटर है, एंकर पॉइंटर है, वो रेड हो गया। ये दिखाने के लिए कि अभी आपका टेक्स्ट पड़ा है और वो प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे उसने वहाँ पे उसको थोड़ा रेड करके दिखा दिया। फाइन। उसमें इस वाले केस के अंदर मेरा जो बॉक्स है वो लास्ट वाला एक्टिव था, इसको कहते हैं फिक्स साइज। अगर यहीं पे मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला कर देता हूँ ऑटो विथ करके, ठीक है, ऑटो विथ करके कर देता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, जो आपका फॉन्ट है, फॉन्ट साइज और जो आपने लेटर स्पेसिंग और ये सब कर रखा है, मैं इसको 0 कर देता हूँ एक बार के लिए ताकि प्रॉपर हो जाए। ये जो आपका जो फॉन्ट साइज है, पैराग्राफ है, इस पूरे बिग बॉक्स को ऑटोमेटिकली इसने फिट कर दिया। तो कल को मैं पैराग्राफ बढ़ाता हूँ, कम करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली वो जो बॉक्स है वो पूरा पूरा आ जाएगा। यानी कि आपको खुद को रिसाइज करने की नीड नहीं है। जितना टेक्स्ट आप लिखते जाएंगे इस बॉक्स की साइज ऑटोमेटिकली उतनी बढ़ती जाएगी। तो ऑटोमेटिकली उसकी जो विड्थ है वो सेट कर देगा। और सेम टू सेम अगर मैं हाइट की बात करूँ, ऑटो हाइट, तो उसमें भी ये सेट कर देगा। बस पॉइंट क्या हो जाएगा कि एक विड्थ को सेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे मेरा अभी क्या एक्टिव है, सॉरी मैंने उल्टा शायद बोल दिया था, अभी ये मेरा हाइट वाला एक्टिव है। अब अगर मैं विड्थ सेट कर रहा हूँ, जरा नोट करिए, इस बॉक्स की हाइट ऑटोमेटिकली पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सेट हो रही है, सिंपल सी बात है। और अगर मैं ऑटो विड्थ सेट कर देता हूँ, फिर मैं इसकी हाइट कुछ भी करूँ, ये देखिए टेक्स्ट अपने आप कम ज्यादा हो रहा है। देखिए विड्थ में ध्यान रखिएगा, फॉन्ट साइज अपने आप कम ज्यादा हो रही है, लेकिन हाइट में क्या हो रहा है, वो पूरे बॉक्स की साइज कम ज्यादा हो रही थी। और यहाँ पे जो जनरली हम फिक्स साइज रखते हैं वो अपने सुविधा अनुसार रखते हैं कि मुझे इतना ही बॉक्स चाहिए, इतना ही चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अपन सेट कर देते हैं। बाकी चीजें अपने आप ओवरलैप हो उसमें हमारा लुकआउट इतना नहीं होता है। तो जनरली फिक्स साइज होता है, बट एज पर रिक्वायरमेंट आप कुछ भी यूज कर रहे हो, चॉइस इज अप टू यू। तो ये एक पॉइंट आ गया जिसमें हमने डिस्कस कर लिया, ये सारे पॉइंट आ गए। अब मैं और एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ जिसमें बाकी चीजों को अपन डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो ग्राफिक्स, और इसकी जो साइज है मैं कर देता हूँ 120 पिक्सल, ठीक है, ये मैंने साइज कर दी। अब इस टेक्स्ट को मुझे सारे लेटर्स को कैपिटल लिखना है। ध्यान रखिएगा, मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, सॉरी एक और वर्ड ले लेता हूँ, ताकि क्या है कि जो अदर फीचर उसको समझाने में मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी। फाइन। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेंटर लेके आ जाता हूँ ताकि आपको विजिबल प्रॉपर हो जाए। अब टेक्स्ट टूल लिया, अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। फर्स्ट वाला मैंने पॉइंट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ अपर केस, तो सारे टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन अगर मैं चूज करता हूँ लोअर केस, तो सारे टेक्स्ट लोअर केस में आ जाएंगे। थर्ड वाला जो मुझे कई बार बहुत प्यारा लगता है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो इसके जितने भी मतलब ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा है इसके जो इनिशियल्स हैं, यानी कि हर वर्ड का जो पहला लेटर है जो इनिशियल है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी स्मॉल हो जाएगा, जो जनरली प्रोफेशनल वर्डिंग में भी कई बार काम आ जाता है जब आप टैग लाइन लिखते हैं, कुछ लिखते हैं तब। हालांकि यहाँ पे स्मॉल कैप्स वाला फीचर नहीं जो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में होता है, बट ठीक है, जनरली वेबसाइट डिजाइन में स्मॉल कैप्स यूज नहीं आते, तो इसलिए वो फीचर हटा दिया गया होगा। अदरवाइज ये जो है आपको जनरली 3 फीचर टेक्स्ट वाइज इसमें दिए गए। उसके अलावा मैं फिलहाल 2 पॉइंट्स को स्किप करूंगा यहाँ पे, और लास्ट वाले पॉइंट पे आऊंगा अंडरलाइन पे, ठीक है। तो ये अंडरलाइन अगर देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके अलावा मैं अगेन टेक्स्ट टूल को एक्टिव ही रखूंगा और मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिखूंगा। जैसे वर्ड में अगर लिखता हूँ सेकंड फ्लोर, सिंपली बात है। तो जब भी आप कोई एड्रेस लिखते हैं तो सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे करके आते हैं।
तो ये 2 के बाद जो ये ND और ये सब आते हैं, ये सुपर स्क्रिप्ट में आते हैं। तो इसको सिंपली अगर मुझे सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है तो मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और ये सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके अलावा आपने कई बार वर्डिंग दी होगी और देखी होगी CH4 करके ऐसे वर्डिंग आती है। अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो ये मुझे लोअर केस में करना है, तो लोअर केस में करना है तो ये मैंने लोअर केस में कर दिया। यानी एक है मेरा सुपर स्क्रिप्ट जिसमें सेलेक्टेड टेक्स्ट इस तरीके से अपर साइड हो जाता है, स्मॉल साइज में हो जाता है, और एक मेरा है सब स्क्रिप्ट जिसमें क्या होता है जो टेक्स्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो बॉटम साइड में आ जाता है और स्मॉल हो जाता है। तो ये इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट अनुसार चीजें सेट कर सकते हैं। फाइन। अब उसके अलावा कई बार अगर आपने नोटिस किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टेक्स्ट लिखूं, मान लीजिए MRP में लिखता हूं फॉर एग्जांपल 2500, ठीक है, बट मेरी जो ऑफर प्राइस है वो मेरी है मान लो 1200 रुपीज़, ऐसे ही करके जनरली आता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी MRP लिखते हैं या कुछ लिखते हैं तो इस तरह के वर्डिंग के ऊपर एक स्ट्राइक थ्रू आता है। तो जब मुझे इस तरह से कोई टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन करनी है, मतलब सेंटर में टेक्स्ट स्ट्राइक देनी है, तो मैं लास्ट ऑप्शन चूज करूंगा और इस तरीके से वो क्या आ जाएगा, स्ट्राइक आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में वो थोड़ा गैप कम हो गया स्ट्राइक की वजह से, बट इसको मैं अपने सुविधा अनुसार चाहे लाइन स्पेसिंग या एंटर के थ्रू सेट कर सकता हूँ। तो आप नोटिस करेंगे MRP को मैंने सेलेक्ट किया था, ये स्ट्राइक आ गई उसके ऊपर, और फिर मैंने यहाँ पे ऑफर लेटर जो है मेरा लिखा हुआ है वो 1200 रुपीज़ जो है वो लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो कई बार आपने ये जो चीज़ें हैं या जो ये वर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये यूज़ आती है। फाइन। अब इन सबको मैं एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ और एक बार के लिए मैं सिर्फ हेडिंग एंड लॉरेन इप्सम को छोड़ के बाकी सब एक बार के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। फाइन। तो ये मेरा क्या हो गया, टेक्स्ट टूल में जो फीचर थे वो मेरे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। बाकी यहाँ पे ओपेसिटी सेम है, कुछ इसमें अलग चौड़ा काम नहीं है। ब्लेंड मोड में सेपरेट वीडियो लूंगा, सब में सेम तरीके से काम होगा। हालांकि ये ज़्यादातर यूज नहीं आता है, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट फीचर है तो इसको सेपरेट में डिस्कस करेंगे। बाकी ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी सेम फीचर है, ऊपर वाले फीचर सारे सेम है, जो डिफरेंट थे टेक्स्ट वाले पोर्शन के अंदर वो हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ पे एक चीज और मैं और क्लियर करना चाहूंगा, देखो हालांकि टेक्स्ट शेप नहीं है बट फिर भी कुछ फीचर ऐसे हैं जो शेप वाले भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में देखा होगा तो डायरेक्टली क्या करते थे, डायरेक्टली टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता था। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर दे दिया फिल के अंदर, यानी टेक्स्ट का कलर अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे फिल के अंदर दे देता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है, तो टेक्स्ट का कलर मेरा रेड हो गया, तो ये फिल में चेंज हुआ। लेकिन अगर मुझे इस टेक्स्ट को कोई बॉर्डर का कलर भी देना है, नहीं इसको बॉर्डर देनी है, तो मैं वो भी दे सकता हूँ। जैसे आप नोटिस करिए मैंने बॉर्डर का कलर दिया। आप इसको अगर मैं हल्का सा जूम करूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा, तो आप देखिए अंदर जो है इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो मेरा रेड हो गया, यानी फिल कलर हो गया, और बॉर्डर जो है मेरी इसकी ब्लैक कलर क्योंकि जो मैंने यहाँ पे सेट की। बाकी फीचर हालांकि सब सेम है, बट आपको आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए नोटिस करिए कलर जो है मैंने इसका अंदर और बाहर दोनों का सेट किया। हालांकि जब आप एप्लीकेशन और वेबसाइट की डिज़ाइन बनाते हैं तब आप किसी भी टेक्स्ट का अंदर का कलर ही ज़्यादातर चेंज करते हैं, बॉर्डर बहुत रेयर केस में डालते हैं। हालांकि मैं पर्सनली अगर मैं अपने पूरे करियर की बात करूं तो मैंने कभी भी किसी भी पैराग्राफ को इस तरीके से बॉर्डर नहीं दिए, इवन हेडिंग को भी नहीं दिए। वो थोड़ा सा अगर मैं बात करूं अनप्रोफेशनल सा फील होता है। यही अगर मेरा बैनर डिज़ाइन होती या कोई और क्रिएटिव काम होता तो उस समय भी सोचा जा सकता था, बट एज अ वेबसाइट के केस में, एज अ मोबाइल एप्लीकेशन के केस में, या XD का ओवरऑल जो पर्पस है उस केस में मुझे पर्सनली इतना इसका यूज नहीं लगता है। बट फीचर है तो आपको पता होना चाहिए, वो वाली बात है। तो ओवरऑल अगर आप नोटिस करें, इनर शेडो, ड्रॉप शेडो, बैकग्राउंड ब्लर, सब चीजें सेम है, कुछ अलग नहीं है। मेन जो डिफरेंस था वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, कुछ चीजें जो आपको कंफ्यूज कर सकती थी कि ये बे शेप नहीं है टेक्स्ट है, उस चक्कर में मैंने कुछ चीजें और यहाँ पे डिस्कस कर ली, यानी फीचर जो ऑलरेडी थे वो वापस डिस्कस कर लिए, ताकि कहीं पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन सा ना हो। बाकी चीजें एकदम सिमिलर है, इजी गोइंग है, कुछ इसमें रफ एंड टफ नहीं है। तो ये है हमारा सिंपली टेक्स्ट टूल जिसके बारे में आज हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम जाके कहीं ना कहीं वेबसाइट और एप्लीकेशंस की बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट वो सारे फीचर डिस्कस कर लिए जो हमारे काम के हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले
अब एक सिंपली आर्टबोर्ड रहा है और पेंट टूल रहा है। हालांकि आर्टबोर्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेबसाइट डिजाइन, उसमें वो काम आएगा, तो पहले उसको समझेंगे, पेंट टूल को भी एक बार समझ लेंगे, फिर प्रॉपरली प्रैक्टिकल करेंगे। बट अब से हम, अगर मैं कोई डिजाइन दिखाऊंगा आपको, मान लीजिए कोई डायरेक्टली डिजाइन दिखा के आपको कुछ चीज समझाऊंगा, तो एटलीस्ट अब आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि अगर मैं उसमें कुछ कर रहा हूँ या चेंजेस कर रहा हूँ, तो अब आपको चीजें क्लियर होंगी कि हाँ ये टेक्स्ट टूल से हो रहा है, ये रेक्टेंगल टूल से हो रहा है, ये सेलेक्ट टूल से हो रहा है, तो वो अब थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर होगा। WS में XD सीरीज के लिए एक और वीडियो बनाना है, वो हम ले सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। काफ़ी स्मूथ पेन है। अच्छा, अरे आगे क्या, एक पेन किसी ने गिफ्ट किया था टीचर्स डे पे, काफ़ी स्मूथ पेन है, तो उसी से सोचा थोड़े नोट्स बना लूँ। पेन से याद आया, एक सेकेंड, XD के अंदर भी तो पेन टूल है। आज चलो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली पेन टूल, अगर आपको फोटोशॉप आता है, XD आता है, इलस्ट्रेटर आता है, यानी XD में अभी आप सीख रहे हैं ऑब्वियसली बात है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी फोटोशॉप के पेन टूल को सीख के आए हुए हैं, इलस्ट्रेटर के पेन टूल को सीख के आए हुए हैं, तो XD का पेन टूल थोड़ा सा उससे कम फीचर्सटिक है, यानी कि फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर के अंदर पेन टूल जो है वो ज़्यादा फीचर्सटिक है, क्योंकि वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, क्रिएटिव सॉफ्टवेयर है। XD जो है UI UX के लिए है, तो इसमें इतना रोल प्ले नहीं होता है जो फीचर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में। तो जितने फीचर की जरूरत है वो फीचर पेन टूल में यहाँ पे अवेलेबल है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इनके बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में क्या एक्स्ट्रा है, वो भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे, ताकि आपको आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ने से पहले सिंपली मैं आपको एक लाइन बता दूं कि जो एडोब XD का जो पेन टूल है, चाहे फोटोशॉप का हो चाहे इलस्ट्रेटर का हो, पेन टूल बेसिकली आपके हाथ के मूवमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है, तो आप अपने जो लैपटॉप के टच पैड है उससे आप काम तो ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग में एंट्री करते हैं तो आपके पास एटलीस्ट एक वायरलेस माउस होना चाहिए, वायर्ड वाला भी नहीं, वायरलेस माउस होना चाहिए। तो वायरलेस माउस से आपका जो हाथ का जो मूवमेंट है ना, वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है, तो उससे आपको जो क्रिएटिव डिज़ाइन बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन पेन टूल की अगर बात करूं और आपके पास अगर पेन टैब है, वायाकॉम का ले सकते हैं, XP का ले सकते हैं, किसी का भी आपको जो पसंद आए, जो आप कंफर्ट जोन आपका रहता है, आप एक पेन टैब अगर लेते हैं तो पेन टूल का काफी अच्छे से उसमें यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। इवन बाकी टूल भी पेन टैब से काफी अच्छे से आपके यूटिलाइज हो पाएंगे। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर एंटर कर रहे हैं तो पेन टैब है तो सबसे बेस्ट है। पेन टैब नहीं है तो वायरलेस माउस होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी वायर्ड माउस और लैपटॉप का टच पैड भी है तो ठीक है, काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो। लेकिन उसके साथ थोड़ी स्मूथनेस आ जाती है। क्योंकि पेन टूल टॉपिक आया और उसमें हाथ का मूवमेंट ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर लेना चाहिए। तो अभी कम टू पॉइंट, मेन पॉइंट पे आ जाते हैं पेन टूल के बारे में। तो देखो, पेन टूल जो है अपना यहाँ पे लाइन टूल के जस्ट नीचे ऑप्शन में आ जाता है और इसका शॉर्टकट है P। पेन टूल बेसिकली क्या करता है, शेप बिल्ड करने के काम आ जाता है, या फिर कह दो जो पाथ बिल्ड करने के काम आ जाते हैं। शेप इसलिए बोला क्योंकि जनरली हम शेप वर्ड से ज्यादा फैमिलियर है, पाथ से अभी शायद इतना फैमिलियर नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे हम आगे जाके हो जाएंगे। तो जब भी XD के अंदर आप कोई भी कस्टमाइज शेप बनाते हैं, या फिर ये कहूँ कस्टमाइज पाथ बनाते हैं, वो आप बना सकते हैं पेन टूल की हेल्प से। जैसे अगर लास्ट के वीडियोस में, जो हमारे लास्ट के सीरीज जो वीडियोस चल रहे थे, रेक्टेंगल टूल के बारे में, इक्लिप्स, ट्राइंगल यानी पॉलीगन के बारे में, लाइन टूल के बारे में, इनमें हमने थोड़ा सा भी अगर कस्टमाइज जैसे मूव टूल की हेल्प से जो किया था, तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे ऑल आइटम में शेप लिखने की बजाय पाथ लिखा हुआ जाता है। मैं थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, तो अभी देखो क्या लिखा हो रहा है, रेक्टेंगल लिखा हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं मूव टूल की हेल्प से इस पे जैसे मैं जाता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ और इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंजेस करता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मूव टूल की वीडियो में। तो अगर इस वीडियो से पहले वो सारे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज देख लेना, क्योंकि सब ऑलमोस्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कंफ्यूजन ना हो। तो पहले वाले सारे वीडियो एक बार देख लेना, रेक्टेंगल, मूव, लाइन, पॉलीगन, इक्लिप्स, ये सारे वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। फाइन, ये मैं थोड़ा इसको मूवमेंट करा दिया और ये मैंने कर दिया, इसको बना दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसको मूव टूल की हेल्प से थोड़ा और चेंजेस करूं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, ये मैंने कुछ और इसमें चेंजेस किए हल्के हल्के से, मतलब मैं एजेस और जोड़ते जा रहा हूँ, या और एंकर पॉइंट जोड़ते जा रहा हूँ, और अपने अकॉर्डिंग इसको मैं बनाता जा रहा हूँ, ठीक है।
फाइन। ये मैंने देखो थोड़ा सा अब इसको क्या किया, रिसाइज भी कर दिया, थोड़े एंकर पॉइंट भी बना दिए। अब देखो जो आइटम में यहाँ पे एंकर पॉइंट लिखा होता है उसकी जगह क्या लिखा हो गया, पाथ। तो जब भी आप XD के अंदर कोई भी कस्टमाइज शेप बनाते हैं तो उसको ये पाथ के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं शेप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे थोड़ा फेमिलियर हो गया। देखो जो ग्राफिक डिजाइन में ऑलरेडी एंटर हो चुका है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के थ्रू, उनको पाथ काफी अच्छे से पता होगा, लेकिन जो नए हैं, मुझे सबके लिए वीडियो बना रहा है इसलिए मैं थोड़ा ये क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है कि आप कोई भी कस्टमाइज शेप बनाते हैं, जैसे कि ये मैं 2 लाइन बना रहा हूँ, तो ये जो पहला एंकर पॉइंट है, जो ये पहला एंकर पॉइंट और ये जो दूसरा एंकर पॉइंट, इसके बीच में ये जो एज आती है या फिर कह दूं कि जो लाइन आ रही है, जो भी आप बनाते हैं, इसको हम पाथ के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो XD के अंदर आप कोई भी कस्टमाइज शेप बनाइए, वो पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कल को मैं पाथ बोलूं तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं वहां पे कस्टमाइज शेप की ही बात कर रहा हूँ। सिंपल। ठीक है, तो अब आते हैं, पाथ के बारे में डिस्कस कर लिया, माउस हाउस की भी बात कर ली, अब थोड़ा पेन टूल की भी बात कर लेते हैं। तो पेन टूल बेसिकली क्या करता है, कस्टमाइज पाथ बना या पाथ बनाने के काम आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेफ्ट क्लिक से मैंने एक एंकर पॉइंट पे क्लिक किया और मैं फिर क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे इसके डायगोनल कह दीजिए या फिर स्ट्रेट कह दीजिए, जैसे मतलब मैं माउस का मूवमेंट करा रहा हूँ, तो आप देखिए साथ साथ में इसके साथ एक लाइन मेरे साथ चल रही है। जितनी साइज रखनी है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, उसको आगे पीछे कर रहा हूँ। बाकी जिस भी डायरेक्शन में मेरे को लेके जाना है मैं ले जा सकता हूँ। कहने का मतलब मैं एक सिंपल एक लाइन बना रहा हूँ और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक मैंने यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो हुआ क्या, ये 1 और ये 2 एंकर पॉइंट से मैंने एक सिंपली लाइन बना दी, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, जो आप पेन टूल से शेप बनाते हैं उसको वापस क्लोज भी करना पड़ता है। वो कैसे, वो बात करते हैं। तो ये मैंने 1 एंकर पॉइंट किया, ये 3rd एंकर पॉइंट किया, ये 4th एंकर पॉइंट किया और ये वापस मैं आके इसको 5th एंकर पॉइंट करूंगा, तब जाके ये पूरा पाथ कंप्लीट हुआ है। ध्यान रखिएगा, 2 एंकर पॉइंट से ये पाथ कंप्लीट नहीं होगा। मैं यहाँ पे 1 2 3 और 3 के बाद वापस अगर मैं करता तो ही ये पाथ कंप्लीट होता। ठीक है, तो 2 एंकर पॉइंट से कभी भी पेन टूल से पाथ कंप्लीट होगा नहीं। अगर आपको पाथ कंप्लीट करना है तो वापस फर्स्ट पे आके क्लिक करोगे, तब जाके वो प्रॉपर एक पाथ आपका बनेगा। सिंपल बात है, इसमें कुछ अलग से अलग नहीं है। ठीक है, एक बार अब इसको मैं हटा देता हूँ। फाइन। तो यहाँ पे मुझे सिंपली पेन टूल की हेल्प से क्या करना है, एक पाथ ड्रॉ करना है जो कंप्लीटली क्लोज्ड हो। सिंपल बात है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। दूसरे पॉइंट पे अभी मैंने इसको हाइड कर दिया, जो थोड़े थोड़े पॉइंट समझा के फिर मैं राइट हैंड साइड के फीचर्स पे आऊंगा आपके पास। ठीक है, फिर अगेन मैं पेन टूल की हेल्प ले रहा हूँ और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, पेन टूल को लिया और मैं चाहता हूँ एकदम स्ट्रेट लाइन हो। अब आप हल्का सा नोटिस करिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, ठीक है, ताकि कि आपको विजिबल दिखाई दे, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट एंकर पॉइंट किया, अब सेकंड एंकर पॉइंट पे जा रहा हूँ। तो देखो अब थोड़ा सा नोटिस करना, थोड़ा ऊपर किया, जो मेरी लाइन का कलर है ब्लू नहीं है, थोड़ा नीचे किया, लाइन का कलर ब्लू नहीं, लेकिन एकदम सेंटर में आता हूँ, यानी कि ये एक एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, तो इसका कलर क्या हो गया, थोड़ा सा ब्लू हो गया। हालांकि ये सिर्फ आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए, रेफरेंस के लिए, सॉरी, ये हालांकि आपके रेफरेंस के लिए, एक्चुअल आउटपुट में या फिर इसके बाद जो डिजाइन बनेगी उसमें इसका कोई रोल नहीं है। बस आपके माउस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये देखो एक ब्लू कलर का बन रहा है। अब यही अगर मैं देखो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, इसको मैं वर्टिकली लेता हूं, तो भी आप देखो एक इसका ब्लू कलर का एक जो है, मतलब इसका कलर चेंज हो गया, ये बताने के लिए कि एकदम सीधी लाइन है। ठीक है, थोड़ा बहुत भी इसमें एंगल का फर्क नहीं, जैसे हल्का सा एंगल का फर्क हो जाता है ना कई बार, तो वो चीज है। तो एक तो इसने हेल्प कर दी। उसके अलावा कई बार आप बहुत फास्ट काम करते हैं, जब एक बार माउस पे हाथ बैठ गया तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार फास्ट काम करते हैं तो फटाफट क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, सिंपली शिफ्ट दबाया, फिर माउस को भले कितने भी ऊपर नीचे करो, डजंट मैटर, सिंपल सी बात है, ऊपर नीचे किया कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। फिर क्लिक किया, फिर अगर मुझे डायगोनल लाइन बनानी है, यानी एग्जैक्ट 45 डिग्री के एंगल पे मेरे को लाइन बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, सीधी के एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। आप नोटिस करिए जरा सा, अब इसमें देखिए, अब मैंने शिफ्ट वाली बात तो देखो आपको बता दी, पहले भी मैंने शेप टूल में इनमें बात की थी, यानी रेक्टेंगल इनमें बात तो कर ही ली थी, यहाँ पे भी वो चीज होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया ताकि सिमिलरिटी आप कर सके। लेकिन अब जरा नोटिस करो, एक चीज नोटिस करना, मैं सेकंड एंकर पॉइंट से जब थर्ड एंकर पॉइंट पे आ रहा हूँ और मैंने शिफ्ट प्रेस कर रखा है, तो यहाँ पे डायगोनल लाइन बन रही है, यानी एग्जैक्ट 45 डिग्री के एंगल पे बन रही लाइन। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे थर्ड एंकर पॉइंट पे आगे पीछे होता हूँ, देखो नोटिस करना,
एक और मेरी गाइडलाइन बन के आ रही है ब्लू कलर की, वो ये बताने के लिए कि ये एग्जैक्टली फर्स्ट एंकर पॉइंट पे या जो भी उसके नियर बाय एंकर पॉइंट होगा वो भी ध्यान रखिएगा, उसके एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया और एकदम स्ट्रेट है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, वापस से पाथ को क्लोज करूंगा। तो इससे हुआ क्या, हुआ सिंपली एक सिंपल सा एक मेरा ट्रायंगल बन गया। हालांकि आप पॉलीगन शेप से ही बना सकते हैं, बट हर बार ट्रायंगल नहीं बनाना होता है, कई और चीजें भी होती है, तो वो वाली बात के लिए आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ। पॉइंट सिंपल इतना सा है कि ये जो गाइडलाइन है आपको बहुत हेल्प करेगी। देखो एडोब फोटोशॉप, एडोब एक्सडी और एडोब इलस्ट्रेटर में भी गाइडलाइन है। आपके एक्सडी में गाइडलाइन सबसे पहले आई थी, फिर बाकी में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुई थी। तो पॉइंट ये आ जाता है कि जब आपको एडोबी ने भी ये कह दिया है कि जितना आप अपनी डिजाइन में अलाइनमेंट रखोगे उतनी ज्यादा अच्छी डिजाइन आपकी बनेगी, या फिर कहो प्रोफेशनल डिजाइन बनेगी। तो जब भी आप डिजाइन बनाओ आगे, या जो भी हम डिस्कशन करेंगे, क्रिएटिविटी कितनी भी डाल दो, अगर वो प्रॉपर अलाइन नहीं है तो उसमें मजा नहीं आएगा, अनप्रोफेशनल सी लगेगी। तो इसलिए इतना मैं थोड़ा बार बार जाके इस पे पुश मार रहा हूँ, क्योंकि देखो जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनको तो आइडिया, लेकिन जो नए हैं, जो फ्रेशर है, उनको इतना आइडिया नहीं होता। तो उनके लिए बार बार यही पुश कर रहा हूँ कि भैया अलाइनमेंट पे फोकस करना, इसलिए हर छोटे छोटे पॉइंट पे डीपली वापस जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल से पॉइंट हो गया, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और मैंने यहाँ पे आपको गाइडलाइन और स्टेट शिफ्ट की बात भी मैंने कर ली, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। अब थर्ड पे आ जाता हूँ। थर्ड पे आने के बाद मैं एक और पाथ बना रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट एंकर पॉइंट और ये मेरा सेकंड एंकर पॉइंट। लेकिन इस बार सेकंड एंकर पॉइंट पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक जो है मेरा उसको प्रेस करके रखा हुआ। ठीक है, हालांकि अभी मैं लैपटॉप के टच पैड से चला रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे आपको थोड़ा गाइड भी करना है, तो मेरे हाथों का मूवमेंट और वो सब भी मुझे लेना था, इसलिए मेरे टच पैड का सही है। बाकी पेन टैप और माउस, वायरलेस माउस बेस्ट ऑप्शन है। फाइन, तो अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट एंकर पॉइंट के बाद सेकंड एंकर पॉइंट किया, तो अभी मेरा लेफ्ट क्लिक अभी भी प्रेस है और मैं जैसे इसको मूवमेंट करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा मूवमेंट जैसे ही करा रहा हूँ, तो ये जो मेरी एक लाइन बन के आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, वो लाइन मेरी क्या है, वो थोड़ा कर्वी सी हो गई, जैसा मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कर्वी सी हो गई। और इस कर्वी लाइन के बाद आप नोटिस करेंगे दो स्ट्रेट लाइन और चल रही है, वो सिर्फ इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उसके पहले मुझे लेफ्ट क्लिक मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट ये कर रही है कि ये जो कर्व लाइन है वो इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस कर्व के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो कर्व, ये जो लाइन है, ये नेक्स्ट कर्व के एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं सिंपली बात करूं, देखो नोटिस करना, यहां से लेके यहां तक जितनी डायरेक्शन में मैं देखो जा रहा हूं, तो काइंड ऑफ अगर आप हल्का सा नोटिस करें, ये जो एंगल का कर्व बन के आ रहा है ना, ये सिंपल सा कर्व ऑलमोस्ट उसके ही कर्व में देखो ये बनने आ रहा है। अगर आप एकदम यहाँ से स्टार्टिंग से नोटिस करो तो देखो सिंपली उसी के कर्व में, ऑलमोस्ट उसी के बिहेवियर में बन के आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो कर्व है और ये जो कर्व है ऑलमोस्ट सिमिलर बनाने होते हैं, तो ये हमारी हेल्प हो जाती है। लेकिन ऐसा भी होता है, ये देखो मैं यहाँ पे एकदम स्ट्रेट अगर रखता हूँ, अब आप नोटिस करो तो जो मेरा पहला कर्व था, ठीक है, और मेरा ये जो दूसरा कर्व है एग्जैक्टली सिमिलर है। देखो नोटिस करो ये एग्जैक्टली मेरा क्या है, कर्व जो सिमिलर आ रहा है। ठीक है, तो वो जब आपको इस तरह से कर्व ही दोनों तरफ चाहिए होते हैं तो आप ये हेल्प ले सकते हैं। फाइन, लेकिन जैसे ही मैंने क्लिक किया थर्ड पे आता हूँ तो देखो अब कर्व हट सा गया। सिंपल सी बात है। अब मुझे अगर कर्व चाहिए या मुझे कुछ भी बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, या फिर सॉरी, मैंने मूव टूल में, हालांकि सेलेक्ट टूल में ऑलरेडी बता दिया है कि जो एंकर पॉइंट है उसको डिलीट करते हैं तो वो एंकर पॉइंट हट जाता है। फाइन, तो यहाँ पे मैंने एंकर पॉइंट हटा दिया। तो अभी मैंने क्या करो, मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा हुआ है और ये मैंने कर्व ही बना दिया। एक तो ये हो गया, ठीक है। पहले वाले केस में मैंने क्या कहा था, ये दोनों सिमिलर मैंने करे थे। दूसरे वाले केस में मैंने एक कर्व बनाया। अब मैं दूसरा जो कर्व है मैं इसके एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो मेरा पांचवा एंकर पॉइंट है उस पर क्लिक करके अपने अनुसार अभी भी लेफ्ट क्लिक से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने नए कर्व को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर मैं आगे जाऊंगा तो जिस तरीके से मेरे को कर्व चाहिए मैं वैसे वैसे बना रहा हूँ एज पर मेरी रिक्वायरमेंट। मतलब सिंपली बात है, यहाँ पे आपको कर्व का एंगल देना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखो, माउस का मूवमेंट कराओ, जिस तरह से कर्व बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इजी सा सॉफ्टवेयर है यार, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है। बट लास्ट में आते आते कर्व बना के मैं वापस से अपने फर्स्ट पॉइंट को टच जरूर करूंगा, ताकि मेरा ये जो शेप है या फिर कह दूं पाथ है वो कंप्लीट हो सके। तो अभी मेरा ये जो है पाथ वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें सिंपल सी बात है। अब इस पाथ के अंदर
क्या हो रहा है, देखो मैंने सिंपली 3 तरीके से इसके जो छोटे छोटे फंडामेंटल्स है वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब इस पाथ के अंदर जो रेक्टेंगल हमारा टूल है उसकी तरीके से क्या क्या सिमिलरिटी आती है। देखो सिंपल सी बात है कि क्योंकि आप कस्टमाइज बना रहे हैं, ये जो मैंने पाथ बनाई है कस्टमाइज बना रहा हूँ, तो ना तो इसकी विड्थ प्रॉपर होगी ना इसकी हाइट प्रॉपर होगी। हो सकता है किसी तरफ से थोड़ा बाहर निकला हो, किसी तरफ से थोड़ा अंदर हो, तो यहाँ पे देखो विड्थ और हाइट का फीचर नहीं दिया हुआ, बस इतना दिया कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन से कितना गैप आएगा। सिंपल सी बात है। रिपीट ग्रिड इसमें सेम फीचर है, आप इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो, सिमिलर फीचर है, कोई अलग नहीं है। फाइन। तो कुछ फीचर इसके अंदर एक्टिव होंगे, कुछ एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन आपको मैं कुछ थोड़ा सा एक्सपेंड करने के हिसाब से, जैसे मेरा फिल का कलर है, इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, तो आप नोटिस करो एक रेड कलर मैंने इसको दे दिया। बाकी इसको बॉर्डर देनी है, बॉर्डर भी आप दे सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, अपने सुविधा अनुसार बॉर्डर दो। उसकी जो साइज है वो आप साइज दो, सेम काम करेगा, कुछ अलग नहीं करेगा। यानी कि जो रेक्टेंगल, इक्लिप्स, पॉलीगन और लाइन टूल में हमने जो डिस्कस किया था वो सारे फीचर जो है कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। देखो तो कई बार कस्टम बना रहे, हालांकि ये वैसा बना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आप इमेजिन करो कि थोड़ा थोड़ा शर्ट टाइप दिखने लग गया, बट ठीक है, कार्टूनी शर्ट जो कह सकते हैं, जो कार्टून्स में अलग अलग अतरंगी तरह की शर्ट्स दिखाते थे हमें बचपन में, वैसी टाइप हो गई। बट ठीक है, इसको और थोड़ा अच्छे से बनाता तो वो थोड़ा शर्ट पूरा बन सकता था, मे बी, क्या पता मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊँ। अपनी बात नहीं करते, पेन टूल पे आते हैं, भटकना बहुत मुश्किल हो जाता फिर। चलो, तो यहाँ पे मैंने फिल कलर दे दिया, फीचर सारे सिमिलर है, कुछ अलग इसमें फीचर जो राइट हैंड साइड में है वो कुछ अलग नहीं है, सेम फीचर्स है जो हमने अदर टूल्स में बात की थी, कुछ फीचर इसमें से हटे हुए, बस फर्क इतना है। फाइन। तो 3 तरीके से मैंने आपको अभी ये जो है पेन टूल को, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया। तो क्या था वो तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इसमें क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा बारीक सा डिफरेंस है। देखो ये मेरा पेन टूल, अगेन अभी देखो मैं इसी शेप के ऊपर क्या कर रहा हूँ, कुछ चीजें कर रहा हूँ। पहला डिफरेंस, पेन टूल यहाँ पे पाथ क्रिएशन के लिए है, एरिया सिलेक्शन के लिए नहीं है। मैं आपको ये सिंपल सी बात बता दूं, यहाँ पे एरिया सिलेक्शन वाला सीन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पाथ ही क्रिएट होगा। लेकिन फोटोशॉप के अंदर आप कंट्रोल एंटर के साथ पाथ भी सिलेक्ट कर देते हो, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन का नहीं है, क्रिएशन की बात हो रही। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पे पेन टूल पे जा रहा हूँ, ये मैंने एक एंकर पॉइंट किया, सपोज करता हूँ कि ये पहले से कोई मेरा शेप बना हुआ है, पाथ बना हुआ है, या ऑलरेडी कोई इमेज है, मुझे इसका ये जो एज इट इज, मुझे इसका जो पाथ पूरा पूरा वापस से कॉपी करना है। तो क्या फर्क आ रहा है कि देखो मैंने यहाँ पे पाथ लिया और मैं इसके छोटे छोटे पॉइंट्स पे जैसे जाता हूँ, तो इसको ये कर्वी टाइप पॉइंट दे रहा हूँ। देखो ये कर्वी टाइप पॉइंट दे रहा हूँ, इसमें ऑब्वियसली आपका जो माउस का हाथ है वो काफ़ी बैठाना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। ये मैंने एक और पॉइंट लिया, अब इसको भी मैं कर्वी टाइप दे रहा हूँ, जितना बैठे उतना अच्छा है। लेकिन कई बार नहीं बैठता है, तो पहले क्या होता था फोटोशॉप के अंदर, देखो ये हल्का सा देखो बैठ नहीं रहा है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। जब मैं इसको थोड़ा सिलेक्शन के तौर पे आ रहा हूँ तो देखो ये हल्का हल्का बैठ नहीं रहा है, तो क्या होगा मेरा, सिंपल सी बात है, ये मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे एंकर पॉइंट लिया और ये मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा अपने रिक्वायरमेंट अनुसार मैंने फिलहाल सेलेक्ट कर दिया। मैं इसको थोड़ा स्मूथली नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बेमतलब उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस जो बता रहा हूँ, एक तो मैंने पाथ वाला बता ही दिया, दूसरा ये है कि अब मुझे जैसे यहाँ पे ये देखो कर्व टाइप आ रहा है, ये जो एक मूवमेंट कर रहा है, देखो ये वाला कर्व जो है ना, इसको तरीके से सेलेक्ट करना है। तो छोटे छोटे कर्व तो मैंने यहाँ पे कर लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये छोटे छोटे मैंने कर्व कर लिए, उसमें चलो एक बार के लिए मैं स्मूथली नहीं करके ले रहा हूँ। अब होता क्या था फोटोशॉप के अंदर, जब आपको इस तरीके से कर्व बनाना होता था तो आप क्या कर सकते थे, नेक्स्ट कर्व को जो है वो हटा सकते थे ऑल्ट की हेल्प से, यानी नेक्स्ट कर्व को हटाना था तो आप ऑल्ट की हेल्प से हटा सकते थे। लेकिन इस बार यहाँ पे ऑल्ट की तरह से हटता नहीं है, वो सीधी सीधी एक तरह से उसी के एंगल को वापस से वो लिया था। जो एंगल मैंने अभी ये वाला जो एंगल सेलेक्ट किया था ना, ये वाला, इसी एंगल को दोबारा लिया था। बस ये थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस है, वो जब आप काम करोगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी। बाकी ओवरऑल इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लगे कि भाई कॉम्प्लेक्स है या चीज़ें जो वो हेक्टिक है, वैसा कुछ नहीं है। बस दो बेसिक डिफरेंस थे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से इसके अंदर, जो फीचर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे क्या होता था कि आप जो लेफ्ट वाला जो ऑल्ट की के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कर्व को जो है वो हटा सकते थे, लेकिन इसमें नेक्स्ट कर्व हटेगा नहीं, एज इट इज पुराना जो कर्व है वो कैरी फॉरवर्ड टाइप सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, जो पेन टूल है उसमें हमने ये जनरल डिस्कशन किया है।
तो ओवरऑल बात सिंपल सी है कि पेन टूल आखिर काम किसके आता है? सिंपल एक लाइन में समझाऊं, पाथ क्रिएशन के काम आता है। अब पाथ का मतलब सिंपल से लाइन है, कस्टम शेप बनाने के काम आता है। और कोई भी पाथ एक लाइन में नहीं होगा, हमेशा एक क्लोज पाथ इसके अंदर बनाना होगा, तभी जाके आप अपना पाथ यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ तामझाम मैंने एक्स्ट्रा नहीं बोला, बाकी फीचरिस्टिक बात मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे कर रही। सो ओवरऑल पेन टूल भी लेना जरूरी था, ताकि कल को जब हम डिजाइन बनाए या कुछ भी बनाए तो आपको कोई तरह की कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। क्योंकि होता क्या है, जब मैं प्रैक्टिकल पे आता हूँ तो फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई टूल नहीं समझा होता तो फिर वहां पे दिमाग ये चलता है कि ये हो क्या रहा है। तो बैठे बैठे, और कई बार ऐसा भी होता है प्रैक्टिकल कराते हैं, हमने कई बार सोचा होता है कि ये हम प्रैक्टिकल में कराएंगे, लेकिन उस समय कई बार दिमाग कुछ अलग चल जाता है, कुछ नया बनाना होता है। फिर उस नए में हमने कोई एक्स्ट्रा टूल ले लिया जो हमने पढ़ाया हुआ नहीं होता है, तो फिर ऐसा होता है कि उस टूल के बारे में भी जानकारी दो उसी समय, फिर उसको यूज करो, तो कई बार वो जो है ना, वो जो रिदम है वो खत्म हो जाता है। तो बेटर क्या रहता है स्टूडेंट के लिए भी और हमारे लिए भी, कि पहले टूल को अच्छे से समझ लिया, अब प्रैक्टिकल में आसानी हो जाएगी हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने में। वेट, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर करियर बनाना है लेकिन आइडिया नहीं कैसे? डोंट वरी, WSCubeTech के एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर आज ही एनरोल करिए, जहां पे डेली लाइव सेशन के जरिए आप Adobe Photoshop, Illustrator, UI UX विद द हेल्प ऑफ Adobe XD एंड Figma में आप सब कुछ सीख सकते हैं, जहां पे फ्रॉम द बिगिनिंग यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके टिल दी एडवांस लेवल तक आपको हर एक चीज को प्रॉपर सिखाया जाएगा। और डेली लाइव सेशन होने की वजह से आपके हर एक डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके कोर्स कंप्लीशन होने के बाद आपको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा। तो देरी किस बात की, आज ही एनरोल करिए। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट के अंदर एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करें, फॉर्म फिल करिए और एनरोल करिए, या फिर दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। बेसिक, सिंपल और सुपर कूल, ऐसे दो टूल जो Adobe XD के अंदर काफी ज्यादा यूज आते हैं, या फिर ये कहो कि UI और UX डिजाइन इनके बगैर पॉसिबल नहीं है। ये दो टूल है आर्टबोर्ड और जूम, और आज की वीडियो में इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं और हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। देखा जाए तो हम ऑलरेडी काइंड ऑफ डिस्कशन कर चुके हैं आर्टबोर्ड के बारे में, लेकिन क्योंकि वो इंट्रोडक्शन पार्ट था तब हमने इसको थोड़ा सा समझा था। लेकिन आज इस पूरे टूल के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे एंड जूम टूल के बारे में भी समझेंगे। हालांकि ये दो टूल बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल इजी टू यूज है। मतलब अगर मैं 2 मिनट में इस वीडियो को खत्म करना चाहूँ तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बस कुछ पॉइंट ऐसे हो जाते हैं जो आपको रन टाइम पे जरूरत पड़ेगी, वो थोड़ा डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज काफी सिंपल सा टूल है। तो इस पॉइंट पे जल्दी आ जाते हैं, देरी नहीं करते। तो अभी मेरे पास यहाँ पे वेलकम स्क्रीन खुली हुई है Adobe XD की। देखो सिंपल सी बात है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, तो इसको ज्यादा मैं लंबा चौड़ा नहीं पॉइंट करूंगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये जो साइजेस दी हुई है कहीं ना कहीं आर्टबोर्ड से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू इनका एक बार बनता है। फाइन, तो देखा जाए तो आपके पास जब भी आप XD के अंदर UI बनाने जाते हैं, तब आप या तो मोबाइल एप्लीकेशन की डिजाइन बनाएंगे, या फिर वेबसाइट की डिजाइन बनाएंगे, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर की डिजाइन बनाएंगे, या पॉसिबल है कि सोशल मीडिया के बैनर्स, स्टोरीज एंड पोस्ट, ये सब आप बनाएंगे। ठीक है, तो उनकी डायरेक्टली साइज यहाँ पे दे दी गई है। जैसे जैसे आप XD का वर्जन अपडेट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके पास लेटेस्ट साइज आती रहेंगी, तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। फाइन, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें कि Adobe XD ने ऑलरेडी मुझे यहाँ पे आईफोन्स, आईपैड, गूगल पिक्सल, इनकी डायरेक्ट साइज दे रही है। देखो सिंपल सी बात है, क्या होता है जब भी आप फोन की बात करते हैं, वेबसाइट की अलग बात कर देता हूँ क्योंकि वो डेस्कटॉप के केस में आ जाती है एक बार के लिए, बट जब आप मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल में कोई फुल HD होता है, कोई क्वाड HD होता है, कोई नॉर्मल, जैसे आजकल नॉर्मल तो फोन आते नहीं, बट फिर भी एक डिस्प्ले में भी फर्क आ जाता है, जैसे सुपर एमोलेड डिस्प्ले आ जाता है, OLED डिस्प्ले आ जाता है, काफ़ी सारे आजकल डिस्प्ले आ गए। तो पॉइंट ये आ जाता है कि जब भी हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, किसको स्टैंडर्ड मान के डिज़ाइन बनाए। तो यहाँ पे चाहे एडोबी की बात कर लीजिए, चाहे आप कोई IT कंपनी की बात कर लीजिए, जितनी सारी IT कंपनीज है, ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ जो डिज़ाइनर्स हैं, वो ज़्यादातर आईफोन को एज ए स्टैंडर्ड फ़ोन मांगते हैं। ठीक है, और आईफोन के अंदर उसकी जो साइज होती है वो CSS यानी पिक्सल वाइज अगर साइज बात करूँ वो वेरी करती है, जबकि उसका रेजोल्यूशन अलग होगा और CSS का मतलब जो पिक्सल वाइज रेजोल्यूशन होगा वो अलग होगा। अभी बार बार जो वर्ड निकल के आ रहा है, CSS बेसिकली है कास्केड स्टाइल शीट, जो कि आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन के डिज़ाइन बनते हैं तब भी स्टाइलिंग करने के काम आता है,
वेबसाइट की डिज़ाइन पे बात करते हैं तब भी स्टाइलिंग करने का काम आता है। तो इसको डिटेल में तो हम नेक्स्ट जब वेबसाइट की डिज़ाइन बनेंगे तब अच्छे समझेंगे, बट इतना समझ लीजिए कि जो मोबाइल का रेजोल्यूशन होता है वो पिक्सल यहाँ पे काम नहीं आते। हर मोबाइल के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग उनकी पिक्सल में जो साइज होती है वो वेरी करती रहती है। तो वो कई बार क्या होता है हमें गूगल करने पे नहीं मिलती है, या कॉम्प्लेक्स होती है, या हर चीज़ का ध्यान रखता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एडोबी ने डायरेक्टली यहाँ पे मुझे सारे सेट्स की जो साइज है वो पहले से दे दी है, ताकि मैं इनको यूज़ करते हुए अपनी जो डिज़ाइन है वो बना सकूँ। फाइन। तो मोबाइल की अगर मैं डिज़ाइन बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड साइज दी हुई है। मैं इनमें से कोई भी सेलेक्ट करूँगा वो कैनवास साइज यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब एक नया वर्ड आया, क्या? कैनवास साइज। जो भी XD की डिज़ाइन बना रहे हो आप, चाहे आप फोटोशॉप में भी बात कर लो, चाहे इलस्ट्रेटर में भी बात कर लो, जो आप साइज बना रहे हो यानी कि जो फाइल आप क्रिएट कर रहे हो या डिज़ाइन कर रहे हो, उसकी जो साइज होगी पिक्सल के अंदर वो उसकी कैनवास साइज होगी। ठीक है, तो ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत बार यूज आ सकता है। तो यहाँ पे इसने ये बता दिया कि आईफोन 12 प्रो मैक्स की कैनवास साइज क्या है, 428 पिक्सल विथ वाइज और 926 हाइट वाइज। सिंपल। अब आप अगर ऑब्वियसली XD को अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली नए वर्जन के सारे आईफोन्स के यहाँ पे आ जाएगा। रिसेंटली आईफोन 14 लॉन्च हुआ है तो यहाँ पे वो भी आ जाएगा अगर मैं इसको अपडेट करने जाता हूँ तो। फाइन। तो ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन की साइज़ है। ठीक वैसा ही आपके पास वेब की साइज़ आ जाती है। वेब की साइज़ आजकल 3 ही चलती है, 1920, 1366 और 1280। 1920 फुल HD के जो आपके लैपटॉप्स आते हैं या डेस्कटॉप आते हैं वो आ जाते हैं। हाँ, इनसे बड़ी साइज़ के भी स्क्रीन्स होती है, लेकिन जनरली उस साइज़ में हम डिज़ाइन बनाना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप इन 3 साइज़ के अंदर आ जाते हैं, जिसमें 1366 और 1920 अब आजकल ज़्यादातर यूज़ आते हैं। 1280 भी लिमिटेड यूज़ आते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर किसी को डिस्प्ले अच्छा चाहिए। क्योंकि पहले का एक टाइम होता था कि डिस्प्ले नहीं बट काम हो जाना चाहिए। आज के टाइम में डिस्प्ले भी अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे लोग ध्यान देते हैं। तो ओवरऑल वेब की अगर यानी वेबसाइट की अगर आप बात करें और उसकी डिज़ाइन बनाना चाहें तो हमारे पास 3 साइजेस अवेलेबल है, जो कि आप अपने अनुसार उसको बना सकते हैं। उसके अलावा आपके पास सोशल मीडिया के कोई बैनर या पोस्ट आप बनाना चाहते हैं तो उनकी साइज भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे रखी है। कई बार गूगल करने की बजाय सीधा एडोबी ने आपकी हेल्प कर दी और आप बड़े आसानी से अपनी डिज़ाइन को यहाँ पे बना सकते हैं। तो सिंपली 3 तरह की डिज़ाइन इसने यहाँ पे बताई है, जो आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे बना सकते हैं और उसमें कोई पंगा नहीं है। आराम से साइज सेलेक्ट करो, डिज़ाइन बनाओ और फ्री हो जाओ। पॉइंट। अब जनरली कस्टम साइज भी होती है, कई बार ये नहीं होनी चाहिए, कोई वो नहीं होनी चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें रन टाइम पे आ सकती है, इसलिए कस्टम साइज का भी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है, ताकि आप अपनी कस्टम साइज लेके भी डिज़ाइन बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आईफोन की साइज का ले लेता हूँ। फिलहाल मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैंने आईफोन वाला आईफोन 12 प्रो मैक्स यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो मेरे पास ये एक स्क्रीन और खुल के आ गई। हालांकि अभी तक अपन ने कई सारे टूल्स और ये जब समझ लिए तो अब आपको ये जो स्क्रीन है ये काफ़ी फैमिलियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई 2-4 चीज़ें इशू होगा, बट फैमिलियर स्क्रीन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये मेरा आर्टबोर्ड है आपके सामने, जो मैंने आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया था आईफोन 12 प्रो मैक्स, वो यहाँ पे सेलेक्टेड आ गया है। यहाँ पे ऑल आइटम्स में इस आर्टबोर्ड का नाम ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, ये टूल है, और इस आर्टबोर्ड रिलेटेड यहाँ पे राइट हैंड साइड में मेरे पास ऑलरेडी फीचर दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात है। अब पॉइंट ये आ जाता है कि कई बार हम जब भी डिज़ाइन बनाते हैं किसी भी तरह की, तो हमेशा जरूरी नहीं कि एक ही लेआउट हो। ठीक है, पहले के टाइम क्या होता था, जब ये आर्टबोर्ड वाला सीन नहीं होता था, तो पहले क्या होता था, आपने कस्टम साइज सेलेक्ट की, मान लीजिए कि, या फिर एडोबी ने आपको कोई फीचर, जैसे अभी मेरे पास मल्टीपल साइजेस अवेलेबल है, ऐसे साइजेस बताई और आपने क्रिएट किया। अब मान लीजिए आपके मोबाइल फ़ोन में करीब 20 स्क्रीन है, हर एक, मतलब अगर कोई आप एप्लीकेशन चलाते हैं तो एक स्क्रीन तो डिज़ाइन होती नहीं है, मल्टीपल स्क्रीन होती है। किसी में होम पेज होता है, किसी में मान लीजिए कोई सर्चिंग का पेज आ जाता है, या एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, तो एक ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन पेज है जिसका होम पेज होगा, फिर आप कोई प्रोडक्ट के पेज में जाएंगे, उसका डिटेल पेज होगा, फिर उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे तो एक कार्ट का पेज होगा, उस कार्ट के अंदर फिर आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कंफर्मेशन का पेज होगा, एंड फाइनली ऑर्डर कंफर्म होने के बाद आपका ऑर्डर डिटेल का पेज होगा, जहाँ पे आपके ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। तो यानी कि एक एप्लीकेशन, यानी एक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। अब इन पेजेस को, हालांकि जब मोबाइल की बात करते हैं तो लेआउट्स के नाम से जानते हैं, तो दोनों वर्ड में, अब क्योंकि पेजेस फैमिलियर वर्ड है इसलिए अभी बोल रहा हूँ, बट जैसे से आगे बढ़ेंगे प्रोफेशनल वर्डिंग थोड़ी यूज करते जाएंगे। तो
तो जो मेरे पास मोबाइल एप्लीकेशंस है या मोबाइल स्क्रीन्स है उनको क्या करना पड़ेगा, मतलब उस एप्लीकेशन के लिए मुझे मल्टीपल स्क्रीन्स की डिज़ाइन बनानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, स्क्रीन बोल दो, लेआउट बोल दो, पेज बोल दो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो मेरे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन की मल्टीपल स्क्रीन्स है या मल्टीपल लेआउट्स है, उनकी डिज़ाइन मुझे बनानी पड़ेगी। तो पहले के टाइम क्या होता था, मैंने एक डिज़ाइन बनाई, फाइल सेव करी, फिर दूसरी डिज़ाइन बनाई, फाइल सेव करी, फिर तीसरी डिज़ाइन बनाई, फाइल सेव करी। पॉइंट क्या आया, यानी अगर 20 स्क्रीन्स है तो मेरे को 20 अलग अलग फाइल बनानी पड़ जाए। सिंपल बात है, हालांकि कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी उस समय, लेकिन दिक्कत क्या आती थी कि एक मोबाइल स्क्रीन के लिए, मतलब एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मुझे मल्टीपल फाइल्स को कैरी करना पड़ जाता था। तो एडोबी ने इसको देखा कि यार क्यों ना फाइल एक हो, चीज़ें सब जगह एक हो, और उसके अंदर ही मल्टीपल आर्टबोर्ड्स हो। अब थोड़ा थोड़ा रिलेट करने बगल लग गए। तो हालांकि ये देखा जाए कि अलग अलग कैरी करने की, तो इसका एडवांटेज और क्या है, देखो सिंगल फाइल के अंदर आपको मल्टीपल स्क्रीन्स बनानी पड़ जाती है थी, मतलब मल्टीपल स्क्रीन आप बना सकते हो आराम से, ताकि आपको मल्टीपल फाइल कैरी ना करना पड़े। सबसे पहला पॉइंट तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज ये हो गया कि कई बार हम जब स्क्रीन्स बनाते हैं या डिजाइन्स बनाते हैं या लेआउट्स बनाते हैं तो उनके अंदर कई सारे फीचर कॉमन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे WScript की वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, WScript की वेबसाइट ओपन कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ। इसके बारे में भी जानेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस अभी समझ लो कि ये मेरी मोबाइल स्क्रीन आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आईफोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, WScript की मोबाइल की स्क्रीन की साइज है। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं मान लो ये तो मेरा होम पेज है, मतलब जो मेन पेज WScript की वेबसाइट खोल के वो आता है। अब मैं जैसे राइट हैंड साइड में इस मेन्यू को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अलग अलग पेजेस आ रहे हैं। अब मैं जिस भी पेज में जाऊंगा तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो मेरा टॉप का पोर्शन है जिसमें लोगो और ये साइड का मेन्यू बार, ये सारे पेजेस में सेम होंगे, यानी कि अलग होंगे नहीं। सिंपल सी बात है, सेम टू सेम चीज अगर मैं डेस्कटॉप की साइज की बात करूँ, जैसे ये मेरी डेस्कटॉप की साइज आ गई, यानी डेस्कटॉप वेबसाइट आ गई। अगर मैं किसी और पेज में भी जाता हूँ तब भी ये मेरा लोगो, ये मेरे मेन्यू और ये बटन, यानी ये टॉप का पोर्शन तब भी मतलब अलग अलग स्क्रीन में, अलग अलग वेब पेजेस के अंदर सेम दिखाई देगा। तो पॉइंट ये आ जाता है कि जब मैं डिज़ाइन बनाने जाता हूँ तो ऐसे कई बार चांसेस हो जाते हैं कि कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं उसके अंदर जो कि एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होते हैं मल्टीपल अदर स्क्रीन के अंदर या अदर वेब पेजेस के अंदर। तो कल को अगर मैं यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन बनाना चाहूँ, 20 स्क्रीन बनाना चाहूँ, तो ऐसे चांसेस है कि उनमें से कुछ पोर्शन ऐसे होंगे होम पेज के जो सारे के सारे लेआउट्स में या ऑलमोस्ट सारे लेआउट्स में या मल्टीपल लेआउट्स के अंदर कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे। तो अगर मेरी साइज अलग फाइल होती तो मेरे को फाइल ओपन करके रखनी पड़ती, फिर कॉपी करता, फिर या पेस्ट करता या ड्रैग एंड ड्रॉप करता, व्हाटएवर द सीन करता। ठीक है, तो वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो उसको और भी आसान कर दिया। तो हुआ क्या, एक फाइल, मल्टीपल आर्टबोर्ड्स, एक फाइल कैरी करनी है, और कॉपी पेस्ट भी बड़ी आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली हो जाता है। तो ये काफ़ी एडवांटेज यहाँ पे मिल गई। जब प्रॉपर डिज़ाइन बनाएंगे तब आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे, बट आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा कि आर्टबोर्ड की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, नहीं तो जनरल सोचते क्या है, आर्टबोर्ड ही तो है, लेकिन पॉइंट ये मैंने ऐसा नोटिस किया, देखो फीचर सब पता है, डिज़ाइन भी बहुत प्यारी बनाते हैं, लेकिन ये सिंपल सा आर्टबोर्ड नहीं पता है ना, उसकी वजह से बहुत लंबा काम करते हैं। तो इतना सारा लंबा काम करने की जरूरत की बजाय सिंपल सा इजी सा काम है वो करके देख लो। ठीक है, तो अभी ये मेरा पॉइंट आ गया। अब ये मेरा क्या है, आर्टबोर्ड है, और इस आर्टबोर्ड के अंदर ये मेरा ये मेरी XD का वर्क स्पेस है, और इसके अंदर ये मेरा एक सिंगल आर्टबोर्ड है। अब इसके अंदर मैं जितनी भी लंबी साइज की मैं डिज़ाइन बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हो, ठीक है, ये वीडियो लेने का पर्पस ही यही है कि आर्टबोर्ड तो 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे जाके आपको आराम देगी या फिर इजी टू गोइंग करेगी या प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाएगी, तो उसमें आपका कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट बीच बीच में भी हम ले रहे हैं। तो इस वीडियो का मेन पर्पस तो वो भी है। तो पॉइंट ये आ जाता है कि देखो, जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो आप हो सकता है कि आपकी डिज़ाइन बहुत लंबी हो, यानी कि अगर एडोब XD ने जो आपको कैनवास साइज दी है तो उसकी कैनवास है, जैसे इसकी कैनवास साइज 928 पिक्सल है, 926 पिक्सल है, ठीक है, और विड्थ है 428 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर इतना सारा कंटेंट हो या इतनी सारी चीज़ें आ जाए या इतने सारे मॉड्यूल आ जाए कि ये 926 पिक्सल की जो साइज़ है वो कम पड़ जाए। पॉसिबल है, नॉट, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी कि भाई इतनी सी बनानी है। तो
पॉइंट जब ऐसा आ जाता है तो उस केस में क्या होता है कि आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हो, लेकिन विड्थ नहीं बढ़ाओगे। क्या करोगे, आप जब भी कोई डिज़ाइन बढ़ाओगे, चाहे कोई भी डिज़ाइन बनाओ, मोबाइल की बनाओ, वेब की बनाओ, किसी की बनाओ, डजंट मैटर, विड्थ में छेड़छाड़ नहीं करोगे। यानी कि जो विड्थ है इसकी चौड़ाई वो आपको सेम रखनी पड़ेगी, लेकिन हाइट आप कम ज़्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि आपका मॉडल कंटेंट या फिर कह दो कि आपके डिज़ाइन के अंदर जो भी पोर्शन आ रहे हैं वो कितना एरिया कवर करेंगे ये वेरी कर सकता है। तो आपके मोबाइल के अंदर कितनी बड़ी साइज हो हाइट वाइज, ये इसके लिए स्क्रॉल आ जाता है। जैसे कि अभी आप नोटिस करेंगे स्क्रॉल ऐसे करते हैं ना अपन, तो ये वर्टिकली जो स्क्रॉल है वो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अलाउ नहीं होता, या अनप्रोफेशनल माना जाता है, इसलिए हम विड्थ में छेड़छाड़ नहीं करते। हाइट हम कम ज़्यादा कर सकते एज पर हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या फिर हमारी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस विड्थ का जो मैटर रखता है वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये पॉइंट भी क्लियर, फाइन। तो ये मेरा क्या हो गया, आर्ट बोर्ड हो गया, जिसके अंदर मैंने एक आर्ट मतलब ये जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ फाइल तब मेरे पास एक आर्ट बोर्ड आ गया। अब क्या हो, मैंने एक होम पेज की डिज़ाइन बना दी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं इसको एक बार के लिख देता हूँ, बड़ा सा होम पेज लिख देता हूँ। पूरी डिज़ाइन तो बना के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इसके लिए सेपरेट अच्छे से टाइम लेना चाह रहा हूँ। तो मैं मान लो यहाँ पे इसको मैं साइज़ दे देता हूँ 60 पिक्सल एक बार के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको होम पेज, मान लो ये मेरा होम पेज है और ये मैंने पूरी डिज़ाइन सपोज करो बना ली, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक है। अब मुझे मान लो सपोज करो मुझे प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाना है, ठीक है। तो मैं वो क्या बनाऊँ, मैं वो बनाऊँगा यहाँ पे देखो टेक्स्ट टूल के जस्ट नीचे एक और टूल आ जाता है आर्ट बोर्ड, जिसका शॉर्टकट है ए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपके पास ऑटोमेटिकली जो साइजेस आपके न्यू क्रिएट करने पे यानी वेलकम स्क्रीन पे आ रही थी वो सारी साइजेस आपको राइट हैंड साइड में अभी दिखाई देंगी, जिसमें मोबाइल की साइजेस भी है, टैबलेट की साइजेस भी है। ध्यान रखना वहाँ पे लिमिटेड साइज थी लेकिन यहाँ पे ज़्यादा साइजेस है, ठीक है। तो मोबाइल की साइज है लेकिन वहाँ पे टैबलेट साइज दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पे टैबलेट की साइज भी है। वहाँ पे वेबसाइट की 3 साइज है तो यहाँ पे सिमिलर 3 साइज ही दिखाई दे रही, लेकिन वहाँ पर यानी वेलकम स्क्रीन पर वॉच जो स्मार्ट वॉच आती है ना आजकल, चाहे वो एप्पल की हो या अलग अलग आती है, उनकी भी साइजेस होती है। अब वो साइजेस कहाँ से लाओगे, वो साइजेस भी देखो इसने यहाँ पे आपको दे दी है कि कितने mm की वो वॉच होगी, उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे साइजेस आ गई है। तो जो वॉच का जो डायल होता है उसकी साइज भी आपको याद दी गई। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हो तो आप जो स्मार्ट वॉचेस आते हैं उनके लिए भी UI UX का काम कर सकते हो XD के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट है, वेलकम स्क्रीन पे कुछ साइजेस थी जो आपके काम आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीपल साइजेस है जो आपके काम आ रही है। अब आप कहोगे यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी, ट्विटर और ये सब क्यों नहीं दिया, तो थोड़ा ध्यान से अगेन समझो। देखो मैंने अभी आपको क्या पॉइंट बोला कि आर्ट बोर्ड का मेन पर्पस क्या था कि सिंगल फाइल के अंदर मल्टीपल आर्ट बोर्ड से एक फाइल कैरी करनी पड़ी। सेकंड क्या करना पड़ा कि आप सिंगल फाइल के अंदर आपको जो भी डेटा कॉपी पेस्ट करना है वो बड़े आसानी से कर सकते हो। और इनमें अगर आप मोबाइल की बात करो तो उनमें मल्टीपल स्क्रीन्स होती है, आप वेबसाइट की बात करो उनमें मल्टीपल स्क्रीन्स होती है, आप वॉचेस की बात करो उनमें भी मल्टीपल स्क्रीन्स होती है, सिंपल सी बात है। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाते हो तो वो एक इंडिविजुअल पोस्ट होती है। अब यहाँ पे वो स्वाइप वाली अगर आप बात कर रहे हो तो सिंपल सी बात है भैया, कस्टम आर्ट बोर्ड भी ऑप्शन है, आप वो कर लो। लेकिन पॉइंट ये आ जाता है कि जो स्टैंडर्ड है वो जो ये जो फीचर है वो इन चीज़ों के लिए ज़्यादातर बनाया गया है। जनरली इंस्टाग्राम के लिए एक सिंगल फाइल नहीं रखते, हर एक फाइल अलग अलग ही बनाते, बट अगर आप चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर तो मेरे पास डायरेक्टली साइज आ गई कि मुझे मोबाइल की साइज़ सेलेक्ट करनी है, मुझे आईपैड की साइज़ सेलेक्ट करनी है, यानी टैबलेट की साइज़ सेलेक्ट करनी है, वेबसाइट की साइज़ सेलेक्ट करनी है या फिर वॉचेस की साइज़ सेलेक्ट करनी है। तो वो मैंने सिंपल सा यहाँ पे क्लिक किया और एक आर्ट बोर्ड तो देखो ऑटोमेटिकली बन के आ गया। अब आप कहोगे भैया सिंपल सी बात है, इंस्टाग्राम की भी मुझे एक सिंगल फाइल बनानी है, मैं क्यों जाऊँ इनके साथ, मैं तो अपनी इंस्टाग्राम के लिए भी सिंगल फाइल बनाऊंगा। मेरे महीने की 30 पोस्ट होती है, मैं 30 के लिए एक अलग अलग आर्ट बोर्ड बना के सेम फाइल में रखना चाहता हूँ। आपकी मर्जी, ये रहा आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, जो साइज का चाहिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ सेम साइज चाहिए, ये देखो सेम साइज आ गई, ठीक है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं एक बार जूम कर देता हूँ और इस सेकंड आर्ट बोर्ड को एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो आपको थोड़ा रिलेट करने के लिए बताऊंगा
कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं जो मूवमेंट कर रहा हूँ सिंपल माउस की तरह से कर रहा हूँ, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं माउस से इसको बस इधर उधर ऊपर नीचे कर रहा हूँ। फाइन। तो अब मुझे कस्टम आर्टबोर्ड चाहिए, हो सकता है इंस्टाग्राम का सेलेक्ट किया हो, तो ये मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम का सेलेक्ट, मतलब बाई चांस सेलेक्ट किया हो, तो ये मैंने कस्टम आर्टबोर्ड किया। सिंपल सा लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ये ड्रैग एंड ड्रॉप करा, देखो हल्का सा देखो गाइडलाइन भी आपको दिखाई दे रही होगी। अब तो गाइडलाइन मेरे ख्याल से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, क्योंकि पहले भी हम इसके बारे में 2-3 बार बात कर चुके हैं अलग अलग वीडियो में। तो ये देखो मैं इसकी हाइट बराबर रख रहा हूँ और विथ अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रख रहा हूँ। जैसे ही मैं विथ और हाइट बढ़ा रहा हूँ तो आप नोटिस करिए लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रांसफॉर्म का जो मेरे पास मेन्यू आ रहा है, ये वाला, इसकी साइज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कल को आपको एज इट इज़ सेम आर्टबोर्ड चाहिए, सेम साइज का, तो आप चाहे तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, या फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। तो अब ये दोनों सेम साइज के आ गए। सिंपल बात है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आर्टबोर्ड जो है जो कस्टम साइज का लेना चाहते हैं, अलग से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाना चाहते हैं, या राइट हैंड साइड में जो अभी मेन्यू आया था उसके अकॉर्डिंग आप बनाना चाहते हैं। चॉइस टोटली अप टू यू। बस मेरा काम है सारे फीचर बताना, मैं तो बताऊंगा भैया, फिर आपकी इच्छा है जो करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने होम स्क्रीन के लिए बना दिया और एक मैंने आर्टबोर्ड दूसरे के लिए बना दिया। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल से इसको मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिटेल का बना देता हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट डिटेल का मैंने यहाँ पे बस ऐसे समझाने के लिए, रिलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। बाकी आप इसको डिज़ाइन तो मत समझिएगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसको मैंने यहाँ पे ये प्रोडक्ट डिटेल बना दिया। अब भैया सवाल ये उठता है कि आप जो ये आर्टबोर्ड बना रहे हैं या जो ये चीज़ें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जब आप फाइल सेव करते, देखो सिंपल सी बात है, ये फाइल सेव करते तो पॉसिबिलिटी है कि आप इनकी PDF भी बनाएं, पॉसिबिलिटी है कि आप इनको ऑनलाइन भी करें। भाई UX का सिंपल सा मतलब क्या था, मेन पॉइंट क्या था, XD का सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, अगर आपके पास जेन्युइन सॉफ्टवेयर है तो जो डिज़ाइन आप यहाँ पे बना रहे हैं उसका एक ऑटोमेटिकली लिंक बन जाता है ऑनलाइन के केस में, जो लेटर ऑन हम डिटेल में बात करेंगे। एक ऑटोमेटिकली पूरी डिज़ाइन का लिंक बन जाता है ऑनलाइन, और क्लाइंट उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर डायरेक्ट डिज़ाइन देख सकता है, और वो डिज़ाइन एज इट इज़ कैसी लगेगी वो उसको फील देख सकता है। चाहे वो इवन वो स्लाइडर पे क्लिक करना, बटन पे इफेक्ट लगाना, बटन पे क्लिक करने के बाद क्या ओपन होता है, क्या हाइड होता है, मतलब जनरल जो फीचर्स जो आते हैं वो सब कुछ वो देख सकता है। भाई UX का मतलब ही क्या है कि भाई आप जो डिज़ाइन बना रहे हो उसको वो क्लिक टू एक्शन, जो हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी, ध्यान रखना, मैंने इसलिए पहले शुरुआत में बोला था कि इंट्रोडक्शन में भी बात हमने कर रखी है, लेकिन वहाँ पे अदर चीज़ों की बात की थी, अब सिर्फ आर्टबोर्ड से रिलेटेड बात करें, ठीक है। तो ये जो क्लिक टू एक्शन है, ये जो आप फाइलों के जो वहाँ पे जो लिंक भेजोगे ऑनलाइन करके, वो क्लिक टू एक्शन सब चीज़ वैसी आएगी, लेकिन उनका सीक्वेंस क्या, सिंपल सी बात है भाई, होम पेज पहले दिखना चाहिए, फिर अबाउट अस दिखना चाहिए, फिर आपका प्रोडक्ट का पेज दिखना चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल का पेज दिखना चाहिए, फिर कार्ट का दिखना चाहिए, फिर ऑर्डर प्लेस का दिखना चाहिए, ऑर्डर डिटेल का पेज, यानी एक सीक्वेंस होता है ना, ताकि क्लाइंट समझ सके कि भाई इस सॉफ्टवेयर का फ्लो क्या होगा। तो वो फ्लो करने के लिए कई बार क्या होता है, जब हम फाइल लाइव करते हैं तो ये सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है, पॉसिबल है। ये चाहे जेन्युइन सॉफ्टवेयर, वैसे ये फीचर जेन्युइन के लिए है, बट आप जैसे भी करो ये चीज़ें इशू होना लाजमी है, तो सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उससे बचने के लिए सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे आर्टबोर्ड बनाया ना, तो ये आर्टबोर्ड के नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए। इस आर्टबोर्ड का नाम आप रीनेम कर सकते हो। तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, देखो ये क्या करता है, आर्टबोर्ड के नेम से सीक्वेंस कई बार बैठा देता है। वैसे तो ये जो आर्टबोर्ड का सीक्वेंस आपने यहाँ पे जो सेट कर रखा है वो का वो लाइव लिंक पे चलता रहेगा सीक्वेंस, लेकिन कई बार कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से, जो मैं अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो टॉपिक आया नहीं है, बट उनकी वजह से सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है। तो वो क्या करता है, जो आर्टबोर्ड का आपका नाम होता है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ सीक्वेंस कई बार सेट कर लेता है। तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, प्रोफेशनल वाइज भी देख लेता हूँ, और इस इशू को फेस ना करना पड़े उसके लिए भी क्या कर लेता हूँ, 1- आर्टबोर्ड का नाम लिख दिया, नहीं उस लेआउट का नाम या स्क्रीन का नाम लिख देता हूँ होम, सिंपल सी बात है। फिर सेकंड 2- प्रोडक्ट डिटेल्स। अब आप कहोगे वो नाम से जो सीक्वेंस सेट कर देता है ABC के अकॉर्डिंग, तो प्रोडक्ट का P है, होम का H है, कल को कोई और नाम हो गया तो सीक्वेंस कैसे सेट हो गया, इसलिए मैंने लिखा 1- 2- तो 1
1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, गिनती सबको आती है। तो ऐसे ही मैंने हर एक आर्ट बोर्ड का नंबरिंग डाल दी, 1 फिर उसका नाम, तो नाम से मुझे क्लियर हो जाएगा किससे रिलेटेड ये आर्ट बोर्ड है, और 1 2 3 ये सब में इसकी वजह से मेरा सीक्वेंस भी सेट हो जाएगा। और सबसे बड़ी एडवांटेज जब आप ऑनलाइन करते हो, मान लो मैं डिज़ाइनर हूँ, मैंने डिज़ाइन बनाई, लिंक बनाया, लिंक बना के आपको शेयर किया, यानी आपको क्लाइंट को शेयर किया, आपने चेक किया 20 स्क्रीन थी, 20 की 20 स्क्रीन एकदम सही है, या कुछ स्क्रीन में आपके फीडबैक भी हो सकते हैं, तो आपने कहा कि इस वाले लेआउट के अंदर ये चीज़ सही करो, उस वाले लेआउट के अंदर ये चीज़ सही करो, इस वाले लेआउट के लिए अंदर ये चीज़ सही करो, तो आप मेरे को फ़ोन पे बताओगे, पॉसिबल है भाई, बताओगे क्या दिक्कत है। लेकिन कई बार कम्युनिकेशन होने के बाद भी भूल जाते हो, तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन आ जाता है, मतलब आप एज अ क्लाइंट और मैं एज अ डिज़ाइनर कमेंट कर सकता हूँ उसके अंदर, तो कमेंट सेक्शन आता है। तो जब आप कमेंट करते हैं तो आर्ट बोर्ड का नाम वहाँ पे साथ में सेव होता है, क्योंकि कमेंट की तो एक पूरी लिस्ट सीक्वेंस आ जाती है, लेकिन उस कमेंट के जस्ट ऊपर आर्ट बोर्ड का नाम आ जाता है। तो उससे आइडिया लग जाता है डिज़ाइनर को कि भैया सामने वाले ने क्या फीडबैक दिया था और किस आर्ट बोर्ड के रिलेटेड फीडबैक दिया था। प्रैक्टिकल समझेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, बस पॉइंट बता रहा हूँ ताकि ईजी हो जाए बाद में। तो यहाँ पे क्या सीन हो जाता है कि यहाँ पे आर्ट बोर्ड में जो भी फीडबैक देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, तो वो आर्ट बोर्ड का नाम आ जाता है, तो मेरे लिए भी ईजी हो जाता है या डिज़ाइनर के लिए भी ईजी हो जाता है कि भैया किस आर्ट बोर्ड रिलेटेड फीडबैक आता है। तो ऐसे कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो जनरली कोई ध्यान नहीं देता है, बट इन सारे छोटे छोटे पॉइंट की वजह से आपकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है, काफ़ी प्रोफेशनल बन जाती है। देखो सिंपल बात है, यूआई हर कोई बनाता है, मतलब काफ़ी डिज़ाइनर है, ठीक है। एक बंदा आया, इंटरव्यू ले रहा हूँ सपोज करो, एक जिसको क्रिएटिव माइंड है, डिज़ाइन बनाना आता है, काफ़ी अच्छा है, मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन दूसरा डिज़ाइन भी अच्छी बनाता है, क्रिएटिव भी बनाता है, लेकिन प्रोफेशनल काम करता है, तो मैं सेकंड वाले को ही सेलेक्ट करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें उसको पता है। तो ऐसे कई सारी बातें होती है जो जनरली कोई वीडियो में डिस्कशन नहीं करता है, क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि फटाफट बस वीडियो बनाने में रहते हो, बट ठीक है, सबका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये चीज़ें डिस्कशन की ज़रूरी है, इनकी भी वैल्यू है, इनको भी समझना ज़रूरी है। तो इसलिए सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जो इशू आते हैं, जो रेगुलर काम करते हैं उनको जो इशू आते हैं, वो चीज़ भी यहाँ होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से उसको समझ सको। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैं साथ साथ में लेते जा रहा हूँ ताकि जब प्रैक्टिकल करें मज़ा आ जाए बस। फाइन, तो यहाँ पे होम पेज, प्रोडक्ट पेज, इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है आर्ट बोर्ड बनाए, आप इनकी रीसाइज कर सकते हो। अब जैसे मैं एक और आर्ट बोर्ड बनाता हूँ, कुछ एक और चीज़ समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल सेम साइज ले लेता हूँ एक बार के लिए मैं, ठीक है, सेम साइज लिया, अब मैं इसको कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। मूव टूल लिया, मूव टूल की हेल्प से, सेलेक्ट टूल कहते हैं जिसमें जनरली, तो देखो आगे पीछे करते, ये देखो इसकी जो गाइडलाइन है वो देखो एग्जैक्टली दिखा रही कि इनके बीच का गैप कितना है। हालांकि जनरली जो गैप रहता है 20 पिक्सल का रहता है, आप 40-60 अपने अनुसार कर सकते हो, बट मैंने रैंडमली रखा है तो इसलिए मैं इसको उस अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये ऊपर नीचे जैसे भी कर रहा हूँ तो ये गाइडलाइन साथ में आ गई। तो कहने का पॉइंट ये आ रहा है, जो बताना चाह रहा था कि सेलेक्ट टूल से ना केवल आप अदर आइटम यानी शेप्स, लाइन, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये जो है इनको मूवमेंट करा सकते हो, बल्कि आप आर्ट बोर्ड को भी मूवमेंट करा सकते हो और अपना सीक्वेंस जो है वो सेट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात बताओ आर्ट बोर्ड की क्या है, देखो ये मैंने आर्ट बोर्ड बना दिया, अब मैं इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ। जैसे मैंने ये आर्ट बोर्ड है मेरा, ठीक है, इस आर्ट बोर्ड को मैंने क्या किया, कहीं पे भी रखा सीक्वेंस के अनुसार। पहले मैंने इसको ऊपर रखा, थर्ड वाले को, फिर इस सेकंड वाले आर्ट बोर्ड को मैंने क्या किया, ये मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ रहा है पूरे आर्ट बोर्ड को, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अब जो ये सेकंड आर्ट बोर्ड है, मैं क्या कर रहा हूँ, मूव टूल लिया, इस मूव टूल की हेल्प से मैं ये जो सेकंड आर्ट बोर्ड है मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूँ, सिंपल। फिर मैं ये वाला जो थर्ड आर्ट बोर्ड है जिसका नाम अभी आर्ट बोर्ड 1 दिखाई दे रहा है, मैं इसको कहीं पे भी रैंडमली इस तरीके से सेट कर देता हूँ, सपोज करो इस तरीके से, और ये मेरा होम जो है वो उसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। ये बीच का मैं जो गैप है वो इक्वल कर देता हूँ, फाइन। अब किया क्या मैंने, देखो सिंपल सी बात है, पहले तो जूम आउट कैसे किया, कंट्रोल माइनस माइनस से, ठीक है, कंट्रोल प्लस प्लस से जूम इन, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये मैंने किया। अब मैंने एक्चुअल में किया क्या है, ये मैंने बस सिंपल सी बात है, मैंने बस सीक्वेंस सेट किया, और इस सीक्वेंस के दौरान आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, वो ये कि मैं जब भी आर्ट बोर्ड को कहीं पे भी किसी भी जगह रख सकता हूँ। यानी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कल को मेरे पास 100 स्क्रीन हो गए और 100 स्क्रीन को मेरे पास लिमिटेड एरिया है, नहीं,
आप जूम इन जूम आउट करके इनको आराम से कहीं पे भी सेट कर सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ओवरऑल पॉइंट ये आ जाता है कि आर्टबोर्ड का सीक्वेंस से लेके हर चीज़ बड़े आराम से आप कर सकते हो, कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है। साइज अपने अनुसार चूज करो, बाकी चीज़ें अपने अनुसार चूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा क्या, आर्टबोर्ड। अब छोटा सा पॉइंट जूम, देखो आर्टबोर्ड के साथ जूम इसलिए लिया क्योंकि इसमें कई बार आपको जूम इन जूम आउट काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप खुद रिलेट कर जाओगे कि आपको ये फीचर जो है वो काफ़ी यूज़ आ रहा है, मतलब काफ़ी जगह यूज़ आ रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल माइनस माइनस, एक अलग से यहाँ पे जूम का ये जो टूल है वो यहाँ पे अलग से भी दिया हुआ है। तो जब मैं इसको एक्टिव करता हूँ तो इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक करूँगा, जितनी बार क्लिक करूँगा उतनी बार ये जूम इन होता रहेगा, ठीक है। ये जूम इन हो गया। अब अगर मैंने जूम आउट करना है, कंट्रोल माइनस माइनस, सिंपल सी बात है, जूम इन करना है कंट्रोल प्लस प्लस। अभी शायद इस वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले शायद उल्टा बोल दिया आई गेस, तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जूम करना है मतलब बिगर करना है कंट्रोल प्लस प्लस जूम इन, ठीक है, और जूम आउट करना है यानी छोटा करना है तो कंट्रोल माइनस माइनस, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो एक फीचर हो गया और जूम टूल की भी बात कर ली। अब पॉइंट ये आ जाता है, क्या होता है, जैसे अभी आपको ये वर्डिंग टेक्स्ट दिख रहा है प्रोडक्ट डिटेल्स, अभी एक आपको काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको जूम करता हूँ तब ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है। माइनस माइनस करता हो तो अभी ये छोटा दिखाई दे रहा है। तो आप कहना क्या चाह रहे हो, कहना ये चाह रहा हो कि कई बार जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो हम जूम इन जूम आउट करके अपना काम तो कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब डिज़ाइन बनती है, यानी एक्चुअल में जब वो लाइव होती है लिंक के ऊपर, तो जो फॉन्ट्स है वो बहुत छोटे बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है, या फिर जो कोई इमेज यूज़ करे वो काफ़ी छोटी बड़ी दिखाई दे, क्योंकि हम ऐसा फील करते हैं जैसे मैंने इसको जूम आउट कर रखा है तो मेरी नज़र में अभी ये साइज़ बढ़िया लग रही है, लेकिन एक्चुअल में जब डिज़ाइन बनेगी या वेबसाइट बनेगी या एप्लीकेशन बनेगी तब एक्चुअल इसकी साइज़ क्या होगी। क्योंकि कई देखो काम करते करते आपको स्टैंडर्ड साइज़ पता चल जाती है, लेकिन नए नए हो तब तो पता नहीं चलती है। तो कैसे करें, तो कंट्रोल जीरो ये है इसकी फिट टू, ये सॉरी कंट्रोल जीरो नहीं, मैं यहाँ पे करूँगा, देखो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर से दिख रहा है आपको, अगर मैं यहाँ पे इसको सेट करूँगा 100%, ठीक है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल 1। तो अब जब मैं इसकी साइज़ देख रहा हूँ तो ये इसकी एक्चुअल डिज़ाइन की साइज़ है, तो अब मैं फील कर पाऊंगा कि इसको बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है। तो इसको मैं देखूंगा जो जनरली काफ़ी बड़ी साइज़ है। तो जब आपको रियल टाइम फील लेना होता है कि जब लाइव होगी तब उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग ये दिखाई कितना बड़ा देगा, तो आप इसको 100% राइट कॉर्नर से टॉप में आपको ये फीचर मिलेगा। 100% इसको सेट कर दो इसकी स्क्रीन को, तब आप समझ जाओगे कि आप इसकी जो साइज़ है आपको कम करनी है बड़ी करनी है, ठीक है। यही तो कई बार ऐसे कंट्रोल माइनस माइनस करते हैं आपको इतना फील नहीं होता है कि ये साइज़ बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है। तो हमेशा एक्चुअल साइज़ देखनी है तो कंट्रोल 1 या फिर 100% यहाँ से आपको राइट कॉर्नर से करना है, कंट्रोल 1, ठीक है। नंबर की बात करो, कंट्रोल 1 न्यूमेरिक नंबर बोल रहा हूँ, तो वो आपको यहाँ पे सेट करना है। ठीक उसी तरह आपको देखो दूसरा और शॉर्टकट क्या दिया हुआ है, कंट्रोल 2 यानी 200% पे सेट करना है। बाकी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप अपनी इच्छा अनुसार इसको यहाँ से भी थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हो, और यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 40, ठीक है, और एंटर करते ये 40% जूम हो गया, सिंपल सी बात है। तो ओवरऑल पॉइंट ये आ जाता है कि जूम टूल काफ़ी बड़ा नहीं है, सिंपल जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस माइनस जूम आउट, कंट्रोल जीरो फिट टू स्क्रीन, ये कंट्रोल जीरो करूंगा सारे आर्टबोर्ड फिट टू स्क्रीन हो जाएंगे। ध्यान रखना ज़्यादा आर्टबोर्ड होंगे तो काफ़ी छोटे छोटे बन के फिट टू स्क्रीन हो जाएंगे, ठीक है। एंड कंट्रोल 1 100%, कंट्रोल 2 200% जूम करने के लिए। बाकी यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको अलग अलग दे रखा है, आप अपने इच्छा अनुसार या सेलेक्ट करके कोई भी साइज में मतलब कोई भी परसेंटेज में इसको जूम कर सकते हो। सो ये सिंपल सा फीचर था, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था नहीं। तो ये था ओवरऑल आपका आर्टबोर्ड एंड जूम टूल, जो कि बेसिक है, कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ इसको समझाना जरूरी हो जाता है ताकि आप प्रोफेशनल डिज़ाइन कल को कर सको और कल को कोई चैलेंजेस आपको ज़्यादा फेस ना करना पड़े। अगेन बिगिनर भी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सीखे हुए भी वीडियो देख रहे हैं, और हो सकता है कुछ एक्सपर्ट्स भी वीडियो देख रहे हैं। तो ये वीडियो सबके लिए, इसलिए शुरू से लेके एंड तक हर बात बताना मेरी जिम्मेदारी बनती है। हर फीचर के काम करने के 10 तरीके हैं, यानी कोई भी इसमें काम करने के 10 तरीके हो सकते हैं। उन तरीकों में से आपको कौन से कंफर्टेबल लगता है ये आपकी चॉइस है, बट मैं रिकमेंड आपको करता रहूंगा एंड 10 के 10 फीचर आपको बताता रहूंगा। रिपीट ग्रिड, एक छोटा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
कई जगह यूज आने वाला बट इजी सा कॉन्सेप्ट। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिपीट ग्रिड। हालांकि रिपीट ग्रिड के बारे में काइंड ऑफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने रेक्टेंगल टूल की बात की थी, या फिर हम बात करेंगे जब हमने शेप स्टार्ट किए थे एडोब एक्सडी के अंदर, तब हमने रिपीट ग्रिड का एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझा था। बट आज इसको अलग लेने का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ चीजें ऐसी है जो आपको प्रैक्टिकली समझाना ज्यादा बेहद जरूरी थी, जो उस समय पॉसिबल नहीं था क्योंकि आप नए नए थे। बट अब क्योंकि आप लगातार सारे वीडियोस को अगर कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं तो काफी सारी चीजों से आप क्या हो चुके हैं, फैमिलियर हो चुके हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रिपीट ग्रिड को एक प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं ताकि उस कॉन्सेप्ट को आप बड़ी आसानी से समझ सके और जान सके कि रिपीट ग्रिड का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप कंटिन्यूसली एक ही तरह के फॉर्मेट में काम करना चाहते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए, अभी मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा आर्टबोर्ड ले रखा है। मैंने यहाँ पे वेब आर्टबोर्ड ले रखा है 1366 का 1366 पिक्सल का। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं, क्योंकि हमने वेबसाइट डेवलपमेंट का पोर्शन स्टार्ट नहीं किया है, या फिर ये कहो कि वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं किया है, तो उस तरह की डिजाइन को लेके या फिर वेबसाइट की डिजाइन को लेके ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि अभी हम मेन पॉइंट पे क्या आ जाते हैं कि रिपीट ग्रिड को समझते हैं, क्योंकि ये रिपीट ग्रिड एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हम करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट के पोर्शन में। क्योंकि सिंपल सा फंडा देखो, अगर मैं कंप्लीट वेब पेज की डिजाइन बनाने जाऊंगा तो उस डिजाइन में हर वो छोटा एलिमेंट जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं उसी समय समझाऊंगा तो होगा क्या पॉइंट, उस समय क्या हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर वीडियो भी 5-6 घंटे का बन जाएगा, तो उतना सेंसलेस है। तो जैसे हमने कई सारे छोटे छोटे पोर्शंस को अभी तक समझते आ रहे हैं, उनमें से ये भी एक ऐसा पोर्शन है जो आगे जाके पूरी तरीके से प्रैक्टिकल में जब इन्वॉल्व होगा तो और अच्छे से उसको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, या फिर ये कहो कि वो जो टॉपिक है यानी वेबसाइट डेवलपमेंट की डिजाइन या मोबाइल एप्लीकेशन की डिजाइन, तब उसमें क्या होगा कि मुझे ज्यादा डिटेल में जाके कॉन्सेप्चुअल पार्ट हर एलिमेंट को समझाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं कुछ बेसिक स्टैंडर्ड को इग्नोर करूंगा, यानी साइज एंड ऑल, बट कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे जरूर बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे मैंने वेब का एक पोर्शन बना रखा है। अब क्योंकि वेब आज मैं पहली बार 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 बोले जा रहा था, आर्टबोर्ड या जब भी कुछ बना रहा था, मैंने आज स्पेशली इसको इंडिकेट किया। इसका मतलब मैं वेबसाइट डिजाइन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक लेने वाला हूँ। कैसे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट को ओपन कर देता हूँ। फ्लिपकार्ट के अंदर या आप कोई भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट ले सकते हैं, डजंट मैटर। मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट लेने वाला हूँ। तो फ्लिपकार्ट के अंदर मैंने एक जनरल सा कोई भी प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज ओपन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी रैंडमली एक पेज ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन किया है। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक बड़ी सी इमेज है। ठीक है, और बाकी क्या है, कंटिन्यूसली यहाँ पे कम से कम 6-7 इमेजेस यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे शो हो रही है, जो कि रिप्रेजेंट करती है इसके अलग अलग एंगल्स को। ठीक है, तो ठीक ऐसा ही कुछ रेफरेंस लेते हुए मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, एक्सडी के अंदर यहाँ पे एक बड़ी इमेज यानी बिग इमेज बनाने जा रहा हूँ, और राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में मैं उसकी कंटिन्यूसली ग्रिड लेने जा रहा हूँ। अब थोड़ा थोड़ा आप रिलेट करने लगे होंगे कि रिपीट ग्रिड टॉपिक है और ग्रिड लेने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, रिपीट ग्रिड ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है रेक्टेंगल में, प्लीज वो जरूर देखिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। फाइन, तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ कि एक रिपीट ग्रिड यानी कंटिन्यूसली ग्रिड मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसका रेफरेंस मैंने अभी आपके सामने रख लिया। तो अभी मुझे कुछ इमेजेस चाहिए होंगे, डेफिनेटली बात है। तो देखो, इमेजेस वेब पेज की बात करिए फ्यूचर में इन द, या आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात करिए, कोई भी डिजाइन की बात करिए। ठीक है, तो हमारे पास जैसे अभी यहाँ पे मैंने पहले से कुछ इमेजेस निकाल के रखी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास इमेज है, मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और मैंने क्या किया, एक्सडी में जाके ड्रॉप कर दिया। तो ये तो क्या हो गया, मेरी एक इमेज है जिसको मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सिंपल सी बात है। फाइन, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि इसकी साइज की वजह से ये पूरा एरिया कवर कर रहा है। अब मुझे ऑब्वियसली इतना तो करना नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली इसको क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, नो रॉकेट साइज। बट क्या ये तरीका सही है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी इन पूरी सीरीज यानी एडोब एक्सडी के अंदर भले हम टॉपिक कौन सा ले रहे हैं, लेकिन उन टॉपिक के अंदर भी कई सारे छोटे मोटे एलिमेंट्स भी हम डिस्कस करते हैं। तो क्या इमेज, यहाँ पे ये चीज आ गई कि क्या इमेज को इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज करना डिजाइन के अंदर, क्या ये सही तरीका है? मैं कहूंगा नहीं।
तो सही तरीका क्या है? सही तरीके की बात करते हैं, हम एक शेप लेंगे रेक्टेंगल, और अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन आप अपना एक शेप लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक शेप ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक रेंडमली साइज का शेप ले रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि हम बेसिक स्टैंडर्ड्स पे अभी फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, अगर कल को मैं वेबसाइट के डिजाइन की बात करूंगा ना, तो ये जो आपको विड्थ और हाइट और ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी साइज भी मैटर करेगी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। बट क्योंकि अभी पूरी वेबसाइट डेवलपमेंट या डिजाइन का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो इन साइजेस को मैं अभी पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा हूँ, बस सीधा रिपीट रिप के कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा, अगेन मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया है, जिसको मैंने करीब, मैं यहाँ पे राउंड ऑफ इसको थोड़ा कर देता हूँ, 600 की हाइट का कर लेता हूँ, एंड एक बार के लिए ठीक है 420 हाइट का मैं एक शेप ले ले रहा हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो डायरेक्ट इमेज अगर मुझे नहीं लेनी तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि आप एक शेप लीजिए, और जो भी इमेज को आपको वहां फिट बैठाना है, उस इमेज को आप सीधा वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, सिंपल सी बात है। तो अब आप नोटिस करेंगे, ये जो इमेज हमने यहाँ पे सेटल की है, या ये इमेज जो हमने लगाई है, वो ऑटोमेटिकली उस शेप के अंदर फिट बैठ गया। ठीक है, या फिर कह दीजिए रीसाइज हो गया, या फिर कह दीजिए फिल हो गया। ठीक है, तो पॉइंट ये आ जाता है कि जब आप एक डायरेक्टली इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एक्सडी के अंदर, तो उस इमेज की एक्चुअल साइज के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाता है, फिर मुझे कस्टमाइज करके उसको सेट करने की जरूरत पड़ जाती, और इन द फ्यूचर हो सकता है कि मुझे कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हो, बट इतना कुछ करना नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, बेटर ऑप्शन क्या रहता है, हम सिंपली एक शेप लेते हैं, जिस भी शेप का हमें जो शेप चाहिए, यानी रेक्टेंगल ले लो, इक्लिप्स ले लो, जैसा भी आपको पैटर्न चाहिए वो लेके हम उसके अंदर ही इमेज को क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, अभी आप नोटिस करो, मैंने इमेज को बाहर ड्रॉप नहीं किया, मैंने यहाँ बाहर ड्रॉप नहीं किया। ठीक है, मैंने क्या किया, इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया इस रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, अब कुछ लोग देखो क्या है कि अगर विंडो 11 है, किसी पास 10 होगा अभी भी शायद तक, तो कुछ लोगों को थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि 11 में डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हट गया था। पहले तो क्या कॉन्सेप्ट हम करते थे कि पहले जैसे ये मैं इमेज उठाई, मैंने सीधा टास्क मार्क की तरफ गया, एक्सडी का ओपन किया, और मेरा एक्सडी ओपन हो जाता है, और मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो वो थोड़ा इजी हो जाता था। बट क्योंकि अभी वो फीचर विंडो 11 में हट चुका है, तो हम क्या कर रहे हैं, जनरली ये मेरा एक फोल्डर है विंडो का, उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, और मैंने ऑल्ट टैब, ध्यान रखिएगा, ऑल्ट टैब से मैंने ये देखो ये क्या कर रहा हूँ, स्वैप कर रहा हूँ, स्क्रीन टू स्क्रीन स्वैप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑल टैब से मैं एक्सडी में आया, ऑल टैब से मैं यहाँ पे फोल्डर में पहुंच गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लेफ्ट क्लिक से मैंने इमेज उठाई, और मैंने जो लेफ्ट क्लिक है उसको मैंने ड्रॉप नहीं किया अभी तक। ठीक है, मैंने क्या किया, लेफ्ट क्लिक से इमेज ये उठाई हुई पड़ी है, मैंने ये ड्रैग किया, और ऑल्ट टैब मैंने प्रेस करके अगेन एक्सडी ओपन किया, और उस एक्सडी में जाके इस शेप के ऊपर मैंने ये इमेज ड्रॉप कर दी। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, ज्यादा नहीं। अब आप में से कुछ लोग होंगे, सर ये बेसिक चीजें आप क्यों बता रहे हैं? देखिए, एज अगेन मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, हर तरह के स्टूडेंट को गाइड करना मेरा ड्यूटी बनती है। तो पॉइंट ये आ जाता है कि कई बार जब हमने इन्हीं पहले भी जब वीडियोस लॉन्च किए थे, आइदर यूट्यूब पे या फिर कई और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे कई बेसिक जो चीजें हैं वो उसकी वजह से स्टूडेंट ने कमेंट किए थे कि सर ये चीज कैसे हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तब रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको वर्जन जब विंडो 10 टू 11 में आते हैं, या कुछ ऐसी चीजें होती है जो उनके लिए नहीं होती है, तो बेटर रहता है कि कितना देर लगती है, 1-2 मिनट लगता है, तो वो चीजें भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ताकि कि जिनको नहीं पता है उनके लिए भी ईजी हो जाए, और जिनको आइडिया उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा एक शेप लिया, उसके अंदर शेप के अंदर ही इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। फाइन, अब इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने यहाँ पे करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे लाइन सर 1 2 3 4 इमेजेस आ जाए। उन चारों इमेजेस में जो हमारी ये अलग अलग तरह की इमेज है, जैसे फ्रंट कह दो, रेयर कह दो, वॉट एवर द जो इसका पैटर्न है वो कह दो। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे चारों इमेजेस कंटिन्यूसली रिपीट हो जाए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट में लेफ्ट हैंड साइड है, बस मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके राइट हैंड साइड में कर दिया, और कुछ नहीं। ठीक है, तो सेम चीज आ गई, तो एक बड़ी सी इमेज मैंने आप यहाँ पे
सेट कर दी। अब उसके राइट हैंड साइड में मैं कंटिन्यूसली 4 इमेज को सेट करना चाहता हूँ। तो चारों को अलग अलग नहीं बना के फिलहाल मैं बनाऊंगा एक, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्शन सिंपल सा है। अब देखो टॉपिक तो रिपीट ग्रिड का है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर इमेज को शेप के अंदर सेट कैसे किया जाए वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ई कॉमर्स को कल को हम लैंडिंग पेज, जो प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज बनाएंगे, वो भी काइंड ऑफ एक आइडिया लगने जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या इजी पार्ट हो जाता है। अब क्योंकि मैंने इसकी हाइट 420 पिक्सल ली थी, तो मैं यहाँ पे 100 हाइट का एक और शेप लूंगा। और विथ में लगभग, देखो उसमें क्या हो जाता है कि जैसे ये 600 पिक्सल है, तो यहाँ पे मैं इसका 25% भी ले सकता हूँ मैक्सिमम। ध्यान रखिएगा, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। 25% इसका, 25% विथ का मैं मैक्सिमम एक और शेप ले सकता हूँ, बट कंपैरेटिवली कई बार इससे कम ज्यादा भी हो जाता है। तो 600 विथ का 25% होता है 150, एंड जो हाइट वाइज मैं लूंगा 100, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे शेप और बनाया, यानी कि एक रेक्टेंगल और बनाया। और यहाँ पे मैं 150 विथ का, मैं यहाँ पे विथ एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और हाइट में मैं इसको रख रहा हूँ 100, ठीक है। अब इस टोटली अप टू यू, आप इसको किस कॉन्सेप्ट में लेना चाहते हैं, क्या विथ में लेना चाहते हैं। अभी मुझे थोड़ी सी ये ज्यादा बड़ी लग रही है, तो मैं इसको 120 भी कर देता हूँ अपने सहूलियत के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाया जिसकी विड्थ है 120 और हाइट है 100 पिक्सल। ध्यान रखिएगा हाइट और इन पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बट ठीक है, छोटे मोटे चीजों को कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इस वाले इमेज को मैंने यहाँ पे कॉर्नर से रेडियस नहीं किया, यानी कर्व नहीं किया है, तो यहाँ पे भी मैं कर्व नहीं करूंगा। ध्यान रखना, कभी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन या किसी भी यूआई को आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में कई बार ऐसा हो जाता है कि आप पैटर्न को मिस आउट कर देते। पैटर्न को मिस आउट करने से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई इमेज को आपने रेक्टेंगल फॉर्मेट में, इवन आप बटन्स को रेक्टेंगल फॉर्मेट में, ध्यान रखिएगा कॉर्नर से आप रेडियस नहीं दे रहे या राउंडेड नहीं कर रहे हैं, तो आप बाकी जगह भी वो पैटर्न को फॉलो करिए। नहीं तो होता क्या, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो इनिशियल डिजाइनर होते हैं वो टॉप में जैसे बार कोई बना देते, जैसे ये सर्च बार है, इसके कॉर्नर्स तो राउंडेड कर देते हैं, ठीक है, बटन्स को ऊपर से राउंडेड कर देते हैं, लेकिन जब वेबसाइट के डिजाइन में या बॉटम एरिया में आते हैं तब वहां पे राउंडेड की बजाय उसको रेक्टेंगल बनाते हैं। अगर पैटर्न ऊपर से ही टॉप प्रॉपर एकदम कर्व 90 डिग्री के एंगल से चल रहा है, यानी कॉर्नर से राउंडेड नहीं है, तो बॉटम में भी वैसे ही फॉर्मेट को फॉलो करिए, ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा था, इस बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, बट टॉपिक आया तो बात कर ली। फाइन, तो यहाँ एक इमेज आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी की इमेज यानी कि उनमें से एक कोई इमेज को मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, और उस इमेज को भी मैं अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, कहाँ पे, इस रेक्टेंगल के अंदर। तो ये मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया इमेज। अब आप देखिए एक मेरी इमेज तो आ गई और दूसरी इमेज को भी मैंने सेट कर दिया। सिंपल सी बात है, नो रॉकेट साइंस। फाइन, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस शेप या फिर इस क्या कह दीजिए जो इमेज है, छोटी सी थंबनेल बन रही है, इस थंबनेल के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि एक और रेक्टेंगल लूं और इसका एक नाम सेट करूं। सिंपल सी बात है, हालांकि ई कॉमर्स वेबसाइट में थंबनेल के ऊपर ऐसे नाम नहीं होते हैं, बट क्योंकि मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट में लेने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये लेना पड़ रहा है, अदरवाइज इतनी नीड नहीं होती है। फाइन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ, क्योंकि इमेज जो है मेरी यहाँ पे बॉटम में है, तो प्रॉपर जो मेरा ब्लैंक स्पेस है वो टॉप में जा रहा है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, एक छोटा सा रेक्टेंगल जो है मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जो इसके टॉप में सेट हो जाए। सिंपल बात, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल सेट हो गया, बस मैं क्या कर रहा हूँ, इसका बॉर्डर हटा दे रहा हूँ, एंड इसको मैं थोड़ा सा हाइट साइज में कम कर देता हूँ, या फिर मैं इक्वल साइज में कर सकते हैं बॉर्डर रख के। यहाँ पे इसको मैं टॉप थोड़ा सा यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने इसको सेट किया। अब हल्की सी मैं इसकी क्या कर देता हूँ, एक बार के लिए विड्थ कम कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी विड्थ कम कर देता हूँ और ये मैंने इसको सेट कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा छोटा सा मैंने रेक्टेंगल सेट किया है, इस रेक्टेंगल का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कहीं ना कहीं एक बॉर्डर से, जो ये बॉर्डर है उसके जैसा ही रखना चाह रहा हूँ। बस थोड़ा सा मैं इसको शेड अलग करूंगा, हल्का सा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये देखो आई ड्रॉपर है, इससे मैंने ये कलर जो है ये
पिक कर लिया, फाइन, सिंपल। और मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं थोड़ा सा ब्लर करना चाहूंगा, ठीक है। अमाउंट जो है मैं उसका हल्का सा कम करूंगा, या फिर इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस, ओपेसिटी को मैं बढ़ाऊंगा यहाँ पे हल्की सी, ओके। देन अब मैं इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ। इस टेक्स्ट को मैंने फिलहाल के लिए ऐसे लिख दिया फ्रंट, बस जनरल, आप भी क्योंकि हम प्रॉपर डिजाइन की बात नहीं कर रहे तो मैंने इसको बस फ्रंट लिखा। और इसका भी कलर मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ व्हाइट। इसकी फॉन्ट साइज जो है मैं ऑब्वियसली कम करना चाहूंगा, मैं इसको करूँगा 14 पिक्सल। 14 थोड़ी ज़्यादा लग रही है, मैं इसको करूँगा, सॉरी 16 कर दिया था। अब मैं इसको कर देता हूँ जो मेरी फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे रॉकवेल एक बार के लिए ले लेते हैं, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे इसको एग्जैक्ट सेंटर में सेट करना चाह, ठीक है। ध्यान रखिएगा डिजाइन पे ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा पॉइंट है जो उसको समझाने की कोशिश में हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक बना दिया, फाइन। अब आप नोटिस करेंगे ये मेरी समझ लो एक इमेज सेट हो गई। अब आप कंटिन्यूसली दूसरी इमेजेस भी सेट करना चाहे तो कर सकते हैं, बट अभी उस पर बात नहीं आएंगे। फिर रिपीट ग्रिड का मतलब क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया बैकग्राउंड में, उसके अंदर इमेज सेट की, फिर उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल लिया और उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट सेट किया, यानी टोटल 4 मेरे यहाँ पे आइटम कह दीजिए या लेयर्स है, ठीक है। अब इन मैं चारों को क्या करता हूँ, सेलेक्ट टूल कह दीजिए या मूव टूल कह दीजिए, इनकी हेल्प से क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है। और एक मेरे पास देखो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में रिपीट ग्रिड वाला जो बटन है वो एक्टिव हो गया। बात ऑलरेडी कर चुके हैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। अब मैं करता हूँ रिपीट ग्रिड। जैसे ही मैंने रिपीट ग्रिड किया तो आप देखिए मेरे पास 2 हैंडल्स आ गए, जैसे कि यहाँ पे एक ये हैंडल्स और एक यहाँ पे ये हैंडल्स, ठीक है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं राइट हैंड साइड वाले हैंडल्स को कंटिन्यूसली बढ़ाता जाता हूँ तो ये राइट हैंड साइड में इसकी इमेज जो ये ग्रिड है वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, फाइन। लेकिन क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में नहीं जाना है, एज पर हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग या फिर हमने जो रेफरेंस लिया उसके अकॉर्डिंग मुझे बॉटम के हैंडल की हेल्प लेनी है। और उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, 4 इमेजेस चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी आप देखिए 4 इमेजेस मेरे पास आ गई। अब ये जो मैंने 4 इमेजेस ली है ये एक्चुअल में जा रही है मेरे इस मेन साइज से बाहर। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो गैप आया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि या तो मैं इनके बीच का जो गैप है वो कम कर सकूं। वो कैसे करेंगे, तो जैसे आप ये इनके जो 2 ग्रिड बनी हुई मेरे पास 1 एंड 2, इन दोनों के बीच में मुझे अगर गैप कम करना है तो देखो ये मैं माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ और ये एरिया क्या हो रहा है, पिंक हो रहा है। अब इस पिंक एरिया पे मैं इसका जो गैप है वो अपनी सुविधा अनुसार, फाइन, ये मैंने गैप इसको क्या किया, कम किया। तो अब देखिए ऑलमोस्ट ये इक्वल पोजीशन पे आ रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा फर्क है, हल्का सा वो आ रहा है, ठीक है। तो वो तो हम हाइट और विड्थ देंगे उसके अकॉर्डिंग वैसे भी शुरुआत में पहले कैलकुलेट करके रख लेंगे। बट ओवरऑल आप यहाँ पे नोटिस करिए, या फिर इसको मैं 1 पिक्सल फिलहाल के लिए बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए एकदम बराबर साइज में बैठ गया। सेम चीज अगर मैं इधर बात करूं रिपीट ग्रिड में, सेम चीज मैं राइट हैंड साइड में भी बढ़ाऊंगा और कल को मुझे इनकी इमेजेस का भी जो गैप है, जो मिडल का गैप है वो कम ज्यादा करना है। तो सिंपल सा मिडल में जाऊंगा, कर्सर पे, कर्सर को आप नोटिस करिए, मैं इनके अकॉर्डिंग इनका जो गैप है वो कम ज्यादा अपनी सुविधा अनुसार कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप अपने इच्छा अनुसार इन हैंडल्स को यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा एक क्या हो गया, सिंपल सा ग्रिड का कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया। अब एक्स्ट्रा क्या, मतलब क्यों मैंने इसको अलग से प्रैक्टिकल लिया, ये चीज तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर अलग से लेने का मतलब क्या है, अलग से लेने का एक तो इनके बीच का जो गैप है वो मैंने आपको अलग से अभी अब बताया। दूसरा यहाँ पे क्योंकि 4 इमेजेस है, ठीक है, अब चारों को इंडिविजुअली तो चेंज करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि अभी तो 4 है तो इंडिविजुअली चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके चेंज करने में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब मैं बात करता हूँ कि करीब करीब 12 ग्रिड हो जाती है, कई बार 16 ग्रिड हो जाती है, यानी कि यहाँ पे अच्छी खासी इमेजेस या कई सारी चीजें हो जाती, मतलब ग्रिड बन जाती है, जिससे बहुत ज्यादा समय लग जाता है एक एक को सेट करना में। तो उसका इजी सा कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सी बात है, मैं जाऊंगा यहाँ पे फोल्डर में, ये मेरे पास है 4 इमेज। ध्यान रखिएगा इधर कितनी इमेजेस है, 4 ग्रिड है, ठीक है, 4 इमेजेस है इधर, और यहाँ पे भी मेरी 4 इमेजेस है। इन चारों को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा
कहाँ पे, फर्स्ट वाले के जो इमेज वाला है उस वाले पोर्शन पे और ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। जैसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप की, आप नोटिस करिए चारों की चारों इमेजेस चेंज होगी। अगर यहाँ पे अगेन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 4 इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप की, मेरे यहाँ पे ग्रिड कितनी थी, 4 थी। तो क्या हुआ, जिस सीक्वेंस में यहाँ पे ये इमेजेस थी उसी सीक्वेंस में देखो यहाँ पे ये इमेजेस ऑटोमेटिकली रिप्लेस होगी। ग्रिड, अगर ग्रिड का कॉन्सेप्ट यूज किया है तो ऑटोमेटिकली रिप्लेस होगी। अगर यहाँ पे ग्रिड मेरी 4 की बजाय 8 होती, 12 होती, तो कैसे होता? तो उस केस में क्या हो जाता, उस केस में मैं यहाँ पे ग्रिड सेलेक्ट कर रहा हूँ, उस केस में ऑटोमेटिकली अपने अनुसार ये क्या कर देता, उनको चेंजेस कर देता। देखो किस तरीके से चेंजेस हो रहा है, आप नोटिस करिए। यहाँ पे 8 थी, ये देखिए कुछ अपने अनुसार ये चेंज कर देता, तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूसली आपकी चारों इमेजेस सेट हो जाती। ठीक है, फाइन। तो जितने भी कल को 12 हो, 16 हो, 20 हो, 25 हो, डजंट मैटर, जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे इमेजेस रखी है उसी सीक्वेंस में वो ग्रिड ऑटोमेटिकली सारी इमेजेस सेट कर देता। क्योंकि अभी मेरे 4 इमेज की और 4 ग्रिड है, तो बराबर देखो चारों की चारों अलग इमेजेस मेरी सेट हो गई। अब आप कहेंगे इमेजेस तो आसान हो गया, टेक्स्ट तो लिखना पड़ेगा। नहीं, टेक्स्ट का भी बड़ा आसान सा तरीका है। उसमें भी क्या करना है, सिंपल से आप जैसे जो फोल्डर है वहां पे चाहे या कहीं पे भी आपकी सुविधा अनुसार आप एक न्यू टीएक्सटी फाइल ओपन करेंगे। आप इसको नोटपैड से भी डायरेक्टली बना सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। टीएक्सटी फाइल बनाएंगे और यहाँ पे मैं इसका जैसे मान लो नाम कुछ भी दे सकते हैं, फाइल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट टेस्ट या थंबनेल टेक्स्ट, ऐसे। अभी 4 है तो आपको लगेगा कि 4 के लिए मैं डायरेक्ट लिख दूं, ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, बट कल को 16 ग्रेड हुई तो, कल को 20 ग्रेड हुई तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, इसलिए इजी कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो थंबनेल टेक्स्ट में गया, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रंट, रियर, साइड एंड साइज। ऐसे ही मैंने ऐसे रैंडमली नाम लिया है, मुझे भी ऐसे लिखा हुआ है, मैंने इसको सेव किया और ये मैंने क्लोज किया। ठीक है, अब ये कौन सा फ्रंट है कौन सा रेयर है वो अभी बात नहीं कर रहा हूँ, बस हाँ जिस सीक्वेंस में ये नाम लिख रहे हो आप उस सीक्वेंस में अगर इमेज सेट कर लोगे यहाँ पे और पहले से ही नाम देके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, फ्रंट मैंने डाल दिया, इसका नाम मैं जैसे सेट कर लेता हूँ टॉप, इसका नाम कर लेता हूँ जूम और ये साइज, नाम ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, फ्रंट है ऑलरेडी, सेकंड थोड़ा टॉप का एरिया दिखाई दे रहा है, ये जरा जूम एरिया दिखाई दे रहा है, जूम करके तो मैं इसको जूम लिख देता हूँ, जूम। और लास्ट वाले इमेजेस में साइजेस है तो मैं यहाँ पे साइज लिख देता हूँ। ठीक है, सिंपल बात, सेव किया और क्लोज किया। ठीक है, अब ये मैं थंबनेल का जो है टीएक्सटी फाइल उसको ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे इमेज में जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा रैंडमली कहीं पे भी ड्रॉप नहीं करना है, जो टेक्स्ट है उसके जस्ट ऊपर, अब ये किसी भी टेक्स्ट पे आप डाल दीजिए, जस्ट ऊपर मैंने इसको ड्रॉप किया। अब आप नोटिस करिए ऑटोमेटिकली फ्रंट, टॉप, जूम और साइज देखो आगे लिखा हुआ क्या, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट हुआ। आपने एक थंबनेल बनाई या एक पर्टिकुलर ग्रिड बनाई, उसको रिपीट ग्रिड की हेल्प से आपने उसको कंटिन्यूसली रिपीट अपने सुविधा अनुसार यानी एक से ज्यादा सेट मैट्रिक्स में डिवाइड कर दिया। देन आपने जो इमेजेस चेंज करनी, इमेज के ऊपर सारी इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, ऑटोमेटिकली वो सब जगह चेंज हो गई। टेक्स्ट को भी आपने एक टीएक्सटी फाइल की हेल्प से पूरा सेट कर दिया। तो कल को अगर ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि जब ग्रिड बहुत बड़ी हो जाती है, तब आप बड़ी आसानी से एक बड़े काम को छोटे काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हर चीज को करने के 10 तरीके, लेकिन अगर स्मार्ट काम करना है तो अपना टाइम बचाना सबसे पहले सीखो। तो अभी तो 4 मैंने इमेजेस सेट की तो इसलिए इतना वो शायद ना लग रहा हो और आप डायरेक्टली लिखना प्रेफर करें, लेकिन जब ज्यादा ग्रिड होगी तब एक्चुअल में इन चीजों की वैल्यू बढ़ जाएगी। और पर्सनली अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, चाहे 4 हो चाहे 2 हो, अगर कोई चीज सिमिलर है, 2 भी मैं बात करो ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज सिमिलर है तो उसको रिपीट ग्रिड की हेल्प से करो, क्योंकि कल को काम क्या है, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना वो आदतन बन जाती है और आदत बन के जब आप काम करते हो तो प्रोफेशनली वर्क बहुत अच्छे से कर पाते हो। अदरवाइज पहले से ही वो रैंडमली जैसे लिखना और अलग अलग तरीके से काम करना होता है, तो फिर उस केस में कहीं ना कहीं जब बड़ा काम करते हो या एक एक्सपीरियंस हो जाते हो तो शुरुआती आदतें हमेशा कंटिन्यूसली रहती है। तो वेरी फर्स्ट डे से ही प्रोफेशनल काम करना शुरू करो, ज्यादा बेटर रहता है।
फाइन। तो अब देखो कितनी आसानी से मैंने एक बड़ी इमेज और बाकी की ग्रिड को मैंने सेट कर दिया, सिंपल बात है, ठीक है। अब इसको ग्रिड को अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल राइट में भी बढ़ाता हूँ तो देखो यहाँ पे भी नाम और सब चीजें बड़े आराम से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें 4 चाहिए तो हम 4 की ही बात यहाँ करने वाले। फाइन। अब ऑब्वियसली इसको अगर आपको अनग्रुप करना है तो आप अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करने के बाद आपको सारी लेयर दिख जाएंगी। अब क्योंकि मुझे अनग्रुप करना नहीं है, मुझे नीड नहीं है, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। और ये ओवरऑल आपके सामने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया रिपीट ग्रिड का। तो आई गेस ये एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, उसमें कोई तरह का डाउट नहीं रहा होगा। वेट, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर करियर बनाना है लेकिन आइडिया नहीं कैसे? डोंट वरी, WSCubeTech के एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर आज ही एनरोल करिए, जहां पे डेली लाइव सेशन के जरिए आप Adobe Photoshop, Illustrator, UI UX विद द हेल्प ऑफ Adobe XD एंड Figma में आप सब कुछ सीख सकते हैं, जहां पे फ्रॉम द बिगिनिंग यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके टिल दी एडवांस लेवल तक आपको हर एक चीज को प्रॉपर सिखाया जाएगा। और डेली लाइव सेशन होने की वजह से आपके हर एक डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके कोर्स कंप्लीशन होने के बाद आपको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा। तो देरी किस बात की, आज ही एनरोल करिए। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट के अंदर एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करें, फॉर्म फिल करिए और एनरोल करिए, या फिर दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी एक ऐसा फीचर जो कई बार आपको रिपीटेडली काम करने में काफ़ी हेल्प करता है, और उस लाइब्रेरी में आ जाता है डॉक्यूमेंट एसेट्स जैसे कि कलर, कैरेक्टर स्टाइल एंड कंपोनेंट। आज के टॉपिक में उसी के बारे में बात करेंगे, तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइब्रेरी। बेसिकली क्या होता है कि ये वर्ड आपको कई बार अगर आप IT इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं तो आपको कई बार सुनने को मिलेगा। होता क्या है कि कई बार ऐसा काम करना पड़ जाता है जो हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, चाहे आप वेबसाइट डेवलपमेंट में जाइए यानी कोडिंग में जाइए तब भी हो जाता है, चाहे आप प्रोग्रामिंग में जाइए तब भी हो जाता है, या फिर इस तरह के डिज़ाइन में अगर आप काम करते हैं यानी वेबसाइट के डिज़ाइन या फिर एंड्रॉयड आईफोन एप्लीकेशंस के डिज़ाइन में काम करते हैं या बनाते हैं, तब भी कई सारे एलिमेंट्स को आपको रिपीटेडली यूज़ करना पड़ता है। यानी एक बार हमने बना दिया लेकिन उसको हर बार हमें नीड पड़ती ही रहती है। तो ऐसा कई बार हो जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, लाइब्रेरीज बना देते हैं। यानी एक बार आपने कोई चीज़ बनाई, उसको एक तरह से सेव कर दिया और उसको कंटिन्यूसली अलग अलग जगह पे उसको यूज़ कर रहे हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए, तो वो कहलाती है लाइब्रेरीज। तो ये सारी लाइब्रेरीज हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे XD के अंदर, और जानेंगे कि किस तरीके से हम एक बार काम करके मल्टीपल टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं कुछ वर्डिंग शायद यूज़ करूंगा जो आपके समझने के लिए आसान हो जाएगी। एक मैं बात करूंगा क्रिएट करना और एक मैं बात करूंगा कॉल करना, ठीक है। क्रिएट और कॉल को करने के या उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ WSCubeTech की वेबसाइट, और ये भी कि लाइब्रेरीज की इंपॉर्टेंट कहाँ पे है वो चीज़ समझाने के लिए भी मैंने WSCubeTech की वेबसाइट यहाँ पे क्या की, ओपन करी। देखो ये है अब WSCubeTech की वेबसाइट। सिंपल सा फंडा है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आप देखेंगे दो तरह के बटन्स रेगुलरली कंटिन्यूसली जा रहे हैं। एक देखिए, एक आ रहा है बिकम इंस्ट्रक्टर, दूसरा आ रहा है रीचेस। एक के अंदर क्या है कि ब्लू कलर का कलर फिल है। अब फिल, अब इतना अपन समझ चुके हैं कि फिल क्या होता है, स्ट्रोक क्या आती है, क्योंकि लगातार XD की वीडियोस में आ रहे हैं, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि फिल और स्ट्रोक क्या चीज़ है। तो आप देखेंगे दो बटन है, एक है रीचेस जिसमें फिल कलर क्या है ब्लू कलर का, और एक है बिकम इंस्ट्रक्शन जिसमें फिल कलर क्या है व्हाइट कलर का। हाँ, माउस लेके जाके ये जो इफेक्ट्स चेंज हो रहे हैं इसको कहते हैं होवर इफेक्ट्स। ये आपको UX डिज़ाइन में काम आएगा, इसलिए इस वर्डिंग को मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। जब भी आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशंस की डिज़ाइन बनाते हैं, जब माउस का कर्सर ले जाने पे उस पर अगर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ पे मैं माउस का कर्सर लेके गया तो इसका वाइट फिल कलर कन्वर्ट हो गया ब्लू कलर में, ठीक है। तो ये जो कर्सर ले जाने पे जो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है उसको कहते हैं होवर इफेक्ट। प्रॉपर्टीज़ कह दो या इफेक्ट्स कह दो, हालांकि प्रोफेशनल वर्ड इफेक्ट्स है, बट मैंने कहा कि एक बार आप समझ जाए चीज़ें तो क्या दिक्कत है। तो आप जो ये माउस पे जो कर्सर ले जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो इफेक्ट्स चेंज होते हैं इनको कहते हैं होवर इफेक्ट्स, जो आगे जाके आपको काम आएगा। फाइन। तो अभी होवर इफेक्ट्स को एक बार के लिए मैं साइड में रखना चाहूँगा, क्योंकि ये मैं बाद में ही बात करूँगा जब UX डिज़ाइन की बात करेंगे, तो अभी उस पॉइंट पर नहीं आऊँगा। हाँ, तो पॉइंट क्या आ जाता है, मेरे पास दो तरह के बटन है, एक ब्लू कलर का और एक वाइट कलर का, जिसमें वाइट कलर में अगर आप हल्का सा नोटिस करें एक ग्रे बॉर्डर है
और जब आप रीचेस के वाले बटन की बात करें तो उसमें सिर्फ ब्लू कलर का फिल कलर है, मतलब ओके ठीक है। तो दो तरह के बटन हो गए। थोड़ा डाउन जाऊंगा, अगेन सेम दो तरह के मेरे पास बटन आ जाते हैं। एक मेरे पास आ जाता है अगेन ब्लू कलर का फिल कलर, और एक मेरे पास व्हाइट कलर के फिल कलर का। और बॉटम में अगर अपन जाएंगे तो एक और अगेन मेरे पास बटन आ जाता है जिसमें ब्लू कलर का फिल हो रहा है। और बॉटम में आएंगे तो ये अगेन ब्लू कलर का, अगेन ब्लू कलर का। यानी कहने का मतलब है कि इस पूरी वेबसाइट में मेरे पास दो तरह के बटन्स हैं, जो कि हालांकि ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये कंप्लीट, ये यूट्यूब कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा अलग कर दिया। बाकी कहीं ना कहीं आप ये नोटिस करेंगे कि इस पूरे होम पेज के अंदर कई 4 से 5 बटन्स यूज किए, ज़्यादा ही होंगे एक दो, तो वो बटन यूज किए गए उनमें प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। सिंपल सी बात है। तो पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जब होम पेज में 4 से 5 बार सेम प्रॉपर्टी यूज ली गई है, तो इस वेबसाइट में इतने नंबर ऑफ वेब पेजेस हैं जिनकी में भी मुझे सारे पेजेस की डिज़ाइन बनानी पड़ सकती है, तो फिर उसमें कितने सारे बटन होंगे। एंड डेफिनेटली इतने सारे बटन के बावजूद मुझे कंटिन्यूसली उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक बार ये डिज़ाइन बना के रख दूँ और रेगुलरली मेरे को ये बस जस्ट एक कॉल कराना पड़े। कॉल, अभी मैंने बोला 2 वर्ड यूज़ करूंगा, डिज़ाइन एंड कॉल। डिज़ाइन तो मैंने कर दी, यानी मैंने उसको कंप्लीटली मैंने एक बटन बनाया या कलर सेट किया या उसकी जो कैरेक्टर स्टाइल है यानी फॉन्ट्स की स्टाइल है वो सारा मैंने सेट किया, दैट इज़ वन वे, ठीक है, वो मैंने डिज़ाइन किया। लेकिन उनको अलग अलग जगह यूज़ करना वो मैं कहूँगा कॉल करना, ठीक है। तो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, डिज़ाइन को एक बार डिज़ाइन बना रहा हूँ और उस एक बार की हुई डिज़ाइन को मैं मल्टीपल टाइम्स क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, जिससे होगा कुछ नहीं, मेरा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि मुझे बार बार काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अब पॉइंट ये आ जाता है कि क्या इतना ही सफिशिएंट है कि मैंने एक तरफ डिज़ाइन बनाई और मैं दूसरी तरफ यानी जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ मैंने उसको कॉल किया, नहीं उसको यूटिलाइज़ किया या यूज़ किया, जो भी आप समझना चाहें वो किया। लेकिन अगर बाई चांस उसमें मुझे कोई चेंजेस करने पड़ जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक जगह चेंज करूं और वो सब जगह चेंजेस हो जाए? यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कि अगर मैं होम पेज पे 6 बटन यूज कर रहा हूं और मैंने एक डिजाइन मैंने उसको 6 टाइम्स कॉल कराया और मैं उस एक डिजाइन में अगर चेंज कर रहा हूं तो 6 के 6 डिजाइन में ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। यानी मेरा काम और आसान हो गया। एक तो बार बार बनाना भी नहीं पड़ा और दूसरी तरफ मैं एक बार अगर मॉडिफिकेशन कर रहा हूं तो सब जगह मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो ये काफ़ी इजी गोइंग हो जाता है कि हमारा काम जो है वो बहुत बड़ा नहीं लग के बहुत आसान काम हो जाता है। कई बार कुछ रिपीटेडली चीज़ें आ जाती है जो हमें बार बार बनानी पड़ जाती है, बजाय उनको बार बार बनाए हम इन सब की एक लाइब्रेरी बना के रख दें ताकि हमें मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करने के बजाय सिंगल टाइम क्रिएट करना पड़े और उसको मल्टीपल टाइम्स हम कॉल करा सकें। सो इस सिंपल सा बेसिक सा फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरीज का। फाइन, तो ये लाइब्रेरीज जो वर्ड मैंने बोला है ये आपको आईटी इंडस्ट्री में बहुत जगह यूज आएगा। कॉन्सेप्ट उसका सबका एक ही रहेगा कि जो चीज़ मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है उनको बस एक बार बना के मल्टीपल टाइम्स कॉल करा दो तो वो सारी क्या हो जाती है, लाइब्रेरीज बन जाती है। तो अब यूआई में या यूआई यूएक्स के केस में या एडोब एक्सडी के केस में लाइब्रेरीज कैसे काम करती है वो समझते हैं। तो यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास यहाँ पे जो आप ऑप्शन देखेंगे नीचे से 3 ऑप्शन है, एक लाइब्रेरीज, देन दूसरा मेरे पास लेयर्स एंड देन तीसरा मेरे पास प्लगइन, ठीक है। लेयर्स का ऑलमोस्ट हम बात कर चुके हैं जिसको आइटम के नाम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइब्रेरीज पॉइंट पे हमारा आज का टॉपिक है, फिर लेटर ऑन हम प्लगइन के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात हैं लाइब्रेरीज पे जिसका शॉर्टकट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस वाई। जितना शॉर्टकट यूज करेंगे उतना बेटर है हम सब के लिए। फाइन, तो मैंने लाइब्रेरी पे जैसे ही क्लिक किया तो इस लाइब्रेरीज के अंदर मेरे पास एक पॉइंट आया जिसका नाम लिखा डॉक्यूमेंट असेट्स। अब ये डॉक्यूमेंट असेट्स क्या क्या है और कितने तरह के हैं वो बात करते हैं। तो ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट असेट्स है जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तब मेरे पास 4 तरह के असेट्स आते हैं, कलर्स, कैरेक्टर स्टाइल्स, कंपोनेंट एंड वीडियो। ऑब्वियसली इस जो पढ़ाने वाला वीडियो है उसमें मैं बात करने वाला हूँ कलर्स, कैरेक्टर स्टाइल एंड कंपोनेंट्स की। वीडियो की अभी बात नहीं करूँगा, उसकी एक वजह है कि जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स लेटर ऑन के लिए प्रैक्टिकल के टाइम जो छोड़े हैं वो मैं उस समय यूज़ करके ना बताऊँगा। बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी उसको लेटर ऑन बात करेंगे अलग से सेपरेट वीडियो में। फाइन, अभी हम डिस्कस करेंगे कलर, कैरेक्टर स्टाइल एंड कंपोनेंट।
अब कलर कैरेक्टर स्टाइल कंपोनेंट को समझने के लिए जैसा कि अभी हमने छोटा सा डिस्कशन किया था बटन्स और उन सब के बारे में, ठीक ही बात है। तो बटन इन सब के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया था, तो मैं एक काम कर देता हूँ, एक छोटा सा बटन बना देता हूँ। क्या है कि ये बहुत ईजी सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी रामायण नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा इसमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो ये मेरे पास एक बटन है या मैं बटन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस यहाँ पे WSCrypt के इन बटन्स को ले रहा हूँ। फाइन, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बटन बनाया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा राउंडेड है तो मैं इसको हल्का सा राउंड शेप दे देता हूँ कॉर्नर से। अब शेप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं ये ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, इसलिए बार बार उसको कंटिन्यूसली रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने इस वीडियो से पहले शेप वीडियो के बारे में नहीं देखा है या आप रेक्टेंगल शेप के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो से पहले सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें अब कंटिन्यूसली यूज़ आने वाली है। फाइन, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मैंने रेक्टेंगल लिया और उस रेक्टेंगल को मैं क्या कर देता हूँ, हल्का सा कलर में जो है ब्लूइश जो है वहाँ पे यूज़ आ रहा है वो ले लेता हूँ। हालांकि एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है बट ठीक है, काम चल जाएगा एक बार के लिए। तो ये मैंने क्या किया, एक कलर लिया मैंने, ठीक है, उस पर ध्यान रखिएगा, एक फिल कलर है और एक ये मेरी बॉर्डर का कलर भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। मतलब प्रॉपर्टी में ऑलरेडी मैं चाहूँ तो हटा सकता हूँ, चाहूँ तो नहीं हटा सकता हूँ। फाइन, सिंपल सा फंडा। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही कलर दिया, आप नोटिस करेंगे कलर के जस्ट पास ये देखो प्लस आइकन जो है वो एक्टिव है। देखिए बाकी कैरेक्टर स्टाइल में एक्टिव नहीं है, कंपोनेंट में है, वीडियो में एक्टिव नहीं है। कंपोनेंट में क्यों है वो अभी इस वीडियो में समझ जाएंगे, बट कलर्स यहाँ पे देखो प्लस क्या एक्टिव है। हालांकि जब आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तो आपका जो आर्ट बोर्ड होगा, यानी अब आर्ट बोर्ड से भी आप फेमिलियर हो चुके हैं तो मेरे को बोलने में आसानी हो जाएगी, तो आपका जो आर्ट बोर्ड होगा उसमें भी क्या होता है, व्हाइट कलर तो होता ही होता है, ठीक है। सेम इस बटन के अंदर मेरे पास दो कलर है। एक कौन सा कलर है अगर आप नोटिस करो, एक ब्लू कलर है और दूसरा मेरे पास जो कलर है वो मेरा कौन सा है, वो मेरा यहाँ पे ग्रेस या ब्राउन सॉरी इसको डार्क ग्रे कह दीजिए, वो कलर है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मेरे पास दो कलर है। जैसे ही मैं इस पे देखो, एक मैं क्या कर रहा हूँ, एरो पे देखो यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, देखना ये मैंने एरो पे क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा। मैं क्लिक कर रहा हूँ, बकायदा लेफ्ट क्लिक में यहाँ प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूँ, प्लस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने प्लस बटन पे क्लिक किया, आप नोटिस करिए कि जो मेरा आइटम या फिर कह दीजिए लेयर सेलेक्टेड थी उसके दो कलर देखो यहाँ पे एज इट इज आ गए, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि मैंने जब ये बटन क्रिएट किया, उस बटन के अंदर मेरे पास दो कलर्स थे, वो दो कलर्स मेरे यहाँ पे साइड में एज अ असेट्स बाकायदा बन गए। अब इसमें क्या एक्टिविटी वो भी बात करते हैं। उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, पहले एक टेक्स्ट लिख देता हूँ इस बटन के अंदर। इस टेक्स्ट में मैं फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे रीचेस लिखा हुआ है तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं भी यहाँ पे रीचेस लिख देता हूँ। और इसकी फॉन्ट फैमिली, हालांकि बटन की फॉन्ट साइज इतनी जो बड़ी होती नहीं है, बट ठीक है, मैं अभी के लिए एक बार क्लिप कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो जाए, बस और कुछ नहीं है। एंड इसको मैं थोड़ा सा सेंटर लाइन करूँगा एंड देन मैं इस टेक्स्ट को इस बटन के साथ ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में सिलेक्शन टूल की हेल्प ले लेता हूँ, इन दोनों को आपस में मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली अलाइन कर दूंगा, ठीक है। कलर ऑब्वियसली इस टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका मैं कलर कर देता हूँ वाइट, सिंपल। एंड थोड़ा मैं इसको क्या कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, जस्ट काइंड ऑफ बस समझाने के लिए कि देखो वहाँ पे किस तरीके का हल्का फुल्का बना हुआ है, जैसा कुछ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइन, तो ये मैंने बटन बना दिया। अब इस बटन की जो साइज है मैं थोड़ी सी छोटी भी कर देता हूँ, सिंपल सी बात है। ये मैंने बना दिया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा मैंने एक बटन बनाया, कौन सा, रीचेस का। अब एक और मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, अगेन एक रेक्टेंगल और ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और रेक्टेंगल को भी मैं राउंड कर देता हूँ, सिंपल सी बात है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगल का जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। कैसे चेंज हो, अभी क्या है, व्हाइट कलर है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करो, सिंगल क्लिक करो, यहाँ पे मैंने अभी राइट हैंड साइड के एरिया से मैंने इसको फिल कलर नहीं दिया। आप वो भी कर सकते हो, लेकिन जो हमने एक बात बोली थी, अगर आपको अभी इस पूरे वीडियो में ध्यान से सुन रहे हो तो क्या बोला था, एक जगह चेंजेस करूँ सब जगह चेंज हो, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बस क्लिक किया और इसका कलर क्या हो गया, फिल। अब इसमें मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रीचेस की जगह जस्ट बिकम इंस्ट्रक्शन लिख देते, चलो बिकम इंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया एक बार। ऑब्वियसली इन दोनों को मैं आपस में अगेन इन दोनों को भी क्या कर देता हूँ, अलाइन कर देता हूँ, ठीक है।
और थोड़ा और समझाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, वन मोर बटन क्रिएट कर रहा हूँ। अगेन ये मैंने वन मोर बटन, एक छोटा सा बटन और क्रिएट किया, थोड़ा सा मैंने इसको राउंड किया, हल्का सा इसको, हाँ इस पर भी मैं डबल क्लिक या सिंगल क्लिक मैं कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन इन। ठीक है, एंड अगेन इन दोनों को आपस में सेलेक्ट टूल की हेल्प से मैंने क्या किया, अलाइन कर दिया। सिंपल, नो बकवास, फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बटन आ गए, तीनों को मैंने क्या किया, असेट्स की हेल्प से, यानी कलर से, जो मैंने फर्स्ट वाला मेरा जो असेट्स मैंने बनाया था, या सॉरी मैंने फर्स्ट जो शेप बनाया था उसका मैंने कलर पिक किया है, बाकी 2 पे मैंने जो कलर सेट किया है वो मैंने यहीं से किया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा डॉक्यूमेंट असेट्स में जो कलर का ऑप्शन है वहीं से मैंने किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस कलर को मैं चेंज कर दूँ। सिंपल सी बात है, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं एडिट पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा कलर ऊपर नीचे किया, तो आप हल्का सा क्या नोटिस कर रहे हो, देखो तीनों बटन्स का कलर एक साथ चेंज हो रहा है। यानी कि अगर कल को मैं यहाँ पे कोई भी बटन बनाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे WSCubeTech की वेबसाइट है, मैंने जो ब्लू कलर के फिल का मैंने एक यहाँ पे रीचेस वाला बटन बनाया, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 तरह के बटन्स यहाँ पे हैं जो इस पूरे होम पेज में यहाँ पे लिखे बने हुए। तो मैंने एक बार क्या किया, सारे बटन्स बना दिए और उनका जो कलर है मैंने एक बार सेट करके सब जगह सेट, मतलब यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब फॉर एग्जांपल हमारे जो WSCubeTech के फाउंडर हैं कुशाग्र भाटिया, मिस्टर कुशाग्र भाटिया ने बोला कि एक काम करो, आप क्या करो, जो ब्लू कलर है अभी हम क्या नया चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वेबसाइट में मुझे ब्लू बहुत ज़्यादा है, हालांकि ऑब्वियसली लोगों का कलर है, मैचिंग होना चाहिए, बट एक केस समझाने के लिए समझा रहा हूँ। तो एक केस स्टडी ये आ गई कि हमारे जो मिस्टर कुशाग्र भाटिया हैं उन्होंने क्या बोला कि यार इसमें इतने सारे बटन जो हैं वो ब्लू कलर के हो गए हैं, क्योंकि हमने पूरी वेबसाइट में टेक्स्ट भी कई जगह या आइकन्स भी अगर बात करूँ तो हर जगह हमने क्या किया, बस ब्लू डाल दिया तो ज़्यादा हो गया। एक काम करो, आप यहाँ पे थोड़ा अलग कलर चेंज कर दो, यानी अलग कलर कर दो। अब हम सोच में पड़ गया, बटन मैंने 5 बार यूज़ किए तो होम पेज की बात है, ऐसे बहुत सारे आर्ट बोर्ड होंगे, यानी बहुत सारे वेब पेजेस होंगे, तो उसके ऐसे अकॉर्डिंग क्या करूँ। तो सिंपल सा फंडा है, सबको इस तरीके से कलर दिया है, तो जाओ राइट क्लिक करो, एडिट करो, कलर जो मन चाहे हमारे जो सर हैं उन्होंने जो हमें बताया वो करके उनको शो कर दो। सिंपल सी बात है, तो एक बार में ही एडिट करके सब जगह अप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ पे फायदा हो जाता है कलर असेट्स का। ठीक है, तो इजी सा पॉइंट सा, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं था, तो एकदम सिंपल सा पॉइंट हमने यहाँ पे क्या रखा है, कलर्स को एक बार अप्लाई करो और उसको एक बार में सब जगह चेंजेस कर दो। इंडिविजुअल करना भी पॉसिबल है, आप अपनी मर्जी से इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे हम अगर हमारे पास लाइब्रेरी बनी हुई है तो हमें यहाँ पे यूज़ करना ही पड़ता है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम, देखो सिंपल सी बात है, IT फॉर्म के अंदर टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो जिस भी तरीके से टाइम बचाओ उतना बेस्ट है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या है, टाइम बचाती है हमारी, तो हमारा काम जो है वो ईजी भी करती है और टाइम भी बचाती है, तो क्या प्रॉब्लम है, फाइन। तो यह मैंने क्या किया, कलर वाला सेटलमेंट यहाँ पे कर दिया। अब इन सबको मैं एक बार के लिए Ctrl+G कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इनको एक बार के लिए हाइड कर दूंगा, बाकी मैं आपको कैरेक्टर स्टाइल वाला असेट्स जो है वो समझा सकूँ। सिंपल, अब कैरेक्टर स्टाइल वाला जो असेट है वो बहुत ईजी सा है। क्या है इसके अंदर, मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ, एक सिंपल सा, मान लो मैंने यहाँ पे लिया WSCubeTech, इसका कलर आपको दिख नहीं रहा था क्योंकि इसका फिल जो कलर है वो वाइट किया हुआ है। अभी एक काम कर देता हूँ, इसका जो मैं कलर है वो मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है, ये मैंने कोई टील टाइप सा कलर मैंने लिया यहाँ पे। अब ध्यान रखिएगा, मैंने अभी कलर चेंज किया है, कलर के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी फॉन्ट साइज भी बढ़ा रहा हूँ। फॉन्ट साइज मान लो 120 पिक्सल एक बार के लिए ले लेते हैं। ये बोल्ड, ठीक है, बोल्ड ही रखते हैं, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। एंड फॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पे फिलहाल सियोज ली हुई है, बट कोई और भी एक बार लेके देख सकते हैं। ये नहीं, कोई और सिंपल सी मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ले लेता हूँ, आई गेस एक बार के लिए ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल सा फॉन्ट लिया और इस सिंपल से फॉन्ट के अंदर मैंने क्या कि जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आप टेक्स्ट रिलेटेड देख रहे हैं वो मेरी यहाँ पे अप्लाई रखी।
अब ये जो मेरा आइटम है या लेयर है वो सेलेक्टेड है यहाँ से वो सेलेक्ट टूल की हेल्प से। और अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो ये प्लस आइकन दिख रहा है, यहाँ पे भी ये भी प्लस आइकन कैरेक्टर स्टाइल के लिए भी एक्टिव हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लस किया तो ये जो प्रॉपर्टीज टेक्स्ट की, जो सारी की सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड से मैंने सेट की थी, उसका भी एक असेट्स बन गया। अब उसका असेट्स कैसे बन गया देखो, जरा मैं इस पे माउस लेके जाता हूँ तो माउस पे आप देखिए कि यहाँ पे देखो एक तो इसकी फॉन्ट फैमिली का नाम लिखा हुआ आ रहा है, फॉन्ट साइज साथ में लिखी हुई आ रही है। आप अगर नोटिस करोगे ऑब्वियसली इसका कलर आपको यहाँ से हल्का सा देखो AG करके जो ये है वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ और उस टेक्स्ट पे भी मैं क्या कर देता हूँ, WS क्यूब टेक मैं लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है। और इसकी मैं थोड़ी फॉन्ट फैमिली वगैरह एक बार के लिए क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। कोई भी एक रैंडमली मैंने ले ली, मान लो फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी और मैंने इसको जो फॉन्ट साइज है वो 40 पिक्सल कर दिया और आई गेस इतना काफ़ी है, तो मैंने ये इसको सेट कर दिया, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब मेरे क्या जची के भाई एक काम करते हैं, इसकी जो कैरेक्टर स्टाइल है यानी टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एज इट इज़ ऊपर वाले कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये मेरा सेलेक्टेड है, यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड में मैं आया, क्लिक किया, ऑटोमेटिकली जो प्रॉपर्टीज़ आपने पहले सेट कर रखी थी यानी पहले जो प्रॉपर्टीज़ आपने ऊपर वाले आइटम या लेयर को दे रखी थी एज इट इज़ वो प्रॉपर्टी देखो कैरी फॉरवर्ड हो गई, किसके लिए, नीचे वाले टेक्स्ट के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर कई बार जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती है। होता क्या है, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। जब भी आप डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो जो आपका वेब पेज है या आईफोन एप्लीकेशन की डिज़ाइन है या एंड्रॉयड एप्लीकेशन मतलब मोबाइल एप्लीकेशन की डिज़ाइन है, तो कई बार वो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो लेंथी होने की वजह से कई बार आपको ऊपर मतलब जैसे आपने कोई हेडिंग बने, फॉर एग्जांपल आपने ये वाली हेडिंग लिखी है, यहाँ पे ये एक हेडिंग लिखी हुई है, सेम अगर आप बॉटम में जाएंगे तो ये जितनी भी हेडिंग है इन सब की फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, हर एक चीज़ जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए, ये आप नोटिस करिए, ठीक है। कुछ केसेस में ऊपर नीचे हो जाता है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, जैसे यहाँ पे सब कलर चेंजेस है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे ये आप देखेंगे सब सिमिलर है, यानी कैरेक्टर स्टाइल क्या है, सिमिलर है। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कई बार कि हम जब भी ऐसी डिज़ाइंस बनाते हैं तो हमें या तो जो बॉटम एरिया में अगर मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ और मुझे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ लेनी, तो या तो मैं ऊपर की साइड वो प्रॉपर्टीज़ को जाके चेक करूँ या उसी लेयर को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँ और फिर उस पर मॉडिफिकेशन करूँ। तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो एक बार मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है कि एक बार मैं यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल जो है मैंने सेट कर दी। अब जितनी भी कैरेक्टर स्टाइल में चाहे हेडिंग के लिए बनाऊँ, चाहे मैं पैराग्राफ्स के लिए बनाऊँ, चाहे मैं नॉर्मल टैग लाइन्स के लिए बनाऊँ, वो एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाती है और मुझे बस यहाँ पे बस क्लिक करना है और कुछ नहीं है। जैसे मैं ये कंट्रोल जेड कर देता हूँ, एक बार अंडू कर देता हूँ, सिंपल सा इसको मुझे इसके सिमिलर बनाना है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी प्रॉपर्टी एज इट इज़ इसके ऊपर भी अप्लाई हो गई, सिंपल बात है। तो यहाँ पे कलर्स को मैंने चेंजेस किया, ऑब्वियसली वो हर जगह चेंजेस हो गया। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर स्टाइल में जो भी यहाँ पे अप्लाई किया वो भी ऑटोमेटिकली हर जगह अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे अगर मुझे इसके केस में भी अगर टेक्स्ट की बात करूँ, मैं उन सब की भी चेंजेस करना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, एडिट पे जाऊँगा, इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है तो देखो मैं कलर चेंज करूँगा, फॉन्ट साइज़ मुझे चेंज करनी है तो फॉन्ट साइज़ चेंज करूँगा, फॉन्ट फैमिली मुझे चेंज करनी है तो फॉन्ट फैमिली मैं यहाँ चेंज करूँगा। यानी कि जैसी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए वो सारी प्रॉपर्टी देखो मैं यहाँ चेंजेस कर रहा हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर वो एज इट इज़ अप्लाई हो रही है जिसको मैंने इसके ऊपर सेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर के ऊपर जब भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो वो सब जगह चेंज हो जाती है। अगर आपने यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट किया है, हाँ सीधा आऊँगा यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे चेंजेस करूँगा तो वो सिर्फ इसी लेयर पे अप्लाई होगा, सारे लेयर पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मैं करके चेंज करके बता देता हूँ। जैसे मैंने इसको किया, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ पे कलर पे चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका कलर मैंने ये चेंज किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया तो आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ इसी जो बॉटम वाली लेयर है इसका कलर चेंज किया तो वो मेन लेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, एडिट करता हूँ और मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि जिसको यानी इस ऊपर वाले को मैंने इसके थ्रू सेट किया था तो उसी का चेंजेस हो रहा है। यानी कि कल को आप कुछ कस्टमाइजेशन कर देते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ अप्लाई
नहीं होती है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WS क्यूब टैग, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस बॉटम वाले का जो है इसका जो मैं प्रॉपर्टी है कैरेक्टर स्टाइल से सेट कर देता हूँ। अब मैं इस कैरेक्टर स्टाइल को सेट करने के बाद राइट क्लिक करके एडिट करता हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड वाली लेयर, यानी मैं इस ये जो फर्स्ट है ये और ये थर्ड वाली लेयर, इनके बीच में देखिए केवल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। यहाँ पे सिर्फ कलर की बात नहीं हो रही है, आप कोई भी और प्रॉपर्टीज में लाएंगे तो उनमें भी चेंजेस हो रहा है, लेकिन सेकंड वाले में चेंजेस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको मिड में जाके एडिट कर दिया था। सिंपल बात है। तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से कैरेक्टर स्टाइल को अपनी सुविधा अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, आप इन कैरेक्टर स्टाइल को रीनेम करना चाहें तो रीनेम अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं कि ये मैंने टैगलाइन के लिए बना रखा है, ये मैंने मेन हेडिंग बना रखा है, तो वो आप अपने अनुसार उसको सेटल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी आप जैसे जाएंगे तो इनको भी आप एडिट कर सकते हैं, जैसे बटन कलर, हेडिंग कलर, बैकग्राउंड कलर, ऐसे कई बार वेबसाइट के अंदर कई सारे कलर्स होते हैं ना, तो आप इस तरीके से कलर्स को भी पहले से डिफाइन करके रख सकते हैं ताकि आपको बाद में कोई तकलीफ ना हो। तो सिंपल बात है, कलर की बात हो गई, कैरेक्टर स्टाइल की बात हो गई। अब अपन एक बार इसको कंट्रोल G करके मैं इसको भी एक बार के लिए क्या करना चाहूँगा, हाइड करना चाहूँगा, एंड देन अगेन मैं यहाँ पे पॉइंट पे आ जाता हूँ और इस बार मैं बात करूँगा कंपोनेंट की। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है। क्यों टॉपिक है? देखो यहाँ पे सिर्फ कलर आ रहा है, यहाँ पे पूरा क्या आ रहा है, कैरेक्टर स्टाइल, यानी कि जो टेक्स्ट रिलेटेड आ रही है वो स्टाइल्स आ रही है। लेकिन कंपोनेंट के अंदर आप पूरा ऑब्जेक्ट जो भी आप बनाते हैं वो पूरा रिपीटली यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, बार बार बटन्स की बात आ गई तो बटन की बात कर लेते हैं, या फिर एक काम और कर देते हैं, मैं आपको हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आप यहाँ पे नोटिस करें, लर्न इन डिमांड स्किल विद द लाइव ट्रेनिंग कोर्सेज, और यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली जो भी कोर्सेज हैं वो देखो रिपीटली यहाँ पे देखो दिखाई दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, 3 के पैर में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक मैंने बकायदा एक शेप लिया, उस शेप को मैंने कॉर्नर से राउंडेड कर दिया, और उसके टॉप एरिया में मैंने क्या किया, एक इमेज सेट की, और बाकी सारे जो टेक्स्ट है जिस स्टाइलिंग में चाहिए वैसे मैंने इसको सेट किया। अब इस पूरे मॉड्यूल को मैंने क्या किया, कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने एज इट इज़ उनको क्या किया, कॉपी पेस्ट किया, और बाकी जो भी छोटा मोटा चेंजेस वो कर दिया। तो हुआ क्या, मैंने बनाया एक मॉड्यूल और वो कंटिन्यूसली सेट मेरा हो गया। आप इसको अमेजन से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं अमेजन पे जाता हूँ, ये मैं अमेजन की वेबसाइट पे गया। इस अमेजन की वेबसाइट पे अगर आप नोटिस करें तो कोई प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे देखता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऑल में जाके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे क्लिक करके एक्सेसरीज एंड सप्लायर पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे ये जो पूरा बॉक्स दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, ये कंप्लीट बॉक्स, इसमें क्या हो रहा है, इमेज आ रही है, प्रोडक्ट का ऑब्वियसली नाम आ रहा है, रेटिंग्स आ रही है, एंड उसकी प्राइसिंग आ रही है। सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या किया, एक डिज़ाइन बना दी और उसको मैंने पूरा सेट कर दिया कंपोनेंट में, और वो कंपोनेंट एज इट इज़ मैंने बार बार बस उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी हो जाती है कंपोनेंट्स के ऊपर। बनाते कैसे वो थोड़ा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब बटन थोड़ा इजी टॉपिक है तो उसको एक बार ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया सिंपल सा, इस बटन को मैं थोड़ा सा राउंडेड कर देता हूँ, हल्का सा राउंडेड किया। अब इस बटन का जो कलर है मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर देता हूँ, ब्लू ही ले लेते हैं, या फिर कोई भी ले लेते हैं, ग्रीन या कोई भी कलर ले लेते हैं। एक बार के लिए मैं ये कलर ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर ध्यान रखिएगा, अभी मैं कलर वाला चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे को जो नीड है वो पूरा पैनल बना रहा हूँ। मैंने इसको कर दिया साइन इन, इस साइन इन में मैंने इसका कलर कर दिया वाइट, और इसकी जो फॉन्ट फैमिली है, ऑब्वियसली बटन में ऐसी फॉन्ट फैमिली काम की नहीं है, तो मैं एक सिंपल सी फॉन्ट फैमिली यहाँ पे ले लेता हूँ। फिलहाल के लिए एरियल ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, हालांकि एरियल जनरली नहीं यूज़ आती वेबसाइट के केस में एटलीस्ट, बट ठीक है, एक बार के लिए अपन बना लेते हैं। और ये मैं कर देता हूँ 60 की, और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा बोल्ड, एंड ऑब्वियसली इन दोनों को मुझे क्या करना है, आपस में अलाइंड करना है। अलाइन मैंने कर दिया। अब मैंने ये क्या किया, एक सिंपल सा बटन बना दिया। ठीक है, अब इस पूरे बटन को मैं, ध्यान रखिएगा, राइट, ये दोनों मैंने सेलेक्ट किए, प्रॉपर्टीज जो थी मैंने एज इट इज़ उसको जो भी रखना कर दिया। अब आप देखिए, मैंने जब दोनों को आपस में सेलेक्ट किया, ये क्या आ रहा है, कंपोनेंट बना के आ रहा है। हालांकि आप सिर्फ बैकग्राउंड का अगर वो शेप भी लेते तब भी आप कंपोनेंट बना सकते थे, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट या आइटम होगा तो उसको आप कंपोनेंट में बना सकते हैं। बट मैंने
एक पूरा बटन बनाने की कोशिश की है जिसमें एक बैकग्राउंड का पूरा शेप और ऊपर उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंट पे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने कंपोनेंट पे क्लिक किया, ये मेरा एक कंपोनेंट बन के आ गया। ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने यहाँ कंपोनेंट बनाया और राइट हैंड साइड में जो ये डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट बना हुआ है, देखो ये सेम चीज़ है, अलग कुछ नहीं है, बट राइट हैंड साइड में कुछ होवर इफेक्ट और उन चीज़ को हम प्रैक्टिकली अच्छे से समझेंगे। लेकिन आप वर्डिंग पे थोड़ा जाइएगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे कंपोनेंट लिखा हुआ आ गया मेन, सिंपल बात है। और उसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट स्टेट। इसके अलावा आप इसमें होवर स्टेट और ये सब भी कर सकते हैं, बट उसको डिटेल में इन द फ्यूचर वाली वीडियोस में देखेंगे जब हम कोई वेबसाइट के डिज़ाइन या कोई अलग प्रॉपर्टी की डिज़ाइन बनाने जा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट को सेट किया। इस कंपोनेंट के ऊपर जैसे ही मैंने यहाँ पे मतलब इसको लाइब्रेरी में सेट किया है, तो आप नोटिस करेंगे इसका ये जो कॉर्नर वाला, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा आपको आगे जाके काम आएगा, अभी थोड़ा बस रेफरेंस के लिए है। इसका वो कुछ ज़्यादा कोई स्पेशल वैल्यू नहीं कहूँगा यूज़ करने के लिए, बट रेफरेंस के अकॉर्डिंग ताकि आप समझ सके चीज़ें। तो ये मैंने एक बटन बनाया। इस बटन के कॉर्नर में देखिए हल्का सा जो मेरा एंकर पॉइंट था वो थोड़ा रोम्बस स्टाइल में बन गया, या डायमंड आप कह दीजिए, और ये फिल कलर बन गया। ठीक है, ग्रीन का फिल कलर बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे एक और कंपोनेंट क्या करना है, बनाना है। सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक अगेन इसको, हाँ इसको आप नेम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डबल क्लिक करके मैं इसको नाम दे देता हूँ बटन, एंड इसको मैं दे दूँगा बटन 1। ठीक है, या मेन बटन जो भी आप कह दें। तो ये मैंने इसको बटन बना दिया। अब बाकी के केस में क्या था, मैंने जब कलर चेंज करना था तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मतलब मैं राइट हैंड साइड में ऑलरेडी कोई आइटम या लेयर बना रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड से मैं उसका कलर चेंज कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड से मैं उसकी कैरेक्टर स्टाइल सेट कर रहा हूँ, यानी मैं क्लिक कर रहा हूँ। बट इस वाले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया और ये क्लिक करके मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, बट क्या ये चीज़ कैरेक्टर स्टाइल में भी काम करेगी क्या, चेक करें, चलो चेक करते हैं। नहीं कर रही, नहीं करी। यानी कंपोनेंट में आप पूरा कोई आप बनाते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाहे वो बटन हो या कोई भी तरह का चीज़ हो, उसमें मल्टीपल थिंग्स आप कंबाइन करके रखते हैं, उसको आप बना के सेव कर सकते हैं और उसको आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब आप नोटिस करिए, मैंने ये जो पहला वाला ये मेरा कंपोनेंट था, वो जो डिफ़ॉल्ट मैंने बनाया था जिसको मैंने कंपोनेंट के तौर पे सेट किया था, और दूसरे वाले के अंदर मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो इधर जब मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और इसके लिए देखो मेरे पास यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंस्टेंस, यानी जिसको मैंने कॉपी किया है, यानी कॉपी पेस्ट करके टाइप बनाया, ड्रैग एंड ड्रॉप बनाया, वो मेरा हो गया इंस्टेंट, और पहले वाला मेरा था मेन। और इस इंस्टेंट पे अगर आप देखें, हल्का सा देखिए चेंजेस जो आया है। ठीक है, प्रॉपर्टीज सेम है, प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं है, बस यहाँ पे हल्का सा देखिए जो ये डायमंड बना हुआ था वो फिल नहीं आ रहा है, वो बस एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो था उसका जो एंकर पॉइंट था, फर्स्ट एंकर पॉइंट, वो फिल था। सिंपल सी बात है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि अगर मैं यहाँ मेन में जाता हूँ, ठीक है, इस मेन में गया और इसकी मैंने प्रॉपर्टीज अगर मुझे चेंजेस करनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ब्लू कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो भी वॉट एवर थिंग मुझे बनानी है वो कर देता हूँ। ओके, ठीक है, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे क्या हुआ, कलर जो है मेरा सिर्फ एक का चेंज हो रहा है और ऑटोमेटिकली दूसरे का चेंज हो रहा है। अभी क्या हुआ, पॉइंट ये हो गया कि ये जो मैंने कंपोनेंट यहाँ पे बनाया है, अभी आप नोटिस करेंगे कि मैं इसका जब कलर चेंज कर रहा हूँ तो साइन इन वाला जो पोर्शन है वो हट रहा है। एक्चुअली मैंने बनाते समय ये गलती कर दी कि मैंने साइन इन को सेलेक्ट साथ में नहीं किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो गया, बट एनीवे यहाँ पे साइन इन का कलर मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन इन का कलर चेंज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आप देखो एक का मैंने जो भी चेंजेस किए वो दूसरे में ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट बना कर रख दिया और उसको कैरी फॉरवर्ड आप कर रहे हैं, और जो भी मतलब प्रॉपर्टीज आप चेंज करो दूसरे में ऑटोमेटिकली क्या हो रही, अप्लाई रही। लेकिन सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट क्या है, एक मैं कंपोनेंट और सेट कर देता हूँ यहाँ पे, और सेम पॉइंट ये आ गया कि अगर मैं इसमें चेंजेस करूँगा तो वो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। फाइन, अब उसमें थोड़ा सा क्या पॉइंट एक आ जाता है, आप ज़रा सा नोटिस करना, मैं यहाँ पे एक सेटलमेंट और कर देता हूँ। ये मैंने बटन बनाया और इसका जो मैं फिल कलर है वो ऑब्वियसली क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, या कोई और कलर मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसको अगेन वाइट कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, तो हुआ क्या, अब मैंने इसमें क्या किया, चेंजेस कर दिए। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने बनाया तो कंपोनेंट से ही था,
यानी मैंने बनाया यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके था और यहाँ पे देखिए कंपोनेंट इंस्टेंट भी लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि इस बार मैंने चेंजेस कर दिए, पहले क्या था मेरा मेन था, दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट यानी ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाया, और तीसरा मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया लेकिन उसमें कुछ बदलाव कर दिए। तो हुआ क्या, उस बदलाव के दौरान आप हल्का सा नोटिस करेंगे तो ये देखिए इसका इस बार जो ये एंकर पॉइंट है वो थोड़ा सा देखो इस रोम्बस के अंदर हल्का सा एक डॉट एक और बन के आ गया, जो ये दर्शाता है कि आपने क्या किया, कंपोनेंट में एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन कर दिया। तो ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए, एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं है और भी कोई तामझाम नहीं है। तो आप बड़ी आसानी से इसमें चेंजेस कर सकते हैं और अपने खुद के कंपोनेंट बना के रख दो और उसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है, नाउ कई बार चेंजेस करते हैं, कहते हैं नहीं यार नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा उसको रीसेट कर देते हैं। तो इसमें सिंपल सा पॉइंट है, आप यहाँ आइए, राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक में देखिए रीसेट टू मेन स्टेट लिखा हो रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली दोबारा ये पहले जैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हुआ क्या, हुआ सिंपल सा बात है कि आपने एक बार कोई मॉड्यूल बनाया, उसको एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और ये जनरली ज़्यादातर यूज़ कब आता है, ये ज़्यादातर यूज़ आता है जब आप किसी भी वेबसाइट का हेडर पार्ट, यानी कि जैसे कि ये मेन्यू पार्ट जो कि हर एक वेबसाइट के वेब पेजेस में सेम का सेम यूज़ आएगा, उसको आपको बार बार नहीं बनाना है। ठीक है, सेम पॉइंट अगर मैं बात करूँ फुटर पार्ट की, यानी कि बॉटम एरिया की बात करूँ, हेडर यानी टॉप एरिया, फुटर यानी बॉटम एरिया, ये दोनों पूरी वेबसाइट की बात कर लीजिए, चाहे वो अगर आप एप्लीकेशन की बात करें, मोबाइल एप्लीकेशन, तो उसमें हेडर पार्ट की बात कर लीजिए, ये सारे हर एक लेआउट में यानी हर एक वेब पेज के अंदर एज इट इज़ यूज़ आते हैं। तो उनको बार बार बनाएं या पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करें, एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड में ले जाए, सिंपल सा फंडा हो जाता है कि एक बार बना दिया कंपोनेंट में और इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, मान लो कि मैंने आर्टबोर्ड चलो बना भी दिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्टबोर्ड से, कुछ लोग कहेंगे इस कॉपी पेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, वो भी चीज़ समझ ली कि एक आर्टबोर्ड से मैंने कॉपी किया और दूसरे आर्टबोर्ड में पेस्ट कर दिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो मेरे पास 5 आर्टबोर्ड है, यानी मान लो 5 वेब पेजेस है, उन पांचों वेब पेजेस में जो टॉप का एरिया है वो सेम टू सेम है, यानी हेडर पार्ट यानी मेन्यू पार्ट जो है सेम टू सेम है। मैंने एक आर्टबोर्ड से कॉपी किया, दूसरे में पेस्ट किया, दूसरे से कॉपी किया, तीसरे में पेस्ट किया, तीसरे से कॉपी किया, चौथे में पेस्ट किया, चौथे से फिर पांचवें में पेस्ट किया। लेकिन लास्ट में जब मुझे ऐसा फील हुआ कि यार इनका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, तो मुझे पांचों में जाके चेंज करना पड़ गया। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर मैं एक आर्टबोर्ड के अंदर मैं पूरा टॉप सेक्शन बनाता हूँ और उसको कंपोनेंट सेट कर देता हूँ, तो कंपोनेंट सेट करने के बाद अगर मैं एक जगह का कलर चेंज कर देता हूँ तो वो पांचों के पांचों आर्टबोर्ड के अंदर चेंज हो जाएगा। यानी काम एक बार करो लेकिन उसका इम्पैक्ट मल्टीपल टाइम्स करो। तो कितना आसान हो जाता है काम करना जब आपको कोई बड़ी डिज़ाइन बनानी पड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए प्रोफेशनली हम कंपोनेंट्स, असेट्स, जो डॉक्यूमेंट असेट्स है उनका इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारा वन टाइम एफर्ट जो है वो मल्टीपल टाइम अप्लाई हो सके। तो सिंपल सा ये फंडा था कंपोनेंट्स का, कलर्स का एंड आपका कैरेक्टर स्टाइल का। ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट एसेट्स का एक हिस्सा है और ये डॉक्यूमेंट एसेट्स आ जाता है हमारे लाइब्रेरी का हिस्सा आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें थी, ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम था नहीं। आप आराम से इनको एडिट भी कर सकते हैं, आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं, मन चाहे तरीके से यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था आपका असेट्स, डॉक्यूमेंट एसेट्स इन लाइब्रेरी। फाइन, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई तरह का डाउट नहीं रहा होगा, चीज़ें ईजी हो गई होंगी। बट अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन आता है, कोई डाउट आता है, कोई चीज़ है, तो आप मेरे से शेयर करिए, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपके नॉलेज लेवल को और एनहांस कर सकूं। सो इस वीडियो को यहीं रैप अप करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।